अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्लीट सीएसएस क्रैश कोर्स इन हिंदी उर्दू। जी दोस्तों, ये एक सीएसएस का मुकम्मल कोर्स है जिसमें मैं आपको सीएसएस के बेसिक और एडवांस तमाम फीचर्स बता रहा हूँ। इसमें कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, फॉन्ट, पोजीशन, जी इंडेक्स, जितने भी इसके एडवांस फीचर्स हैं वो सारे इसमें कवर अप करवा रहा हूँ। इनको करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मेरा जो 60 डेज़ वाला सीएसएस कोर्स है, 60 डेज़ चैलेंज है, आप उसको कंप्लीट कर सकें। इनको करने के बाद आप उसको स्टार्ट करें, जिसमें मैं आपको उसके साथ एनिमेशन लगाना, उसके साथ कार्ड बनाना, टाइमलाइन बनाना और जितने भी एडवांस ये टॉपिक्स हैं उसके बैकग्राउंड में वीडियो लगाना, उसके साथ एक फॉर्म डिज़ाइन करना, ग्रेडियंट्स के साथ काम करना, ओवरले लगाना, इसके अलावा जितने भी इसके एडवांस प्रोजेक्ट बिल्डिंग वो सारे उसमें मौजूद हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। आपने जस्ट जाके एक दफ़ा ये जो 60 डेज वाली सीएसएस वाली सीरीज़ है इसको आपने जस्ट गो थ्रू करना है, सिर्फ इसकी हेडिंग्स पढ़नी है। आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कितना अच्छा कंटेंट मौजूद है आपके लिए। इसमें आपके लिए एनिमेटेड नेविगेशन बार, फुली नेविगेशन बार, इसमें आपके लिए रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, कस्टम प्री लोडर्स और इतना कंटेंट आपके लिए मौजूद है ना कि आप अगर 60 डेज़ को कंप्लीट करते हो तो आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जनरेट हो जाता है कि आप उस पोर्टफोलियो को कहीं भी शो करके आप एज अ फ्रंट डेवलपर जॉब कर सकते हो। और अगर आप मेरा ये कंप्लीट कोर्स सीखते हो जिसमें आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, एडवांस सिखा रहा हूँ और उसके बाद आप ये 60 डेज़ कंप्लीट करते हो तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप आपको एक बोझ लगेगा क्योंकि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी डिज़ाइन जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्योर सीएसएस की मदद से क्रिएट कर सकें। अब सीएसएस जो हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, अगर बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं वैसे तो उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो एक अलग से मौजूद है, इसमें भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सीएसएस जो है हमारे पास ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर एक आदमी है, अगर उसका सिर्फ ढांचा हमें नज़र आए, ढांचा अगर आपने स्केलेटन अगर आपने देखी होगी तस्वीर भी, तो कितना वो भद्दा बुरा सा लगता है। लेकिन उसी के ऊपर अगर वो हम खूबसूरत सा उसके ऊपर मास्क लगा दिया जाए, बॉडी लगा दिया जाए जिस तरह से हम नॉर्मल इंसानों की है, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। अगर उसकी जो बॉडी है उसमें बाइसेप, ट्राइसेप और एब्स वगैरह बन जाए तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। और उसके साथ अगर अच्छी क्लॉथिंग और सूट कोट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। सेम काम सीएसएस का। सीएसएस भी हमारी जो बेढंगी सी वेबसाइट है, बेढंगी सी HTML को स्टाइल देता है। अब हम कितना ज़्यादा उसको स्टाइल करना चाहते हैं, हाँ उतनी ज़्यादा उसमें सीएसएस की जो कलर्स हैं, ग्रेडियंट्स हैं और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यूज़ करके आप जितना उसको खूबसूरत बनाना चाहें वो सारा बना सकते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले इस कंप्लीट कोर्स को देखो, उसके बाद आप 60 डेज सीएसएस चैलेंज को स्टार्ट करो ताकि आपके पास एक कंप्लीट कंसेप्ट आ जाए, कंप्लीट आपके पास कोर्स मौजूद हो, जिसके बाद आप आसानी के साथ प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो जनरेट करके किसी भी कंपनी में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएसएस क्रैश कोर्स। और आज हम इस वीडियो में HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि CSS है क्या। हम इसमें CSS का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो जो CSS है, जब तक आपको HTML नहीं आती होगी तब तक आप CSS नहीं सीख सकते। जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात करें तो CSS जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जो बिल्कुल स्टार्टअप है, अगर उन्हें बिल्कुल थ्योरी बताता रहूँगा तो उन्हें समझ नहीं आएगी। मैं उन्हें प्रैक्टिकल काम दिखाता हूँ क्योंकि थ्योरी को याद नहीं रखता। ये देखें, ये एक वेबसाइट मैंने बनाई है। इसमें जितना भी ये कंटेंट नज़र आ रहा है, ये मेन्यूज लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहा है आपको, टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा HTML की मदद से। लेकिन ये जितनी भी इसकी स्टाइलिंग है, ये सबसे पहले ये एक ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, ये एक पीछे बैकग्राउंड पे तस्वीर लगी हुई है, उसके ऊपर एक थोड़ी सी शेड्स आ रहे हैं और इस सर्विस पे क्लिक करता हूँ, ये नीचे ड्रॉप डाउन शो हो रही है और यहाँ इसके नीचे और चले जाओ तो ये खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से ये निकला इनकी रिक्वायरमेंट थी उस लिहाज से। तो मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि CSS से हम क्या कर सकते हैं। ये जितना भी कंटेंट है ये सारा का सारा जो है वो HTML में शो हो रहा है। जितनी भी इसकी स्टाइलिंग है, ये कलर शो हो रहे हैं या तस्वीर शो हो रही है या ये फॉर्म खूबसूरत सा बना हुआ है, ये इसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, तो ये सारा का सारा जो है वो
CSS की मदद से शो हो रहा है। सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम CSS के जरिए क्या कर सकते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि व्हाट इज CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS is standard style sheet language used for describing the presentations, the layouts and formatting of the web pages। किसी भी वेब पेज में लेआउट्स बनाने के लिए, उसमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए या उसको खूबसूरत जो है ना एक शक्ल देने के लिए CSS का इस्तेमाल होता है। उसके बाद व्हाट यू कैन डू विद CSS। CSS के जरिए हम क्या कर सकते हैं। यू कैन इजिली अप्लाई सेम स्टाइल रूल्स ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। हमने एक स्टाइल क्लास लगा दी, एक एलिमेंट को स्टाइल कर दिया। अब हमने दूसरे को अगर सेम स्टाइल देना है तो उसके लिए अलग से स्टाइल नहीं लिखेंगे, बल्कि ना ही उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, सिर्फ उस एलिमेंट को उसके साथ कॉल कर देंगे। तो जितनी CSS होगी वो सारे की सारी उस पर अप्लाई हो जाएगी। या यानी उसकी जो क्लास है उस एलिमेंट को दे देंगे तो वो सारी की सारी जो CSS की प्रॉपर्टीज है उस पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि हम एक स्टाइल बनाएंगे। अगर हमें वही स्टाइल जो है दोबारा चाहिए होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ उस क्लास को इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद यू कैन कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस ऑफ वेबसाइट विद अ सिंगल स्टाइल शीट। आपकी चाहे एक पेज है या 10 पेजेस की वेबसाइट है, आप एक ही स्टाइल शीट के साथ सबको स्टाइल कर सकते हैं। सिर्फ उस जो CSS की फाइल है उसे उनके साथ लिंक करना है और उसके साथ उसकी जो स्टाइलिंग है वो शुरू कर देनी है। यू कैन प्रेजेंट द सेम पेज डिफरेंटली ऑन डिफरेंट डिवाइसेज। इसका मतलब ये है कि एक ही पेज होगा, होम पेज होगा, वो फर्स्ट पेज पे थोड़ा और शो होगा, जब वो टैबलेट पे आएगा या डेस्कटॉप पे और शो होगा, टैबलेट पे और शो होगा और मोबाइल पे और शो होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये भी उसी तरह से काम कर रहा है। ये अब हमारे पास जो है वो एक वेब का पेज है। अब हम ना इसे थोड़ा रीसाइज करते हैं, मोबाइल की शेप देते हैं और ये अपनी जो लुक है वो थोड़ी थोड़ी चेंज करता रहेगा। यानी सेम पेज है और डिफरेंट जितनी भी स्क्रीन, जिस तरह से ये देखें स्क्रीन साइज कम हो रहा तो वो भी थोड़ा थोड़ा साथ में कम हो रहा है, बिल्कुल ये क्रॉप नहीं हो रहा, टेक्स्ट के साथ में छोटा हो रहा है। और ये देखें ये जो मेन्यूज़ है, एक ख़ास जो विड्थ है, उसके बाद ये जो मेन्यूज़ है ये गायब हो गए और इनकी जगह पे ये एक बटन आ गया और इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें नीचे मेन्यूज शो होते हैं। अब इसे और थोड़ा सा करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं होगी। ये देखिए अब थोड़ा सा और स्क्रीन साइज आया तो ये जनाब जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया और जो ये फॉर्म था वो नीचे आ गया। ये सारा CSS की मदद से हो रहा है। और ये इसे और छोटा किया, अब एक्चुअल जो मोबाइल साइज है ये आ गया। इसमें देखिए ये कितना खूबसूरत जो स्टाइल नज़र आ रहा है। और इसको भी आप ना करें, आपको डायरेक्ट मोबाइल का स्टाइल दिखाता हूँ, सिर्फ आपको स्क्रीन साइज दिखाने के कितने चेंज कर रहा है। ये देखिए इसे रीलोड करते हैं या भी आपने ये इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला डेवलपर टूल यूज़ करना तो वेब पेज को एक दफ़ा दोबारा रीलोड कर लें। मेरे पास थोड़ा नेट इशू आ रहा है, थोड़ा स्पीड कम है, इसलिए ये थोड़ा सा ये देखें। अब ये मोबाइल पे है ये भी बिल्कुल यानी सेम अच्छा स्टाइल नज़र आ रहा है। ये ऊपर देखें अभी लोड हो रहा है तो जो सैड है जो अभी तक कवर नहीं हो रही, इसका कोई मसला नहीं, ये मोबाइल में बिल्कुल परफेक्टली शो होगा। अच्छा, मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि एक ही वेब पेज होगा, उसका जो स्टाइल है वो डेस्कटॉप पे यानी कंप्यूटर पे और आएगा, लैपटॉप पे और होगा, टैबलेट पे और होगा, और जब हम उसे मोबाइल पे यूज़ करेंगे तो उसी पेज का स्टाइल जो है वो और होगा और हर डिवाइस पे एक परफेक्ट लुक देगा। तो ये हो गया ये वाला डिफरेंट डिवाइसेस पे हम सेम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन स्टाइल डायनामिक स्टैटिक ऑफ एलिमेंट्स सच एज होवर, फोकस, etc दैट इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज। किसी भी हम एलिमेंट को अगर होवर इफेक्ट लगाना है, ये देखें ये हो रहा है, ये इसका जो वाइट कलर है वो ख़त्म हो रहा है, ये आ गया यहाँ पे, ये जो वाइट कलर है वो ख़त्म हो रहा है और ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो ये जो है ये भी हम CSS की मदद से ही करते हैं। उसके बाद ये जो है ये एक फॉर्म है, उस पर हम क्लिक करते हैं, मेन ट्रांसपेरेंट रहता है। इसे हम चाहे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा CSS की मदद से कंट्रोल हो जाएगा।
उसके बाद यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑन द वेब पेज विदाउट चेंजिंग द मार्कअप। ये एक एलिमेंट है, हमने इसे एक यहाँ पे बटन जो है इसे लिख यहाँ पे रख दिया। अब हम जो ये बटन है इसे और साइड पे करना है, लेकिन हमने इस पेज को कुछ नहीं कहना, सिर्फ CSS की मदद से इस बटन को यहाँ से उठाएंगे और थोड़ा सा इधर कर देंगे। मैं वो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम CSS के जरिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ आज जो बेसिक है ना आपको इसका देना इंट्रोडक्शन, ताकि जो बंदे बिल्कुल न्यू है उन्हें पता चल जाएगा CSS के जरिए हम क्या कर सकते हैं। या मैं सिर्फ दे दूंगा मार्जिन लेफ्ट 400 पिक्सल। ये देखिए आगे साइड पे ये सिर्फ एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, मैंने इस एलिमेंट को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ CSS की एक प्रॉपर्टी वो अप्लाई की और ये उस साइड पे आ जाएगा। ये देखो जहाँ पे मैं इसे चाहूँ मूव कर रहा हूँ। ये है पावर ऑफ CSS कि हमने एलिमेंट को हमने नहीं छेड़ा। हमने कौन सा एलिमेंट को छेड़ा, सिर्फ स्टाइल की उस पे एक प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की है और हमने इसकी जगह जो यहाँ से यहाँ पे कर दी। हम चाहें तो इसी की जो जगह है वो ऊपर हेडर को भी कर सकते हैं। इसके लिए हम दे देंगे मार्जिन टॉप और -400 पिक्सल कर दे। ये ऊपर आ गया, जितना आप चाहें ये ऊपर थोड़ा सा आ गया। जितना आप इसे ऊपर करना चाह रहे हैं उतना आप कर लें, 900 करेंगे और हो जाएगा। लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद था कि हमने एलिमेंट को कुछ भी नहीं कहना और CSS की जो एक आधी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम सेम जो एलिमेंट होगा उसे थोड़ा सा दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। ये दोस्तों उसके बाद हमारे पास है यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद एडवांटेज ऑफ CSS क्या है, CSS के जरिए हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास CSS सेव लॉट्स ऑफ टाइम, ये हमारा बहुत सा टाइम बचाता है। इजी मेंटेन, बड़ी आसानी के साथ मेंटेन हो जाती है। पेज लोड फास्टर, जो पेज की जो है वो फास्टर लोड होता है। सरप्राइज स्टाइल टू HTML, इन HTML के एलिमेंट्स को बहुत प्यारा जो है वो स्टाइल दे सकता है। मल्टीपल डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी, ये है मेन पॉइंट। हम CSS के ज़रिए एक वेबसाइट को कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि वो मोबाइल पे या हर स्क्रीन साइज पे, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, चाहे वो 24 इंच की LCD हो, 21 की हो, किसी की 15 इंच की हो, चाहे वो जितने इंच की भी स्क्रीन होगी उस पर एक परफेक्ट डिज़ाइन नज़र आएगा। इसे कहते हैं मल्टीपल डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी और इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव इसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिव कहते हैं। और मल्टीपल डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी भी, जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन पर कंपैटिबल भी होगी और रिस्पॉन्सिव भी होगी। तो ये हम सारा का सारा जो है वो CSS की मदद से कर सकते हैं। जो कि हम HTML तो सिर्फ उसने तो एक हमें सिंटैक्स दे देना है, तो उससे हमने जो स्टाइलिंग है उसकी फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी खुद ही करनी है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअल जो CSS है वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम CSS को स्टार्ट करेंगे कि हम CSS जो है किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और इसकी कितनी इकसाम होती हैं। सबसे पहले तो जो CSS होती है उसकी 3 इकसाम होती है, हम 3 तरह से उसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जो होती है वो होती है इनलाइन CSS, दूसरी होती है हमारे पास एम्बेड CSS और जो तीसरी होती है वो हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। जो इनलाइन CSS होती है वो उसी एलिमेंट पे अप्लाई होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। या हमने हेडिंग लिखी और यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई मैसेज, कोई भी आप टेक्स्ट डाल दें। और यहाँ मैं आपको जो है ना मैं आपको सिखा रहा हूँ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में आप जो भी आप टैग लगाएंगे उस टैग के अंदर आना है, थोड़ी सी स्पेस ऐड करनी है और यहाँ पे लिखना है स्टाइल। ये स्टाइल लिखा, उसके बाद 2 ये इक्वल का साइन और 2 जो है उसके डबल कोट्स वो आपने लगा देने। इसके अंदर हमने जो CSS है उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब मैं इसका जो है कलर वो चेंज करता हूँ, वो मैंने कर दिया इसका रेड। ये हमारे पास ये
ये पहले क्या वेब पेज है, मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, ये आ गया, दिस इज माई वेब पेज। वो मेरे पास पहले से शो हो रहा था, तो ये अब क्या, दिस इज माई वेब पेज। अब इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन, तो ये हमारे पास ग्रीन हो गया। अब ये हमारे पास होगी इनलाइन CSS। अब हम इम्बेड CSS को किस तरह से लिखते हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं हम, फॉन्ट साइज इसका जो है वो कर देते हैं 60 पिक्सल। अब ये हमारे पास टेक्स्ट भी थोड़ा सा बड़ा आ गया। ये हमारे पास हो गया इनलाइन CSS। अब हमने लिखना है इम्बेड CSS। इम्बेड CSS जो है वो कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हम HTML का टैग लगाते हैं उसी तरह से स्टाइल का टैग लगा देना है। स्टाइल का टैग लगा दिया और इसके अंदर आपने सबसे पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, जो भी टैग होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। अब ये H1 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H1, ये मेरे पास जो ये H1 है ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब अगर H1 डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी उस वेबसाइट पे जो H1 होंगे वो सारे के सारे पिकअप हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास H1 है और यहाँ पे मैंने एक और Ctrl+C Ctrl+V कर दिया और इसका जो स्टाइल है वो मैं यहाँ से कर रहा हूँ ख़त्म। अब ये ऊपर वाला जो H1 है वो तो यानी कलर भी शो कर रहा है और फॉन्ट साइज भी बढ़ा रहा है, लेकिन नीचे वाला नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें CSS ऐड नहीं की। हमने की तो है यहाँ पे H1 में, लेकिन जिस H1 में हमने की है उसमें सिर्फ इम्बेड हुई है, दूसरे में नहीं हुई। अब अगर मिसाल के तौर पर अब आपको दो एलिमेंट सेम डिज़ाइन के चाहिए तो आप दोनों के लिए अलग अलग CSS नहीं लिखेंगे, आप एक दफ़ा CSS लिखेंगे और जो आप एक क्लास बनाएंगे या एक एलिमेंट बनाएंगे या एक एलिमेंट को कॉल करेंगे तो उसकी जो क्लास हम देंगे ना उसकी स्टाइल के लिए वही हम उसी एलिमेंट पे लगा देंगे, कोई इसमें और कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे। अब ये हमने एक और ये 3 हमने लगा लिए। अब ये जो ऊपर वाला उसमें हमने इनलाइन CSS दी हुई है और दूसरे में हमने कोई CSS अप्लाई नहीं की, इसलिए वो स्टाइल नहीं हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इम्बेड CSS। इम्बेड CSS और एक्सटर्नल CSS जो है उनके काम करने का तरीका सेम ही है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो इम्बेड CSS होती है हम जिस वेब पेज पे HTML होता है उसी में हम वो लगाते हैं और उसी में उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल CSS में हम एक CSS की अलग फाइल बनाते हैं, जितना भी स्टाइल होता है जितना भी उसका कोड होता है उस फाइल से मूव करके जब उसके हेड सेक्शन जो है उसमें नहीं लगाते, ना ही स्टाइल के टैग लगाते हैं, अलग CSS फाइल में लगाते पूरा जो है स्टाइल वो लिखते हैं और उसको लिंक कर देते हैं और वही बेस्ट वे होता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ इम्बेड CSS कि हम इम्बेड CSS किस तरह से लगाते हैं। उसके लिए हमने स्टाइल का टैग लगाना है, जिस तरह से हमने सिंपल HTML का टैग लगाते हैं ये हेडर में लगाना, नीचे भी लगा दे काम करेगा, लेकिन जो बेस्ट वे होता है वो होता है हेड में, क्योंकि जो स्टाइल होता है वो हेड एरिया में ही यानी लगाते हैं। अगर लिंक भी लगाना है तो वो हेड के अंदर ही लगाएंगे। तो स्टाइल आ गया और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो एलिमेंट है उसे सिलेक्ट करना है। एलिमेंट का क्या नाम है? H1। ये हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, ये H1 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस डालनी है, जो करली ब्रैकेट्स होती हैं वो आपने डालनी है और इंटर प्रेस कर दें ताकि थोड़ा सा हमें ना अच्छी लुक लगे और जो भी हम एलिमेंट अप्लाई करेंगे वो हमारे पास सही तरह से शो हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि कलर ग्रीन, तो यहाँ पे भी हमने कलर ग्रीन कर दे, कलर ग्रीन हो गया। और यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है 60px और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज 60px कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब इसे मैं कर रहा हूँ ख़त्म। सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब ये देखें, ये हमारे पास H1 को हमने सिलेक्ट किया। अब ये H1 कौन सा सिलेक्ट कर रहा है? ये सारे के सारे सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जितने भी H1 लगे हुए हैं, H1 के टैग हैं, वो सब को सिलेक्ट कर रहा है और उन सब पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा है। अब मैं इसे रीलोड करके देखता हूँ। ये हमारे पास ओल्ड पे या यहाँ से मैंने किया रीलोड और ये सारे के सारे जो है वो स्टाइल हो गए। अब ये हमने इतना कोड लिख दिया, अब हम 100 बार भी हमें सेम स्टाइल चाहिए तो ये हमें सेम स्टाइल ही देगा। अगर मैं
ये बहुत ज़्यादा दफ़ा मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये देखिए, और हर बार जो है वो कोड का जो स्टाइल है वो सेम अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा यहाँ पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्बेड CSS का क्या फ़ायदा है। हमने जितना हो सके ना कोड को शॉर्ट रखना है। अगर अब हम इन सब पे इनलाइन CSS लगाएंगे तो ये सारा जितना भी है ये कोड है वो सारा का सारा इनके अंदर आना है, और स्टाइल का जो टैग है वो लहदा। और अगर हमने बाद में चेंज करना है तो हम सिर्फ एक में चेंज नहीं करेंगे, हमें सब में चेंज करना पड़ेगा। अब हमने इन सब का कलर चेंज करना है तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ रेड लिखूंगा और सब का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इस तरह से ना करते, इन लाइन CSS होती, तो हम यानी अगर हमने सब का कलर चेंज करना है तो सब में बारी बारी जाके हमें कलर जो है वो चेंज करना पड़ता। अब ये होगी हमारे पास एम्बेड CSS। अब हमने सीखनी है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है? एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी, कि CSS की बैरूनी फाइल। अब यहाँ पे हम कंट्रोल N करेंगे और कंट्रोल S कर देंगे। ये मेरे पास पहले से स्टाइल की जो फाइल है वो लगी हुई है ये, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ main.css। आप जो मर्जी नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन रिमेम्बरेबल नाम रखें। उसके बाद मैंने कहा .css के main.css, ये .css आपने लाजमी लगाना है अगर आप स्टाइल कर रहे हैं किसी एलिमेंट को। तो ये मैंने कर दिया सेव। ये मेरे पास स्टाइल की फाइल बन गई, और यहाँ से ये जो मैं इसका CSS का कोड है यहाँ से मैंने किया कट और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने ये नहीं करना पहले यहाँ पे कोड लिखा और फिर इस फाइल में आके पेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपने शुरू ही इसी से करना है। ये जो भी कोड है आपने शुरू ही इसी से करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि स्टाइल का टैग लगा हुआ था। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक एक्सटर्नल CSS है। अब हम इसे करते हैं, कंट्रोल S दोनों तरफ कर लें, कंट्रोल S करेंगे तब रिजल्ट शो होगा। ये देखिए अब सब के जितने भी हैं वो सारे के सारे जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है उसमें आ गए। अब हमने ये जो मेन और CSS है इसमें CSS का कोड लिखा है, लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों नहीं हो रहा कि हमने एक न्यू फाइल तो बनाई है, लेकिन हमने इस मेन पेज को तो नहीं ना बताया कि हमारे पास एक और फाइल भी है। जब भी आपने CSS की फाइल को लिंक करना है तो आपने सिंपली लिखना है लिंक और इंटर प्रेस कर दें, और आपका पूरा जो है वो एक टेक्स्ट जो है वो सारा उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो डाल देगा। सबसे पहले लिंक का टैग है, उसमें रिलेशन है स्टाइल शीट के, ये एलिमेंट को स्टाइल करेगा। टेक्स्ट जो है उसकी टाइप है वो टेक्स्ट स्टाइल /CSS, और यहाँ पे हम उसका नेम देंगे उस फाइल का। इस फाइल का नेम क्या है? मेन। और यहाँ पे भी हम href और उसका हम जो एड्रेस है वो भी हम मेन देंगे। आप एक दफ़ा जो HTML का कोर्स है वो देख लें तब, ताकि आपको पता चल जाएगा कि href क्या है। इसी चैनल पे सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल यानी इसको रीलोड किया तो सब का सब जो स्टाइल है वो अप्लाई हो गया। अब देखें कोड पड़ा है इस फाइल में, लेकिन हम चेंजिंग कर रहे हैं इस फाइल से और परफेक्टली सब कुछ चेंज हो रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे उनका हम 70 कर देते हैं, 70 के 100 कर देते हैं। उनका जो उसका जो फॉन्ट साइज है वो 100 कर दिया, ये हमारे पास बड़े हो गए। और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसका जी ब्लैक। ये हमारे पास ब्लैक हो गया, ये ब्लैक का कोड है तो ये हमारे पास ब्लैक कलर हो गया। तो जी दोस्तों अब आज हमने CSS में क्या सीखा? हमने सीखा कि CSS में फाइल ऐड करने के या उसको स्टाइल करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है इनलाइन CSS, किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करने के 3 तरीके। सबसे पहला इनलाइन CSS, जो हम उस एलिमेंट में स्टाइल का टैग लगा के उसे स्टाइल कर देंगे। दूसरी है हमारे पास एम्बेड CSS। एम्बेड CSS में हम जिस तरह से HTML के टैग्स लगाते हैं उसी तरह से हम स्टाइल का टैग लगाएंगे। हेडर सेक्शन में, उस वेब पेज के हेडर सेक्शन में स्टाइल का टैग लगाएंगे और जितने भी CSS का कोड होगा वो उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास होगा एम्बेड CSS। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में जितना भी स्टाइल होगा वो हम रखेंगे ही किसी और फाइल में और उस फाइल को सेव कर देंगे स्टाइल की फाइल बना के। और जो उस फाइल को हम सिर्फ और सिर्फ जो पहला पेज होगा जहाँ पे हमने उस रिजल्ट को लाना है, जहाँ से हमें वो रिजल्ट चाहिए, उस वेब पेज में जाके सिर्फ हमने उस फाइल को लिंक कर देना है। तो हमारे पास जितना भी स्टाइल होगा
एक्सटर्नल CSS वाला वो जो मेन पेज होगा उसमें शो होगा और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन भी करेगा। तो आज के लिए अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम CSS के सिंटैक्स सीखेंगे कि हम CSS को किस तरह से लिख सकते हैं। CSS की जो टेक्स्ट की एक यानी व्यू है किस तरह से होता है, हम टेक्स्ट को किस तरह से लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक HTML का एलिमेंट लगाएंगे ताकि हम साथ में उसका प्रैक्टिकल भी देख सकें। ये हमारे पास एक लग गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। एक हमने इसमें वर्ड लिख दिया। अब हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस पे हमने अप्लाई करनी है। CSS की जो सिंटैक्स है इस पे लिखनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको पहले ना यहाँ पे डिक्लेयर करके बताता हूँ कि किस तरह से हमारे पास शो होता है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले ये हम अगर टैग है ना, इसे हम कॉल करना चाहते हैं तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे कहते हैं सिलेक्टर, कि हमने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। ये H1 है, इसको हमने किया सिलेक्ट। उसके बाद हमने इसमें देनी है पैरेंथेसिस और इसके अंदर हमने लिखा कलर। अब हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं ना, तो हमने इसमें लिख दिया कलर। ये जो कलर है ये हमारे पास है प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास आ गया ब्लू, यानी हम उसका जो कलर है वो लिख देते हैं ब्लू। तो ये जो ब्लू है ये हमारे पास एक डिक्लेरेशन आ गया। सबसे पहले ये H1 जो हमने कॉल किया ये सिलेक्टर, CSS इसकी प्रॉपर्टी और ब्लू जो है इसकी वैल्यू हो गई। और ये वाला हिस्सा है ये इसका डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन इसका यानी सिंटैक्स को हम किस तरह से लिखते हैं ये है, बिल्कुल आसान सा है। इसे यहाँ से मैं करता हूँ कट और यहाँ मैं स्टाइल का टैग लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये काम भी कर रहा है। ये देखिए हमने किया और यहाँ से हम पेज को करते हैं ब्राउज़र में लोड। ये देखिए हमारे पास ब्लू कलर आ गया। अब अगर हम ब्लू की जगह कर देते हैं रेड तो ये हमारे पास हो जाएगा रेड। ये हमारे पास CSS की यानी हमें जो इसका बेसिक सिंटैक्स है वो लिखना आ गया। अब इसी को मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। एक और आपको लगा के दिखाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ये सेंटर में आ गया। अब ये जो है ये है इसका इन सिलेक्टर। हमने किसी भी टैग को सिलेक्ट करना तो इसका ये आ गया। ये इसकी आ गई प्रॉपर्टी मतलब उसकी हमने कोई खुसूसियत, कोई वैल्यू लगा दे, खुसूसियत वो आ गई। वो हमने कहा कलर और उसकी जो वैल्यू हमने कह दी रेड। उसके बाद हमने इसकी जो प्रॉपर्टी है वो की टेक्स्ट अलाइन, जो वेब का टेक्स्ट है इस H1 का वो टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो जाए और उसको हमने प्रॉपर्टी दी सेंटर में हो जाए। अगर हम इसे कर देंगे राइट तो ये राइट में चला जाएगा। अगर हम इसे कह देंगे लेफ्ट तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। ये हमने जो CSS के जो बेसिक सिंटैक्स है वो हमने सीख लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम CSS के सिलेक्टर जो है वो सीखेंगे कि हम CSS के जो सिलेक्टर्स हैं वो क्या हैं और हम उससे किस लिए इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्टर का मतलब होता है एलिमेंट को सिलेक्ट करना। सबसे पहले हम एक HTML का टैग लगाते हैं। मैं लगा देता हूँ P का टैग लगा देता हूँ पैराग्राफ और इसमें हम एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। ये मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब मैंने इस पैराग्राफ को स्टाइल करना है। सबसे पहले मैं इस ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये हमारे पास फिनिश हो रहा है। अब मैंने इसको जो है वो स्टाइलिंग करनी है इसकी। सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट किस तरह से करूँगा, मेन में आऊँगा और पहले वाला जो कोड है वो मैंने कर दिया डिलीट और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को स्टाइल करना है। तो ये कौन सा टैग है, ये है P का टैग। यहाँ मैं लिखूँगा P और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम इसे स्टाइल करेंगे। सबसे पहले इसमें दूंगा कलर मैं इसका कर देता हूँ। अभी आप फर्जी कोई भी कर लें, फर्जी मैं इसका कर देता हूँ ग्रे, मैं इसका रेड कर देता हूँ, रेड कर दिया। अभी फर्जी हम कोई जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस या पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अभी उसकी जो सिंटैक्स है वो सीख रहे हैं।
इसका मैंने कलर कर दिया जी रेड, और इसको मैंने किया रीलोड, और इसका जो कलर है वो रेड हो गया। अब मैंने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ाना है। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसका कर दिया जी 50%, 50 पिक्सल, वो मैंने कर दिया। अब मैंने इसकी जो विड्थ है वो मैंने कम करनी है। विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 40%। ये जो इसकी विड्थ है वो 40% होगी। इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं आपको एक लुक दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया जी। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कोई भी बैकग्राउंड में इसे दे देता हूँ ब्लैक कर ले, ब्लैक में से बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब ये हमारे पास आ गया यानी पी का टैग। अब हमने एक और पैराग्राफ लेना है। ये हमारे पास आ गया एलिमेंट सिलेक्टर। हमने एलिमेंट को किस तरह से सिलेक्ट करना है, मैं इसमें आपको सिर्फ सिलेक्टर ही बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने पी को सिलेक्ट कर लिया, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना सीख लिया। अब मैं एक और पैराग्राफ इसमें लगा रहा हूं। ये जी मैंने एक और इसमें पैराग्राफ लगा दिया और इसे मैंने रीलोड किया, तो ये देखिए हमारे पास सेम स्टाइल आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो पहला पैराग्राफ है इसका स्टाइल और हो, दूसरे का और हो, और टैग भी मैंने यही यूज करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए सिंपली इसमें आऊंगा और यहाँ पे इसे एक दे दूंगा क्लास, और क्लास को मैं कहूंगा P1। ये पैराग्राफ 1, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। दूसरे पे क्लास आया और यहाँ पे मैंने लिखा P2, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। इनपे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैंने ये जो P1 है इसे सेम ही रहने देना है, और P2 जो है उसको मैंने स्टाइल करना है। अब ये मैंने इसको क्लास दे दी, और यहाँ पे मैं इसे फिर भी टैग के नाम से शो करवा रहा हूँ। अब हमने इसे टैग नेम से स्टाइल नहीं करना, अब हमने इसे स्टाइल करना है क्लास नेम से। उसके लिए हम क्लास का नेम लिखेंगे, मैं लिखूंगा P1, और इसके स्टार्ट में लगा दूंगा डॉट। जब भी आपने किसी क्लास को स्टाइल करना है तो उसके लिए आप डॉट क्लास का नेम और उस एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं। ये देखिए अब जो P1 है पैराग्राफ 1 वो तो स्टाइल हो रहा है, लेकिन P2 नहीं हो रहा। उसके लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा। सेम कुछ नहीं, सेम उसी तरह से हमने एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ पे P1 है और इसमें कर देता हूँ P2, और ये हमारे पास सेम स्टाइल हो गया। अब ये जो P2 है ये वाला है पैराग्राफ, और ये जो P1 है ये पहले वाला है। और इसमें अब मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, कर दे दी ग्रीन, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लू। ये देखिए अब हमने ये हैं दोनों पैराग्राफ के टैग। ये देखिए पैराग्राफ के टैग हैं। अब हमने दोनों को एक अलग स्टाइल देना है, तो उसके लिए हम उनमें क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। दोनों के एक अलग अलग क्लास लगाएंगे, और हम उसको फिर टैग नेम के साथ स्टाइल नहीं करेंगे, हम उसको क्लास के नाम के साथ स्टाइल करेंगे। ये हो गया, हमारे पास क्लास भी हो गया। अब हमारे पास क्लास नहीं हम करना चाहते, हम इसे एक आईडी दे देते हैं। आईडी दे दी, आईडी मैंने दे दी PH1। अब इस आईडी PH1 का क्या है, इसे मैंने कॉपी किया, और इसको अगर मैंने आईडी के नाम से स्टाइल करना ना, तो यहाँ पे जो है डॉट है उसकी जगह हम हैश लगाएंगे, और जो आईडी नेम है वो पास कर देंगे। ये देखिए हमारे पास सेम लुक आ रही है। मैं अभी इसको दिखाता हूँ। ये इसके आईडी का नेम गलत लिखा, और ये देखिए हमारे पास सही नहीं शो हो रहा। लेकिन जो ही हमने इसको जो इसका आईडी नेम है इस ये पी के टैग का पैराग्राफ का जो पहले वाला पी है उसका अगर आईडी नेम हमारे पास सही है तो हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे रीलोड करेंगे तो हमारे पास सेम स्टाइल आ जाएगा। यानी जो हमारे पास ये यहाँ पे स्टाइलिंग हुई है वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब दूसरे की विड्थ में कर देता हूँ 60%। अच्छा, अब मुझे ये वाला टैग जो है इसके नीचे चाहिए और सेम स्टाइल के साथ। उसके लिए मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा जी पेस्ट।
ये हमारे पास सेम आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट वाला है इसकी जो विड्थ है वो इससे भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए मैं इसे, ये P1 है, मैं इसे कर दूंगा P2 और यहाँ पे मैं इसे क्लास नेम के साथ स्टाइल कर लेता हूँ। ये जी हमारे पास क्लास, अब मैंने इसको जो क्लास है वो सेम दी है, लेकिन यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ और ये हमारे पास सेम जो स्टाइलिंग आ रही है। अब मैंने जो लास्ट वाला है उसकी विड्थ बढ़ानी है, उसके लिए मैं या तो इसे आईडी के नेम से कर लूँ, यानी उसका आईडी नेम जो है वो वहाँ पे पास करके उसके साथ मैं कॉलम बताता हूँ किस तरह से। ये मैंने इसे डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया PH2। ये हमने उसको आईडी को हम किस तरह से स्टाइल करते हैं, हैश के साथ, और इसकी जो विड्थ है वो 60%। और मैं देखता हूँ किस तरह से लुक दे रहा है। ये हमारे पास सेम लुक आ रही है, लेकिन मुझे तो पहले वाला स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए मैं ये पहले का स्टाइल है वो कॉपी करूँगा और इस जो आईडी नेम है उसमें पेस्ट कर दूंगा। ये देखें, ये हमारे पास सेम स्टाइल आ गया, लेकिन जो लास्ट वाला है उसमें मुझे जो है स्टाइल तो सेम चाहिए लेकिन उसकी विड्थ ज़्यादा हो। तो उसके लिए मैं इतना कोड नहीं लिखूंगा, इसे मैं करूँगा ख़त्म और ये जो लास्ट वाला है इसकी आईडी भी कर दूंगा ख़त्म और लास्ट वाले को मैं विड्थ डैश 75%। ये मैंने इसको दे दी क्लास और यहाँ पे आके मैंने इससे डॉट क्लास और इसकी जो विड्थ है वो मैंने कर दी 80%। अब वर्क नहीं कर रहा, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आई थिंक सेव नहीं किया, इसे सेव करें। आप भी काम, अब मेरे को हमारे पास काम कर रहा है, लेकिन जब हम आपके पास अगर काम ना करे तो आपने सिंपली जो ये जो टेक्स्ट लिखा है ना स्टाइल में, इसके आगे आपने इम्पोर्टेंट लिख देना है, तो ये आपके पास परफेक्टली काम करेगा। अब हमारे पास CSS के जो सिलेक्टर्स हैं आई थिंक उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं नजर आई होगी आपको। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले CSS के सिलेक्टर्स हैं क्या, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टैग को जब भी हमने स्टाइलिंग करनी है, उसको स्टाइल देना है, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो उसका जो टैग है उसके नाम से हम उसे कॉल करके स्टाइल करें, या उसे क्लास दे दें, उसके क्लास नेम के साथ उसे स्टाइल करें, या हम उसे एक आईडी दे दें और उस आईडी के नेम से उसे स्टाइल करें। ये हो गया। अब एक जो एलिमेंट है, एक डिव है या एक हमारे पास टैग है, उसके अंदर हम जितनी चाहें क्लासेस यूज कर सकते हैं। मतलब जब भी हमने स्टाइलिंग करनी है तो आपने आईडी यूज नहीं करनी, आपने क्लास यूज करनी है। ये आज मेरी बात ज़हन में रख लें। जो आईडी होती है वो ज़्यादा यूज होती है जावास्क्रिप्ट के लिए। जब हम स्क्रिप्ट लगाते हैं ना जावास्क्रिप्ट का, तो तब हम यूज़ करते हैं आईडी के ज़रिए सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जब आपने स्टाइलिंग करनी है तो बेस्ट वे ये है कि आप क्लास नेम जो है उसके साथ स्टाइल करें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में कलर सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी HTML का जो टैग है, उसका एलिमेंट है, उसको कलर दे सकते हैं। ये मैं कलर कर रहा हूँ टेक्स्ट कलर की। जो टेक्स्ट होगा उसे हम किस तरह से कलर कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास 3 वेरिएशंस हम 3 तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहला है कीवर्ड्स, दूसरा है हमारे पास HEX वैल्यूज़, और उसके बाद हमारे पास है RGB कलर्स। ये हम तीनों जो है 1 बाय 1 सीखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स। तो मैं यहाँ पे एक HTML का एलिमेंट लगा लेता हूँ। मैं लगा लेता हूँ एक हेडिंग और इसमें लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, और इसे मैं लोड करता हूँ ब्राउज़र में। तो ये मेरे पास सिंपल जो है वो टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मैं इसको CSS की फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। हमने H1 का टैग लगाया तो H1 को सिलेक्ट किया, उसके बाद करली ब्रैकेट्स और उसके बाद मैं लिखूंगा कलर डबल कोट और उसके बाद मैं लिखूंगा रेड, और अब मैं इसे लोड करता हूँ। ये हमारे पास रेड हो गया। अब ये जो मैंने रेड लिखा है ना, जो मैंने कलर का नाम लिखा है, तो वो है कलर कीवर्ड।
जब भी आप किसी भी कलर का नाम लिखेंगे तो वो होगा कीवर्ड। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्पल, पर्पल, तो ये पर्पल हो जाएगा। तो जो मैं ये नाम लिख रहा हूँ ना, पर्पल लिख रहा हूँ या ग्रीन लिखूंगा या रेड या ब्लू, जो भी लिखूंगा, अगर मैं कलर का नाम लिख रहा हूँ तो वो हमारे पास है कीवर्ड्स, कलर्स कीवर्ड। अब जो दूसरा हमारे पास है वो है हमारे पास HEX वैल्यूज। ये होते हैं कलर कोड्स, जो कॉमन यूज होते हैं ना, वो यही इस्तेमाल होते हैं, कलर कोड्स। अब ये कलर कोड हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो हम बताओ फोटोशॉप जो है उसमें से कलर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और भी बेहतरीन तरीका है, वो ये है कि हम कोई भी एक कलर पिक करें, क्रोम का ब्राउज़र वो इंस्टॉल करें और यहाँ से कोई भी कलर जो है वो हम सिलेक्ट कर लें। ये यहाँ से करेंगे और ये जो यहाँ पे आ रहा है ना कोड, ये हमारा है HEX वैल्यूज। अब मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ग्रीन किया। अब इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ये कॉपी कर लें और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कलर लिखा ना, आपने इसी कोड को पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया, लेकिन इससे पहले आपने हैश लगाना है, हैश और उसके बाद कलर का कोड वो आपने लिख देना है। अब ये हमारे पास ग्रीन बन गई। ये ग्रीन इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने इसमें कलर की जो एक्सटेंशन है ना सबलाइम की, वो इंस्टॉल की हुई है। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ, ये हमारे पास ग्रीन हो गया। जो भी हम कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप ये क्रोम की एक्सटेंशन है, बिल्कुल फ्री है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर वो सिलेक्ट करें और उसका जो कोड है यहाँ पे आ रहा है HEX कोड, ये है HEX कोड, तो इससे आप पेस्ट कर दें। यहाँ से कट करें। अब मैं एक और कलर चेंज करता हूँ, या मैं इसे ना रेड दे देता हूँ, ये वाला। यहाँ से इसका कोई भी आप शेड सिलेक्ट कर लें, या यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैं ये वाला करता हूँ और यहाँ से इसका कोड किया कॉपी और यहाँ पे कलर आया और जो पहले वाला है उसे सेलेक्ट किया और दूसरे वाले को पेस्ट कर दिया, ये हो गया। अब ये हमारे पास कलर चेंज हो गया। अब जिनके पास ये एक्सटेंशन नहीं है उनके पास क्या तरीका है, वो सिंपली आए और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करें। यहाँ पे जहाँ स्टाइल लिखा है यहाँ पे आके लिख दें कलर, कलर लिख दिया और यहाँ पे लिख दें रेड, ये रेड हो गया। अब यहाँ पे ये कलर आ रहा है, यहाँ पे ये रेड वाला डब्बा बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करें। ये हमारे पास नीचे बहुत से कलर जो है वो ओपन हो जाएंगे। ये हमारे पास कलर आ गया और यहाँ से हम यहाँ से किया और यहाँ से कोई भी कलर जो सिलेक्ट किया उसकी ओपेसिटी सेट की और ये जो HEX, यहाँ पे HEX भी लिखा हुआ और ऊपर उसका कोड भी आ रहा है। इस कोड को करें कॉपी। अगर यहाँ पे इस पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसे Ctrl+C कर दें और यहाँ पे यार इस सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये हमारे पास कलर आ गया, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब कलर जो है HEX यानी उसको कोड मालूम करने के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। एक क्रोम की एक्सटेंशन के जरिए, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप क्रोम की एक्सटेंशन जो है उसकी एक्सेस आपके पास नहीं है तो सिंपली किसी भी वेब पेज पे आएँ और यहाँ जो अपना आपका वेब पेज है उसे ओपन करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करें। ये डेवलपर टूल है, क्रोम का डेवलपर टूल है। यहाँ पे लिखा ना element.style, इसकी जो प्रिंथेस है उसमें यहाँ पे कलर लिखें, यहाँ पे जो रेड लिख दिया, आपको और जरूरत नहीं है। और यहाँ से इस जो डब्बा है इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें और ये इसका कोड आ रहा है नीचे, ये उसका HEX कोड आ रहा है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने कीवर्ड्स भी देख लिया, HEX वैल्यूज भी देख ली। अब हमारे पास आ गया RGB। RGB का क्या मतलब है? R का मतलब है रेड, G का मतलब है ग्रीन और B का मतलब है ब्लू। मतलब जो भी हम कलर सेलेक्ट करेंगे उसमें ग्रीन कितना होगा, रेड कितना होगा, ग्रीन कितना होगा और ब्लू कितना होगा, वो आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे कलर लिखा और इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे इसमें सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया RGB, ये भी आ गया RGB। और इसके अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहली वैल्यू 100, फिर मैंने लिख दी 300, फिर मैंने लिख दी 50। मैं इसे रोल करता हूँ, ये देखिए अब हमारे पास ये जो है ये ग्रीन शो हो रहा है। अब इसके ये किस तरह से काम कर रहा है ये आपको बताता हूँ। ये हमारे पास जो है वो ग्रीन जो है वो हमने ज़्यादा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 300, या मैं इसको कर देता हूँ 100। तो ये देखिए ऊपर हमारे पास कोई ना कोई ये कलर बांध रहा है,
ये जो कलर आ ना ये बन रहा है, यहाँ से मैं इसकी जो है वो थोड़ी कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 30, कोई ना कोई और कलर बन गया। ग्रीन इसमें ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे हम ग्रीन को थोड़ा सा कम करके, अच्छा अब इसको करने का भी एक और तरीका है। आप इसको अगर करना चाहे ना, इसको करने के भी एक और तरीका है। सबसे पहले तो ये जो क्रोम की एक्सटेंशन है, जिनके पास फोटोशॉप है वो तो ठीक है, जिनके पास फोटोशॉप नहीं है वो यहाँ पे कलर जिला जो एक्सटेंशन है क्रोम की वो इंस्टॉल करें। यहाँ से कलर पिकर पे आए और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करें और ये हमारे पास आ रहा है RGB, और यहाँ से RGB जो है वो कट करें, सिलेक्ट करें। यहाँ से जो पहले वाला होगा वो रेड है, दूसरे वाला ग्रीन है, और जो थर्ड वाला है वो हमारे पास है ब्लू। अगर ब्लू पे आऊँगा तो ये ब्लू वाला एरिया ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ग्रीन पे आऊँगा तो ग्रीन वाले को ज़्यादा यानी सेलेक्ट करेगा, उससे ज़्यादा वैल्यू देगा। यहाँ से RGB को सिलेक्ट करें, कॉपी कट करें या कॉपी करें और यहाँ पे आए जो कलर के आगे उस कोड को पेस्ट कर दें, ये RGB हो गया। अब जो कलर की मेन प्रॉपर्टीज हैं ये 3 हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसमें हम यूज़ करते हैं कलर वैल्यू, कलर कीवर्ड, यानी उस कलर का नाम लिख दिया जो कि बहुत कम यूज़ होता है। उसके बाद आती है HEX वैल्यूज, ये बहुत कॉमन इस्तेमाल होती है, हर डेवलपर जो है ये यूज़ करता है और ये आपने यूज़ करनी है। उसके बाद आ जाता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 कलर इनका मिक्सचर बना के आपने एक वैल्यू बनानी है। तो ये भी ये कम यूज़ होता है लेकिन कम होता है, जब हमने कोई ओवरले वगैरह बनानी हो तब इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तीनों जो है वो आपको आनी चाहिए और ये कॉमन जो है ये यूज़ होती हैं। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ ये जो है 3 सीखेंगे क्योंकि अभी आपको इन 3 की ज़रूरत है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सीखेंगे। बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है इसकी बहुत सारी इकसाम है, लेकिन हम सिर्फ जो इसमें मेन 5 है वो सीखेंगे, बाकी हम जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें हम ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। सबसे पहले इसकी है बैकग्राउंड कलर, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट और एक हमारे पास है बैकग्राउंड साइज। एक हमारे पास क्या है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन आप उसे भी यहाँ पे ऐड कर लें कि हमारे पास एक बैकग्राउंड साइज भी है। ये हम 6 जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम सीखेंगे। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो है, बैकग्राउंड जो साइज है वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सीखेंगे। हम किस तरह से CSS की मदद से किसी भी वेब पेज को एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड देने के लिए बैकग्राउंड में हमारे पास कुछ 6 एक प्रॉपर्टीज मेन है जो हमने यूज़ करनी होती हैं। सबसे पहला बैकग्राउंड कलर। किसी भी आपने डिव को बैकग्राउंड, किसी भी यानी वेब पेज को, किसी डिव को, किसी हेडिंग को आपने बैकग्राउंड देना तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है तो दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा। बैकग्राउंड जो रिपीट है ये बैकग्राउंड इमेज के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये टोटल हमारे पास 3 ये और 3 ये 6 हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैकग्राउंड कलर से। तो ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, तो उसके लिए मैं वेब पेज में आऊँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले हम जो हमारे पास बॉडी है हम उसी को लगाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक खाली वेब पेज है, ये हमारे पास बॉडी एलिमेंट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे CSS में और इसको सबसे पहले हम देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ये क्लिप आ गया, लेकिन हम बैकग्राउंड कलर ये आ गया। बैकग्राउंड कलर में आप जो कलर देने की प्रॉपर्टीज़ हैं मेन आप वही यूज़ कर सकते हैं, यानी वैल्यू आप दे सकते हैं, कीवर्ड्स या HEX जो कोड्स हैं वो आप दे सकते हैं, या आप RGB जो कलर है वो दे सकते हैं। आपको जो मेन जो कलर जिस तरह से हमने यूज़ किए थे लास्ट वीडियो में उस तरह से आप इसमें भी कलर लगा सकते हैं। तो मैं अभी के लिए सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करूँगा। मैं पर्पल लिखूँगा, पर्पल, आई थिंक ये पर्पल।
ये जो बैकग्राउंड है ये हमारे पास पर्पल हो जाएगा। ये हमारी जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है वो होगी ओके, कि हमने किसी भी डिव को, किसी भी बॉडी को बैकग्राउंड अगर कलर देना है तो उसके लिए हम सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे और कलर लिख देंगे। लेकिन ये तो हमने बॉडी के साथ किया ना, लेकिन अगर हम किसी डिव के साथ करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया एक डिव, तो हम अगर हम डिव को लगाएंगे ना, डिव को हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो हम यहाँ पे डिव सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये हमारे पास काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो डिव को हाइट विड्थ नहीं दी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे एक हाइट दे दूंगा 400 px दे दूंगा और विड्थ जो इसको मैं 100% दे दूंगा। ये जो 400 पिक्सल की जो एक डिव है, एक डब्बा है, वो बना देगा और उसको बैकग्राउंड कलर जो पर्पल कर देगा। ये हमारे पास बन गया। अब हमें पता चल गया कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डिव को या बॉडी को, अगर किसी हेडिंग को भी बैकग्राउंड कलर देना तो सेम यही प्रोसीजर यूज करेंगे। उसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ H1 और ये जो डिव है यहाँ पे हम लिख देंगे H1, यहाँ पे H1 तक क्लोज हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉरम। ये हम थोड़ी सी एक इसे टेक्स्ट ऐड करते हैं। अभी हम इसे लोड करते हैं तो ये हमारे पास जो कलर है, ये हेडिंग है, उसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा है। अगर यहाँ से आप इसकी जो हाइट है वो ख़त्म करेंगे तब आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि सिर्फ हेडिंग जो है यानी H1 का एलिमेंट है उसे ही कलर कर रहा है। ये देखिए जहाँ जहाँ पे H1 का टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर जो है उसने पर्पल कर दिया। तो दोस्तों आपको बैकग्राउंड जो कलर है उस प्रॉपर्टी की अब ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। अगर हमने जहाँ पे कलर शो हो रहा है वहीं पे अगर हम इमेज लगाएंगे तो हम किस तरह से उसे लगा सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इसे डिलीट करूँगा सबको, और ये जो डिव और जो हेडिंग है ये टेक्स्ट भी डिलीट करूँगा। हम ये प्रॉपर्टी बॉडी पे अप्लाई करेंगे ताकि आपको सारी इसकी समझ आ जाए। यहाँ पे बॉडी जो एलिमेंट है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज। अब जब बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो इमेज कहाँ पे पड़ी होती है? किसी न किसी एड्रेस पे पड़ी होती है। एड्रेस को क्या कहते हैं हम? URL। तो यहाँ पे हम लिखेंगे URL और यहाँ पे हम, अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें एक एक्सटेंशन है ऑटो फाइल नेम, वो आप इसमें इंस्टॉल कर लें। हम अलग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का एक ट्यूटोरियल भी बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ सबलाइम को सीखेंगे। अभी भी आपको जो HTML की सीरीज़ है उसमें मिल जाएगा सबलाइम का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आप ऑटो फाइल नेम के साथ करेंगे तो आपको फाइल पाथ जो है वो मालूम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसी जो फोल्डर है इसमें जाते हैं। ये ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गया। यहाँ पे हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास ये 3 इमेज है, एक फॉरेस्ट की है गूगल की और एक IMG है, यानी 2 बच्चे पार्ट हैं उसकी है। अब हम गूगल पे ये अप्लाई करते हैं, गूगल की इमेज पे। URL में हम गया इमेजेस का फोल्डर और उसके अंदर हमारे पास google.png ये है। अब इसे हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास नजर आ रहा है। ये देखिए हमारे पास तो एक गूगल की प्रॉपर्टी थी ना, हमने एक गूगल की इमेज थी, यहाँ पे बार बार क्यों आ रहा है? अब ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। उसके लिए जो जब भी ना इमेज छोटी होती है, मिसाल को इमेज का साइज जो है वो 100 या 50 px है या 200 लगा लें, लेकिन जो बॉडी की विड्थ है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए जितनी बॉडी होगी उसमें वो इमेजेस जो है उतनी बार आ जाएंगी। यानी जितना साइज, अगर बॉडी इमेज का साइज 50 पिक्सल है और जो बॉडी का साइज है वो 100 पिक्सल है तो वो इमेज 2 बार शो हो जाएगी। अगर 150 पिक्सल बॉडी का साइज है तो वो जो इमेज है वो 3 बार शो हो जाएगी। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए अब हमारे पास जो बॉडी का साइज है वो कम हो गया, अब उतनी ही शो कर। अब जितना बॉडी का साइज इंक्रीज होगा, अब हमारे पास बॉडी का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो 2 बार शो करने लग गया। अगर और थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 3 बार। अब जो इस LCD है इसका जो साइज है वो ज़्यादा है तो उसके लिए हमारे पास ये बहुत दफ़ा शो कर रहा है। तो इसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है, उसके लिए हमारे पास एक और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है। ये इमेज है, उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट। ये जो इसका बैकग्राउंड है ना वो रिपीट हो रहा है, तो अगर हमने इसको ख़त्म करना है, हमें सिर्फ एक बार इमेज चाहिए, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। कि बैकग्राउंड रिपीट बिल्कुल रिपीट ना करो, तो इमेज जो एक दफ़ा ही शो होगी। कितनी दफ़ा इमेज शो हो रही थी? जितना यानी बॉडी का साइज था। अब हमें एक ही इमेज चाहिए तो हम
जो है बैकग्राउंड उसका रिपीट नो रिपीट कर देंगे। लेकिन अगर हम इस इमेज को एक्स एक्सिस में चाहते हैं तो हम कर देंगे बैकग्राउंड रिपीट, ये नो ख़त्म कर देंगे और रिपीट के आगे हम लिख देंगे रिपीट एक्स, कि हमें एक्स एक्सिस में रिपीट करके दो, तो ये एक्स एक्सिस में करने लग जाएगा। लेकिन अगर हमें कॉलम की तरफ चाहिए यानी वाई एक्सिस में इमेज को रिपीट करवाना है, तो जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम वाई लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो इमेज है वो वाई एक्सिस में शो कर हो जाएगी। अभी हमें जो है वो नॉन रिपीट चाहिए कि भी इमेज जो रिपीट ना हो, उसके लिए नो रिपीट, और इमेज जो है वो एक बार ही शो होगी। अब इसमें हमने सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी देखी, हमने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देखा कि हम किसी भी जो एलिमेंट है, किसी भी डिव को या किसी बॉडी सेक्शन को हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा बैकग्राउंड इमेज हम किस तरह से दे सकते हैं, और हम बैकग्राउंड रिपीट, ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होगी, अब 3 रहेगी। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है बैकग्राउंड पोजिशन। अब बैकग्राउंड पोजिशन जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अब यही जो इमेज है गूगल की, इस पे हम ये अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, और यहां मैं कर देता हूं सेंटर। ये देखिए अब ये जो इमेज है वो एक सेंटर में आ जाए। सिर्फ हमने क्या लिखा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो हमने कोई स्पेसिफिक हाइट वेट नहीं दी, तो बॉडी के सेंटर में वो इमेज आ गई। ये हमारे पास जो चौथी प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, वो भी हमारे पास आ गई। अब उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड साइज, ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम ये इमेज यूज नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे और एक इमेज लगाऊंगा, इसको खत्म करूंगा और मेरे पास ये जो img.jpg है उसे मैं लगाऊंगा। ये देखिए हमारे पास img.jpg है, ये 2 बच्चे हैं उनकी तस्वीर है। ये देखिए अब ये किस तरह से हमारे पास शो हो रही है, ये देखिए अब ये किस तरह से बेतुकी सी नजर आ रही है। अब इसके लिए हम बैकग्राउंड साइज लगाएंगे, बैकग्राउंड साइज। अब जैसे मैं इसको बैकग्राउंड साइज कवर दूंगा तो ये जो इमेज है वो एक खूबसूरत अंदाज में नजर आ जाएगी, जिस तरह से परफेक्ट इमेज होती है। ये देखिए एक प्रॉपर वे में हमारे पास एक इमेज शो होगी। अब ये हम जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे ना इस इमेज के ऊपर आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लॉरम इप्सम की वेबसाइट है, लॉरम इप्सम, यहाँ से मैं एक डमी टेक्स्ट जो है वो उठाऊंगा और इसमें पेस्ट करूंगा। हमें डमी टेक्स्ट चाहिए, हम जो समझ सिलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इतना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं बॉडी सेक्शन में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जितना भी टेक्स्ट है, जब हमने बैकग्राउंड साइज इसको कवर किया तो इसके ऊपर सारा टेक्स्ट शो हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर हमारे पास जितना भी टेक्स्ट है वो इसके ऊपर शो हो रहा है और इमेज जो है उसके पीछे नजर आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ना इसके अंदर बहुत सा टेक्स्ट जो है वो ऐड करता हूँ। ये कंट्रोल जी किया, यहाँ से मैं H1 का एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक लॉरम लगाता हूँ और ये जितना भी टेक्स्ट है इसे कॉपी करके कुछ 10-15 बार इसमें पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा जो वेब पेज है वो हमारे पास कंप्लीट भर जाए टेक्स्ट के साथ। अब ये देखिए कि हम टेक्स्ट तो हमारे पास पूरा शो हो रहा है, लेकिन इमेज कितनी बेतुकी सी शो हो रही है। इन इमेज की लुक जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है। उसके लिए हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो वो यूज़ करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, और इसे मैं कर दूंगा फिक्स्ड, कि जो बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ भी लगी हुई है ना वो फिक्स्ड रहे। तो उसके लिए मैं इसे रीलोड करूंगा। तो ये हम जितना भी टेक्स्ट ऐड करेंगे, इमेज जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेगी, जो टेक्स्ट होगा जितना भी कंटेंट होगा वो उसके ऊपर मूव करेगा, जो तस्वीर होगी वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड जो अटैचमेंट है वो प्रॉपर्टी भी हो गई। अच्छा, अब इन सब को हम एक ही बार भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये कितनी दफा, उसके बाद आएगी उसकी पोजीशन और उसके बाद आएगा इसका बैकग्राउंड साइज और फिर बैकग्राउंड रिपीट और फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब जहाँ पे ये इनकी प्रॉपर्टीज लिखी है वहाँ पे इनकी वैल्यूज पास कर दें। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो है इसमें हमने नहीं दिया तो इसे हम कर देंगे खत्म।
बैकग्राउंड इमेज हमने ये वाला URL है, इसको हम यहाँ से करेंगे कट और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ बैकग्राउंड URL है और इसके आगे जो लास्ट पे सेमीकोलन है ये नहीं डालना। उसके बाद पोजीशन इसकी क्या है, सेंटर, तो यहाँ से हम ख़त्म करेंगे और जहाँ से हम इसे हम पोजीशन जो इसके सेंटर तय कर देंगे। बैकग्राउंड साइज इसका क्या है, कवर, और यहाँ भी हम इसका बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर कर देंगे। और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, तो यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड नो रिपीट, तो यहाँ पे BG को ख़त्म करके मैं कर दूंगा नो रिपीट, इसका बैकग्राउंड नो रिपीट। और इसकी जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है यहाँ पे फिक्स्ड, और यहाँ पे मैं इससे कर दूंगा फिक्स्ड। ये अब इसको जब ऐड किया तो जो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम यहाँ से कर देंगे ख़त्म, और पेज जो है उसको करेंगे रीलोड, और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब सेम जो प्रॉपर्टीज़ थी वो काम कर रही हैं। अब अगर हमने एक बैकग्राउंड इमेज भी लगानी है एक ही प्रॉपर्टी के साथ और उसको एक कलर भी देना है, तो जो बैकग्राउंड जो इमेज होगी ना वो हमारे पास जो है वो छोटे साइज की होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए मैं गूगल की इमेज यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे गूगल की इमेज लगाई। और अब जो इसका बैकग्राउंड साइज है ना वो कवर नहीं करना, इसको कर देंगे ख़त्म, और इसको नो रिपीट हो और फिक्स्ड हो। फिक्स्ड रखना तो रख ले, ना रखें तो तब भी कोई मसला नहीं। और यहाँ पे मैं कलर पास कर देता हूँ। अब जो हमारी इमेज है वो कलर भी शो होगा और तस्वीर भी शो होगी। तस्वीर जो है कॉर्नर में आ रही है और जो उसका कंटेंट है वो भी शो हो रहा है, और जो बॉडी है उसको एक बैकग्राउंड जो कलर है वो भी मिल रहा है, और ये जो कंटेंट है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है वो भी हमारे पास प्रॉपर वे में शो हो रहा है। हमने क्या सीखा, हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सीखी, उसमें बैकग्राउंड कलर लगाना सीखा, बैकग्राउंड इमेज लगानी सीखी, बैकग्राउंड रिपीट उसका जो है वो प्रॉपर्टी देखी, बैकग्राउंड पोजीशन देखी, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये हमने इसकी 6 प्रॉपर्टी सीखी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में फ़ॉन्ट्स लगाना सीखेंगे। CSS में फ़ॉन्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसके ज़रिए जो वेबसाइट है वो अट्रैक्टिव नज़र आती है। जितने अच्छे फ़ॉन्ट्स होंगे, जिस लिहाज से हम अच्छे लिहाज से और उसकी प्रॉपर स्टाइलिंग, उसका वेट और फैमिलीज वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तब ही हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छी नज़र आएगी। विदाउट अच्छे फ़ॉन्ट्स वेबसाइट की जो लुक है वो ख़राब होती है, वो अच्छी नज़र नहीं आती। इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले होती है फ़ॉन्ट फैमिली, उसके बाद होता है फ़ॉन्ट स्टाइल, उसके बाद होता है फ़ॉन्ट वेट, फिर होता है फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेरिएंट। ये हमारे पास 5, इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये 5 जो है एज अ बिगिनर आपको सीखनी है। फिर ऐसा ऐसा जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तब आपको दूसरी जो है समझ आती जाएंगी। अभी आपके लिए इतनी ही बहुत है, और इतनी ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत कम यूज़ होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ना एक हेडिंग लगा दी है। एक हेडिंग में मैंने टेक्स्ट लिख दिया ताकि आपको थोड़ा जो टेक्स्ट है वो बड़ा नज़र आए। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करना, पैराग्राफ में कर लेता हूँ ताकि हमारी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाए, वो भी हमें समझ आ जाए, इसी टॉपिक में क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में सबसे पहले हम यहाँ पे उस एलिमेंट को टारगेट करेंगे, पैराग्राफ को टारगेट कर यहाँ पे लिख दिया फ़ॉन्ट फैमिली। अब जो फ़ॉन्ट फैमिली है इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। एक फ़ॉन्ट फैमिली का नाम लिखना होता है, उसके बाद उसे सेरिफ या सैंस सेरिफ बनाना होता है। अब सेरिफ और सैंस सेरिफ इसमें क्या फ़र्क है। जो सिर्फ सेरिफ होता है ना वो ये वाला टेक्स्ट है, ये इसको आपको इसके 2 जो स्ट्रोक नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे एल जो है ख़त्म हो रहा है, उसके बाद भी इसके जो साइड से जो बॉर्डर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, थोड़ा सा यानी साइडें जो बड़ी हुई हैं, इसे कहते हैं सेरिफ। सेरिफ जो होते हैं उसका जो स्टॉक होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। जो सैंस सेरिफ होता है उसका ये वाला स्टॉक नहीं होता। जब हम इसको सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट लगाएंगे तो इसके जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब फ़ॉन्ट जो लगाने किस तरह से है, फ़ॉन्ट लगाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप CSS की फाइल इंक्लूड कर लें, दूसरा होता है कि वो जो फ़ॉन्ट आपने लगाना है वो आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हो उसमें आप रख लो। एक जो सबसे बेस्ट वे होता है वो होता है कि आप ऑनलाइन CSS के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उन्हें इंपोर्ट कर लो।
इस वीडियो में हम सिर्फ इंपोर्ट देखेंगे, जो फॉन्ट लगाने यानी फॉन्ट फेस के साथ, और जो CSS की फाइल इंक्लूड करनी होती है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम जो फॉन्ट है, फॉन्ट की जो इंपोर्ट करना है उसे हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल फॉन्ट में, गूगल फॉन्ट्स, इस लिंक पे क्लिक करना है। बहुत आसान है, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पहले लिंक पे आपने क्लिक कर लेना। यहाँ से सबसे पहले आपने फैमिलीज देखनी है कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। अगर तो आप अपने लिए प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, अगर आप क्लाइंट्स के लिए बना रहे हो तो जो आपको वो PSD फाइल सेंड करेंगे उसके अंदर बताया हुआ होगा कि यहाँ पे कौन सी फैमिली जो है वो यूज़ करनी है। मैं अब इसमें लेटो यूज़ करने लगा हूँ। मैंने लेटो पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ बताना है कि मुझे लेटो में कौन कौन सी चाहिए। मुझे उसका रेगुलर फॉन्ट चाहिए, फिर मुझे उसका जो है बोल्ड भी चाहिए। ये दो की है। अगर आप CSS में काम कर रहे हैं या CSS की फाइल में काम कर रहे हैं तो आपने ये वाला लिंक जो है ये कॉपी कर लेना है और इस HTML की जो फाइल है उसके ऊपर हेड में जाके इसे पेस्ट कर देना है। ये आपका फॉन्ट लग गया। इसे इंक्लूड फिर किस तरह से करना है, ये वाली जो फॉन्ट फैमिली यहाँ से आपने इसे करना है कॉपी और ये आपने जाके बॉडी में लगा दें। यहाँ पे बॉडी का जो है टैग लिखें और बॉडी में जाके आप इसे लगा दें। फॉन्ट फैमिली लेटो सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ जब हम लिखेंगे तो इसके जो बॉर्डर होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ये देखिए इसके जो बॉर्डर थे वो खत्म हो गए। अब अगर अकेला सिरिफ होगा, जब आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो सिरिफ होगा, लेकिन जब आप उसे सैंस सिरिफ लगाएंगे या कोई भी फॉन्ट और लगाएंगे तो वो बन जाएगा सैन सिरिफ और उसके जो कॉर्नर है, जो बॉर्डर है वो खत्म हो जाएंगे। एक दफा फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसे थोड़ी सी स्पेस दी और सिर्फ सिरिफ लिख दी। अभी क्योंकि लेटो है तो ये देखिए आपको थोड़ा सा नहीं बॉर्डर शो कर रहा है, लेकिन चूंकि हम जो है लेटो यूज कर रहे हैं तो लेटो के बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो ये बॉर्डर नहीं होते। अगर आप कोई फॉन्ट फैमिली यहाँ पे कोई भी फॉन्ट फैमिली जो यूज नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें ये हमारे पास जो है साइड से बॉर्डर आ रहे हैं। ये साइड से जो उसका स्टॉक है वो इंक्रीज है। जब हम इसमें फॉन्ट फैमिली लगाएंगे लेटो और सैंस सेरिफ, जो हमारे पास ये सैंस सेरिफ लगाएंगे तो उसके ये बॉर्डर खत्म हो जाएंगे और एक अच्छा खूबसूरत सा टेक्स्ट हमें नजर आ जाएगा। ये हमारे पास एक तरीका हो गया फॉन्ट्स को लगाने का। और दूसरा तरीका हमारे पास यही है कि यहाँ पे लिंक है, लिंक पे आपने फिर क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इसको मैं पहले इसका जो लिंक है वो ख़त्म कर रहा हूँ। ये इसका लिंक खड़ा, इसे मैंने किया ख़त्म। अब मैं इसे इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पहले लिंक और दूसरे फिर इंपोर्ट, इस पर क्लिक किया और ये जो स्टाइल का टैग है सारा कॉपी कर लें और CSS की फाइल में सबसे ऊपर आपने इसे पेस्ट कर देना। जब भी आप स्टाइल में काम करते हैं या style.css में काम करते हैं तो आप ये जो एलिमेंट्स हैं ये नहीं लगाते, आप डायरेक्ट ही इंपोर्ट लिखते हैं और उस जो फॉन्ट फैमिली उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसे इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ से भी मैंने इसे ख़त्म कर दिया तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये ऊपर वाला लिंक जो है ये भी मैंने ख़त्म किया। अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो तब हमारा फॉन्ट सही काम कर रहा होगा। ये देखें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब हमारा फॉन्ट सही से लग गया। अगर मैं इसे को ख़त्म करता हूँ, इस लाइन को मैंने कर दिया ख़त्म, तो इंटरनेट आई थिंक ऑनलाइन कनेक्ट और मेरे जो PC सिस्टम है उसमें भी लेटो इंस्टॉल है, तो मैं इस लेटो को भी एक दफ़ा कर रहा हूँ ख़त्म। ये देखो ये ख़त्म हो गया। अब मैं इसको इंपोर्ट वाली फाइल पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल जी, ये इंपोर्ट वाली फाइल होगी। मेरे पास जो लेटो है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल है PC में भी, तो इसलिए मेरे ये ना जब मैं नहीं भी इंपोर्ट कर रहा तो तब भी ये शो कर रहा है, लेकिन हर किसी के पास PC में इंस्टॉल नहीं है। तो या फिर सम टाइम जो ब्राउज़र होते हैं उनमें भी होता है, लेकिन आपने जब भी कोई भी फॉन्ट लगाना है आपने इसी तरह ही लगाना है। अगर आप इस तरह से नहीं लगाएंगे तो आपका फॉन्ट इंक्लूड नहीं होगा। और जब भी आप क्लाइंट वर्क कर रहे होंगे तब तो आपको ये लगाना लाजमी है, चाहे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो, चाहे आपके क्लाइंट की
कंप्यूटर में इंस्टॉल हो, लेकिन ये आपको लगाना लाजमी है। ये हमारे पास अब फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो ओके होगी। अब उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट साइज के बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो मेन जो है ना वो 3 किस्म लगा लें, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक। ये मैं आपको सब करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं ये जो पैराग्राफ है इसे टारगेट करूँगा और मैं यहाँ पे पी का टैग लिखूँगा और इसको मैं दूंगा फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल इसको मैं दे देता हूँ इटैलिक। तो ये जो इटैलिक होता है फ़ॉन्ट वो आ जाएगा, ये तो थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, ये इटैलिक है। अब मैं इसको कर देता हूँ OBLIQUE। ये अब उस स्टाइल में, लेकिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा और है, उससे ज़्यादा और थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल में जिस तरह से नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो उस तरह से हमारे पास शो होगा। जी हमारे पास अब नॉर्मल टेक्स्ट शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज आपने जिस एलिमेंट का इंक्रीज करना है आपने उसी को टारगेट करना है। हम पूरी बॉडी का हम फ़ॉन्ट साइज चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये पैराग्राफ करना चाह रहे हैं तो पी को टारगेट करेंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज करेंगे। फ़ॉन्ट साइज हम लिखेंगे। फ़ॉन्ट साइज जो होता है वो उसको डिफाइन करने के ना बहुत से तरीके होते हैं, यानी आप REM में भी कर सकते हैं, पिक्सल में भी कर सकते हैं। अभी हम REM और पिक्सल जो है उसे देखेंगे। अगर आप एक REM लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 16 पिक्सल। अगर इसको आप 2 कर देंगे तो ये होगा 16 2 बार 32, ये 32 हो गया। इसे हम फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा यानी एडवांस टॉपिक में आ जाता है। जब हम सिर्फ जो REM और यूज़ हमने REM ही करना है, हमने जो PX है वो नहीं यूज़ करने, पिक्सल हमने यूज़ करने, हमने REM ही यूज़ करना है। जो मैं एडवांस कोर्स बनाऊंगा CSS का उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने REM किस तरह से इस्तेमाल करना है। अभी सिर्फ आप एक दफ़ा फ़ॉन्ट को लगाना सीखें। ये REM हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ, अब आपको मैं पिक्सल में बताता हूँ। पिक्सल में अब मैं 32 इसे पिक्सल कर देता हूँ 32। तो ये सेम ही लुक देना चाहिए। अगर सेम लुक देगा तो मतलब हमारे पास सही काम कर रहा है। ये देखो सेम आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 22, तो ये हमारे पास थोड़ा सा और छोटा हो गया। ये इस तरह से हम जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ लिखना है, उसके बाद जो उसका नंबर है या उसको REM होता है या VW होता है, VW आपने भी नहीं देना। जो अभी आपने सिर्फ REM और पिक्सल ये 2 यूज़ करने हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास एक तरह का टेक्स्ट जो होता है वो बोल्ड होता है कि हम कितना टेक्स्ट को पतला करना चाह रहे हैं, कितना हम टेक्स्ट को मोटा करना चाह रहे हैं। मैं इसी पे अप्लाई करूंगा फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ 100। आपने इसके साथ कोई पिक्सल नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आपने फ़ॉन्ट वेट लिखना है और उसके बाद इसकी जो है वो वैल्यू बतानी है। मैंने किया 300, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मैं इसके साथ ना इम्पोर्टेंट लगा दूंगा। इम्पोर्टेंट लगा दूंगा। ये मुमकिन है कि आप ये जितने भी लगा रहे हो उस पर काम कर रहा हो। ये देखिए, अब जब कोई भी काम नहीं कर रहा तो आपने उसको लगाते रहना। ये आपने 800 तक जाना है। आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है ना, 600 मतलब 600 से ये। अब देखिए कुछ टेक्स्ट होते हैं उनका जो फ़ॉन्ट वेट होता है, मैं आपको बताता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ से हमारे पास जो लेटर है उसका फ़ॉन्ट वेट हमने ऑलरेडी जो 400 है, मतलब 400 वाला सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो 400 का है और हमने 700 वाला भी किया हुआ है। और हम यहाँ पे जो है 600 दे रहे हैं। अगर हम 800 देंगे तो और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए और थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ये एक स्पेसिफिक ना वेट होता है जो एक जो टेक्स्ट होता है वो सपोर्ट करता है। अब इससे भी जो बेस्ट वे होता है ना, इससे बेस्ट वे खैर नहीं, वो इसका एक और अल्टरनेटिव है। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बोल्ड। अगर हम ने किसी फ़ॉन्ट को ज़्यादा वेट देना था, हम एक उसके लिए बोल्ड यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए हम और एक और बोल्डर। जिस तरह से हम ना कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट,
तो जो गुड है वो है हमारा फॉन्ट वेट, जो नॉर्मल है हमने देना ही नहीं, वो हमारा है गुड। उसके बाद जो हमारा आता है गुड, बेटर हमारे पास होता है बोल्डर, मतलब गुड से थोड़ा सा अच्छा। जो बेस्ट होता है वो होता है बोल्ड, मतलब जो बोल्डर होता है वो बोल्ड से थोड़ा कम होता है। ये आप इसे अंडरस्टैंड करें, सिर्फ आपको फॉन्ट वेट समझाना चाह रहा हूँ। फॉन्ट वेट आप दो तरीके से लगाएंगे, या तो आप बॉर्डर लिखेंगे या बोल्ड लिखेंगे, या फिर आप उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू देंगे। वैल्यू आप उसको किस तरह से देंगे, या आप उसको 200 लिखेंगे, 300 लिखेंगे। आपने इसे ट्राई करते रहना, आपके पास कौन सा काम कर रहा है। ये मुमकिन है कि आपके पास 300 वाला भी काम करे, 400 वाला भी काम करे। आपने लगाना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, आपको कितने वाला काम दे रहा है। अगर 600 वाला काम दे रहा है तो 600 वाला लगा रहे हैं। अगर नहीं कोई इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो रहा तो आप उसका जो फॉन्ट साइज है वैसे आप छोटा बड़ा कर लें, क्योंकि ज्यादा बोल्ड भी नहीं करना होता। जिस तरह से प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से करना होता है। तो हमारे पास फॉन्ट वेट जो है ये भी प्रॉपर्टी होगी। मैं अभी इसको 200 पे छोड़ देता हूँ। फॉन्ट वेट भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी फॉन्ट साइज हमने पहले कर लिया, फॉन्ट स्टाइल भी कर लिया, फॉन्ट वेट भी कर लिया। अब आ गया हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट जो एक रेयर सा एक एलिमेंट है, एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की, जो बहुत ही कम यूज होती है। ये मैं तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में नहीं करता, लेकिन अभी हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि जब आपने सीखना तो आपको आनी चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है। फॉन्ट वेरिएंट आप इस लिखेंगे और इसको लिखते हैं स्मॉल कैप्स। बस ये है, आप इसका थोड़ा सा आप फर्क देख लेंगे तो दूसरे से किस तरह आ रहा है। ये देखें इसका जो फर्क है, जहाँ पे फिक्रा खत्म हो रहा है उसका जो पहला टेक्स्ट है वो बोल्ड कर रहा है, उसके बाद जो बाकी टेक्स्ट हैं उन्हें नॉर्मल कर रहा है। स्मॉल कैप्स ये एक प्रॉपर्टी जो है इस पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इसका मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि दूसरे से हमारे पास जो टेक्स्ट है वो नजर, मैं इसे क्लास दे दूंगा, क्लास में दे दूंगा पी, ऐसे पी देता हूँ, क्लास पी। अब मैं जो स्मॉल कैप्स है ना डॉट पी पे लगाऊंगा। डॉट पी मीन क्लास जो है ना, जो नीचे वाला पैराग्राफ है उस पे लगाऊंगा मैं स्मॉल कैप्स, ताकि हमको फर्क नजर आए कि नॉर्मल में और इसमें क्या फर्क है। ये देखिए जो हमारे पास वैसे टेक्स्ट आ रहा है उस पर जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई हो रही हैं और वो काम कर रही हैं। ये देखिए ये बोल्ड नजर आ रहा है। जो फॉन्ट वेरिएंट है उसका जो यहाँ पे फुल स्टॉप आता है ना, उसका जो पहला वर्ड है उससे थोड़ा सा बड़ा भी कर रहा है और थोड़ा सा बोल्ड भी कर रहा है। तो ये हमारे पास एक फॉन्ट वेरिएंट के नाम से प्रॉपर्टी है। इसका यूज कम होता है लेकिन होता है प्रोजेक्ट के लिहाज से। अगर आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप इसे यूज करें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में टेक्स्ट को देखेंगे। टेक्स्ट को कलर करेंगे, उसकी अलाइनमेंट, उसकी डेकोरेशन, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट, टेक्स्ट इंडिटेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये हम सारी प्रॉपर्टीज आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कलर। किसी भी टेक्स्ट को कलर किस तरह से करना है, ये सिंपल जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वही मैंने लिया हुआ है और इसे ब्राउजर में ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसे कलर करते हैं। टेक्स्ट को कलर करने के लिए सिंपली हम जिस एलिमेंट में टेक्स्ट लगा है, स्पैन टैग में है, H1 में है, H2 में है या पैराग्राफ में, जिस भी एलिमेंट में लगा हुआ है उसका जो एलिमेंट का जो नाम है या टैग नेम, उसे हम करेंगे कॉपी या उस टैग को यहाँ पे करेंगे टारगेट और करली ब्रैकेट, उसके अंदर हम लिखेंगे कलर। कलर के बाद हम जो आंसर भी कलर देंगे वो वहां पे अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं ये कलर दे रहा हूं तो ये वाला कलर जो इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब हम ना इसको ऐसा करते हैं कि पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनके सारे सब जो है हम इस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर सके। मैं इसकी विड्थ जो है वो कम कर देता हूँ, मैं इसकी 50% कर देता हूँ। मैंने इसकी जो विड्थ है वो मैंने कर दी 50%। अब जो टेक्स्ट को कलर करना वो आपको पता चल गया। आप कोई भी यहाँ पे जो कलर है वो आप दे सकते हैं। मैं कोई भी रैंडम सा कोड ऐड करता हूँ, मे भी कोई कलर बन जाए। ये बन गया।
ये मैंने अंदाजे पे कोड लगाया पता और कलर बन गया, ये एक कलर बन गया। अब इसको हम ना एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड में इसको दे देता हूँ ब्लू। अब ब्लू का कोड तो मुझे याद नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई बनाते हैं, मे भी कोई मिल जाए। ये बन गया, अंदाजे पे मैं कर रहा हूँ और ये कोड बन रहा है। ये हमारा एक बैकग्राउंड कलर भी बन गया और बिल्कुल अंदाजे पे बनाया, मुझे कोई इसका कलर कोड याद नहीं था। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट। अब टेक्स्ट को अलाइन किस तरह से करना है? सबसे पहले तो इस टेक्स्ट को हम एक डिव में लगाते हैं ताकि अलाइनमेंट जो है वो उस लिहाज से हो। मैं एक डिव लेता हूँ, डिव को मैं देता हूँ क्लास पैराग्राफ और इस डिव को मैंने यहाँ से कट किया और ये नीचे लेकर आया, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे किया टारगेट। डिव को मैं क्लास के नाम से टारगेट करूँगा और इसको मैं विड्थ दे दूंगा 60% और ये जो 50% है इसकी कर देता हूँ ख़त्म। क्योंकि ये पैराग्राफ जो है वो डिव में है तो ये 60% का पैराग्राफ भी हो जाएगा। ये पैराग्राफ भी हो गया। अब हम जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। इसको हम थोड़ी सी हाइट भी दे देते हैं। हाइट में इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल। ये थोड़ी है, अब थोड़ी सी और कर 500 कर देते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर देते हैं। इसे काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है। ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि हमने इसको हाइट तो दे दी लेकिन इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। समटाइम्स ना कोडिंग में बहुत से एरर आते रहते हैं, मतलब जानबूझ के भी कुछ इनकार बैठता पता नहीं चलता। हमने उसको हाइट तो दे दी थी लेकिन उसको जो बैकग्राउंड कलर तो दिया नहीं था, तो हमें किस तरह से पता चलता कि उसकी हाइट कितनी है? 300 कर दे, हाइट इसकी थोड़ी सी और कम कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारे पास जो है सबसे पहले लेफ्ट अलाइन है, उसके बाद हमारे पास राइट अलाइन है और फिर हमारे पास जो है सेंट्राइज है और जस्टिफाई है। सबसे पहले हमारे पास इसको करते हैं अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हम करते हैं इसे। पैराग्राफ में जो है वो टेक्स्ट जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब जो इसमें जितना भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर पे हो जाएगा और ये पैराग्राफ पे अप्लाई कर दें। अगर डिव में करना है तो डिव में आप इसको इंपॉर्टेंट क्लास दे दें, ये सेंटर में आ रहा है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट पी के टैग पे लगा देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसमें थोड़ा सा हम ना टेक्स्ट और ऐड कर देते हैं क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं इसकी विड्थ कम कर दें, 40% कर दें। ये देखा, अब जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ रहा है। ये इसकी साइडें जो बराबर से ऐसे ऐसे छोटी होती जा रही हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ सेंटर है, अब मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट। ये जो टेक्स्ट है अब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब इसको मैं कर देता हूँ राइट, तो ये जितना भी टेक्स्ट है ये राइट अलाइन हो जाएगा। ये राइट हो गया। अब जो पैराग्राफ के लिए ज़्यादा यूज होता है वो होता है जस्टिफाई। ये हमारे पास हो गया जस्टिफाई। यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग दे लेते हैं, 10 पिक्सल ले लेते हैं हर तरफ से ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। ये हमारे पास जस्टिफाई। जो बेस्ट पैराग्राफ के लिए यूज होता है वो जस्टिफाई यूज होता है। जो एक लाइन है वो प्रॉपर बराबर से शुरू होती है और बराबर पे जाके ख़त्म होती है, यानी इक्वल जो उसकी विड्थ होती है वो शो होती है। हमारे पास कलर्स भी हो गए, अलाइनमेंट्स भी होगी। उसके बाद हमारे पास आ गए डेकोरेशन। हमारे पास डेकोरेशन की 3 तरह की होती है, एक होती है ओवरलाइन, एक होती है लाइन थ्रॉट और एक होती है अंडरलाइन। अब इसको हम जो मेन जो है ना टेक्स्ट की डेकोरेशन ये ज़्यादा होती है लिंक्स पे इस्तेमाल।
या हम किसी हेडिंग्स पे कर लेते हैं। मैं इसमें छोटी सी हेडिंग लगा लेता हूँ, मैं इसे कह देता हूँ हेलो एवरीवन लिख देता हूँ, जो भी ज़हन में आया आप लिख दें। अभी मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, ये हमारे पास हो गया। अब ये जो टेक्स्ट की डेकोरेशन है हम इस पे अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले H1 को यहाँ पे टारगेट करेंगे, H1 लिखा, इस सबसे पहले इसको जो कलर है वो कर दिया वाइट, ये वाइट का कोड है, ये वाइट होगा। अब जितनी भी टेक्स्ट की डेकोरेशन है हम इस पे लगाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल ओवरलाइन, ओवरलाइन, ये इसके ऊपर लाइन लगा देगा। आई थिंक नहीं लगी। अब टेक्स्ट डेकोरेशन जो स्टाइल है वो हम काट देते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स HTML5 के हैं, कुछ HTML के, जो हमारे पास काम करेगा हम उसे यूज़ करेंगे। अब ये HTML को HTML5 को सपोर्ट कर रहा है तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। ये ऊपर अंडरलाइन आ गई, तो अगर ओवरलाइन मैं इसको कर देता हूँ अंडरलाइन, पहले आइए ओवरलाइन, अब कर देते हैं अंडरलाइन। ये जो लाइन है वो अंडरलाइन हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें इसको काटना है, यानी ना तो जो लाइन है वो ऊपर हो और ना ही नीचे हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइन थॉट, लाइन, ये नीचे आ गई लाइन थॉट, तो ये बीच में से उसे काट देगा। तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट डेकोरेशन भी होगी। सबसे पहले हमने इसमें देखा टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट और टेक्स्ट डेकोरेशन। अब हमारे पास आ गई लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। अच्छा, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग में क्या फ़र्क है? ये लेटर स्पेसिंग है ना, वो ये है कि ये जो लॉरम लिखा है ना, LOREM, इन सब के बीच में जो स्पेस होगी वो होगी लेटर स्पेस, और जो होगी वर्ड स्पेस वो होगी यहाँ पे लॉरम खत्म हो रहा है, उसके बाद इप्सम है, इन दोनों के बीच की जो स्पेस होगी वो होगी वर्ड स्पेस। अब हम सबसे पहले देखेंगे लेटर स्पेसिंग। ये अब जो नेक्स्ट है वो हम सीखेंगे, डेकोरेशन हो गया, उसके बाद हम जो है लेटर स्पेसिंग ऐड करेंगे वर्ड में। तो उसके लिए जो हम ना लेटर स्पेसिंग पैराग्राफ में ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेटर स्पेसिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पिक्सल। ये बहुत ज़्यादा है वैसे, ये देखिए कितने ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उनमें स्पेस आ गई। इतनी ज़्यादा वैसे होती नहीं है, मैक्सिमम होती 1 px। बाकी ये डिज़ाइन जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी लेते हैं, या 1.4, 5, 6 इतनी एक रखते हैं, तो थोड़ी सी स्पेस हो जाती है ना, तो डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब उसके बाद आ जाता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग में आप वर्ड को कितनी स्पेस देंगे, मैं यहाँ पे 30 पिक्सल करता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखें ये कितने जो वर्ड्स हैं वो यानी एक दूसरे के से ज़्यादा स्पेस में आ रहे हैं। एक वर्ड जो है दूसरे से 30 पिक्सल यानी स्पेस ले रहा है। इतनी ये भी नहीं होती, ये भी थोड़ी होती है, लेकिन डिज़ाइन पे डिपेंड करता है किस तरह का डिज़ाइन है, उस हिसाब से होता है। अब अगर इसको मनफी में ले जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर रैप हो जाएंगे। इसको एनिमेशन वगैरह के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब ये वैसे हो तो ये, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग इसकी 15 हो, ये दूसरा रैप होगा। जब मैं इस पर होवर करूँ, ये आपको थोड़ा सा ना ऐसे सिखा रहा हूँ, इस पर होवर, और जब होवर करूँ तो इसकी जो वर्ड स्पेसिंग है वो 5 पिक्सल हो जाए। पहले मनफी में जब इस पर होवर करूँ तो ये 5 पिक्सल हो जाए। ये देख, इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये 5 पिक्सल में हो रही है। इसको अब ट्रांजिशन लगा देते हैं। ट्रांजिशन हमने लगा दी से ट्रांजिशन 2 सेकंड इज। अब ये 2 सेकंड में हमारे पास प्रॉपर शो होगा। ये देखिए 2 सेकंड में वो यानी 5 px की जो वर्ड स्पेसिंग है उसे यानी लेके आ रहा है, 15 px को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, हमारे पास वर्ड स्पेसिंग भी होगी। बेस से मकसद था आपको समझाना। वर्ड स्पेसिंग होगी और उसके बाद हमारे पास आ गई लाइन हाइट। लाइन हाइट इसको हम करते हैं ख़त्म। अब जो लाइन हाइट है ये भी एक बहुत बड़ा यानी अच्छा एक फंक्शन है
आई कैची डिज़ाइन के लिए। ये भी डिपेंड करता है आप किस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं। अब मैंने लाइन हाइट की, तो ये जो इसकी जो लाइन की हाइट होती है ना, वो कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। बाज़ का जो वर्ड्स हैं हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस में चाहिए होते हैं, बाज़ का हम थोड़ा उनको रैप करना होता है, यानी उनको एक दूसरे के साथ मिला देना होता है, तो उसके लिए हम ये लाइन हाइट यूज़ करते हैं। या किसी भी जो टेक्स्ट है उसे अलाइन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर मैं 20 करता हूँ तो ये स्पेस ज़्यादा ले लेगा, अगर मैं इसे ज़्यादा करता हूँ, यानी जितनी आपको डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए उस हिसाब से इसे आप स्पेसिंग दे सकते हैं। और ये जो उसकी सबसे पहले तो इसकी जो वर्ड स्पेसिंग है ना, ये ख़त्म करते हैं। अब ये देखिए ये कितनी, ये जो एक लाइन और दूसरी लाइन है उनके बीच की जो स्पेस ले रहा है, जितनी हम यहाँ पे दे रहे हैं, हम 60 पिक्सल दे रहे हैं तो इतनी ले रहा है। ये भी थोड़ी होती है, ये डिपेंड करता है डिज़ाइन पर। वैसे यानी थोड़ी, यानी जितनी लाइन की होती है ना, उससे 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर दें तो जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बेहतर है कि थोड़ा सा नीचे कर दें तो ज़्यादा साफ क्लियर नज़र आते हैं। ये हमारे पास ये भी हो गया, लाइन हाइट भी हो गई। उसके बाद हमारे पास आ गया टेक्स्ट इंडिटेशन। टेक्स्ट इंडिटेशन का मतलब होता है कि टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो। अब तो स्टार्ट ये शुरू से हो रहा है ना, ये लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से। जब टेक्स्ट इंडिटेशन देंगे तो ये जितनी हम इसे वहाँ पे स्पेस देंगे उस स्पेस से आगे से स्टार्ट होगा। यहाँ पे टेक्स्ट इंडेक्शन, तो ये हम इसे दे देते हैं 30 पिक्सल, 23 दे देते हैं। तो ये 23 की जो है वो स्पेस ले है। टेक्स्ट इंडिटेशन जब हम इस लिखे तो इसे लिखेंगे टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट हम इसे 123 कर देते हैं। तो ये जो स्पेस है ये इतनी स्पेस छोड़ के उसके आगे से स्टार्ट कर रहा है। ये जो फर्स्ट में जितनी हम उसको टेक्स्ट इंडेंट देंगे उतनी वो स्पेस छोड़ के उससे आगे पैराग्राफ वो स्टार्ट करेगा। तो हमारे पास जो टेक्स्ट इंडेंट भी हो गया। अब हमारे पास क्या रहेगा, अब हमारे पास आएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि किस यानी कैटेगराइज में हो, किस तरह से हमारे पास शो हो, कैपिटल हो, स्मॉल हो, तो उसके लिए हम यूज़ करें। इसी पे हम ये भी अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट इंडेंट को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे लिखने हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अगर हमको सारे पे कैपिटल चाहिए तो हम अपर केस करेंगे, ये सारे अपर केस होगा। अगर हमें सारे जो है लोअर केस चाहिए तो हम यहाँ पे लोअर केस लिखेंगे। अगर हमें हर जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो बड़ा चाहिए और बाकी स्मॉल चाहिए, जिस तरह से अच्छे होते हैं, तो वो हम उसके लिए लिख सकते हैं अपर केस, लोअर केस, और होता है हमारे पास कैपिटलाइज्ड। इसमें जो पहला हर्फ होगा वो हमें बड़ा नजर आएगा और बाकी जो है वो ये स्मॉल लेटर जो होंगे वो नजर आएंगे। फर्स्ट कैपिटल होगा और बाकी सारे जो स्मॉल लेटर्स होंगे। तो दोस्तों आज हमने इसमें जो टेक्स्ट है वो सीखा। टेक्स्ट में हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर किए, हमने कलर उसका देखा, उसकी अलाइनमेंट्स देखी, डेकोरेशन देखी, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, और उसके बाद हमने इसकी लाइन हाइट, टेक्स्ट इंडिटेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अभी आप ये सिंपल एलिमेंट सीख रहे हैं, सिंपल इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये आप सीख रहे हैं। इससे आप अभी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये बेसिक चीज़ें चूज़ होती हैं, कोई नई चीज़ नहीं आती। और ये बिल्कुल ये एडवांस टॉपिक्स समझ लें, बिल्कुल ये आते बेसिक में, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट, ये आप अभी से इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम के बाद इसे सीखना शुरू किया। हमारा काफ़ी टाइम जो है ना पहले यानी वेस्ट हुआ। आप भी वेस्ट ना करें, अपने टाइम को बचाएं और अभी से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इस वीडियो में हम CSS के जो लिंक्स हैं वो सीखेंगे। हम किस तरह से CSS को जो लिंक्स हैं उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं और उन पे एक स्टाइलिंग जो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले लिंक और उसके बाद उसके होवर और विजिट और एक्टिव, ये 4 इवेंट्स हैं, हम इन चारों को देखेंगे। सबसे पहले हम HTML फाइल में आएंगे और यहाँ पे एक लिंक लगाएंगे, एक टैग, और यहाँ पे लिख देंगे क्लिक में।
और यहाँ पे लगा देंगे हैश। सबसे पहले तो ये जो टैग है यहाँ पे इसे करेंगे टारगेट, और इसे यहाँ पे कलर करेंगे कलर, इसको मैं कर देता हूँ कोई सा भी मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, कोई ना कोई बन नहीं जाएगा। FAF ये बन गया एक, कोई ना कोई बन नहीं जाता है, ये बन रहा है। बस जो इसका एक कलर है वो ये वाला थोड़ा सा येलो वाला हो जाए, ये देखो वो येलो वाला हो भी गया है, ये देखो ना, ये जो कलर मैंने वहाँ पे लगाया वो हो भी गया है। और इसके नीचे एक यहाँ पे इसका जो कलर है वो और करते हैं ताकि हमारे पास अच्छी तरह से शो हो, ये हम लगा देते हैं, ये कलर हमारे पास शो हो गया। अब इसके अंदर नीचे एक अंडरलाइन आ रही है, उसे हमने ख़त्म करना है, वो मैं लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो इसकी जो अंडरलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो है ना खाली जब है तो इसका कलर ये आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब ये एक लिंक बन जाए तो इसका कलर चेंज और हो, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा के इसको लिंक लिखूँगा। ये देखिए आपने ये डबल जो है ना कॉलम ये लगाने हैं तब, और उसके बाद लिंक, आप इसके लिंक जो है उसे टारगेट कर रहे हैं। इसका लिंक कौन सा है, ये है href। इसके अंदर हम कोई एड्रेस देंगे तो जब इसे हम फिर उसके बाद उधर स्टाइल करेंगे तो इसका जो मेन जो नज़र आने वाला स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं इस करके आपको दिखाता हूँ, जो लिंक है उस पर इसका कलर कर देते हैं हम जी रेड, ताकि अच्छी तरह से शो हो जाए। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो कोई काम नहीं कर रहा, मैं इसमें एक कोई ना लिंक्स जो है वो ऐड करके देखता हूँ, google.com, ये किस में लिंक आ गया। अब ये देखें इसका जो कलर है वो रेड हो गया। अगर CSS के यानी जो एक टैग है अगर उसमें कोई लिंक नहीं लगा हुआ तो सिंपली एक टैग को टारगेट करके उसे स्टाइल कर दें। अगर उसमें लिंक लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि उस लिंक को लिंक जिन में लिंक्स लगे हुए हैं वो अलग से स्टाइल हो जाए, तो उसके लिए आप ए टैग जो है उसे आप टारगेट करोगे और उसके जो लिंक इवेंट है उससे आप टारगेट करोगे तो आपके पास वो शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है होवर इफेक्ट है, ये जो यहाँ पे ए टैग को हम टारगेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे होवर, कि जब इसके होवर का मतलब होता है कि इसके ऊपर जब माउस हो तो इसका जो कलर है वो हो जाए ग्रीन, उसका कलर हो जाएगी ग्रीन, इसके ऊपर लेके गए और ये इसका जो कलर जो है वो ग्रीन हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि अब जो इसका विजिट है ना, विजिटेड उस पे जो इसका कलर है ना वो उसका हो जाए जी ब्लू। और एक जो है हमारे पास और भी है इसका फंक्शन, पहले हम विजिट वाले पे क्लिक करते हैं। अब इस पे जब मैं होवर किया तो ये हो गया जी हमारे पास ग्रीन। जब इस पे आई थिंक जो विजिटेड है ना, मैं पहले ना इसको कोई ना कोई लिंक लगा देता हूँ, गूगल का जो फीचर है ना वो लगा देते हैं, यहाँ ये गूगल लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास गूगल का लिंक जी आ रहा है, इसी को यहाँ से करेंगे कट और इसमें पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे पास जो लिंक है ये वर्क करने लग जाए। ये हमारे पास जो लिंक है वर्क कर रहा है। तो ये देखिए जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जब ये विजिट हो गया तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। जब पहले विजिट नहीं था तो अब इसका कलर नॉर्मल था, अब जब इसको विजिट किया तो इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया जैसा कि हमने वहाँ पे दिया था। अब इसका एक और, अब ये जो विजिट है ना इसे एक दफ़ा करते हैं कमेंट कर देते हैं और इसके नीचे जो हम ए और उसका जो है एक्टिव उस पर लगाते हैं इसका कलर पर्पल, कि जब ये बटन एक्टिव हो तो इसका जो कलर है ना वो पर्पल हो जाए। इसे मैं बैक ले जाता हूँ। जब हमारे पास जो लिंक वाला कलर होवर पे ग्रीन और जब इस पर मैंने किया क्लिक तो ये पर्पल, जब ये एक्टिव होगा तो ये हो जाएगा पर्पल। जब मैं इसको विजिट कर देता हूँ कि इसे एक दफ़ा कोई देख ले तो उसके बाद इसका जो कलर है ना वो ब्लू ही रहे, तो उसके लिए मैं जो विजिटेड वाला कलर है
वो लगाऊंगा। अब जो मर्जी इस पे बंदा क्लिक कर रहा है तो कलर जो है चेंज हो रहा है जब ये एक्टिव हो रहा है। उसके अलावा ये जो लिंक है ये पहले से विजिटेड है, तो जितनी बार यूज़र आएगा ये जिस जो लिंक को यूज़र विजिट कर लेगा उस सब का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हम इससे एक छोटा सा फंक्शन भी बना सकते हैं जो कि हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियोस में बनाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में लिस्ट लगाना सीखेंगे और इस लिस्ट को स्टाइल भी करेंगे। HTML में हम लिस्ट्स लगाएंगे और CSS की मदद से उसे स्टाइल करेंगे। तो जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास HTML में दो किस्म की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट की। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है इसमें कोई नंबरिंग नहीं होती और ऑर्डर लिस्ट में एक स्पेसिफिक नंबरिंग होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। उसके लिए अपनी HTML की फाइल में आऊँगा और यहाँ पे एक मैं लिस्ट लगाऊंगा। लिस्ट लगाने के हिसाब से जो पहला काम होता है वो होता है UL। जो U का मतलब होता है अन और L का मतलब लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। जब आपने अनऑर्डर लिस्ट लगानी है तो उसके लिए आपने UL लिखना है। जब आपने ऑर्डर लिस्ट लगानी है तो उसके लिए OL। अभी हम चूंकि अनऑर्डर लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो हम UL लिखेंगे। इसके अंदर हम लगाएंगे LI। LI का मतलब है लिस्ट आइटम, L का मतलब लिस्ट और I का मतलब आइटम, लिस्ट आइटम। और यहाँ पे मैं इसे कहूँगा आइटम 1, दूसरी में कहूँगा आइटम 2 और तीसरी में कहूँगा TW2 और तीसरी जो मैं कहूँगा 3। अब ये हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है, ये HTML खाली फाइल से रीलोड किया, ये हमारे पास इस तरह से कुछ शो हो रहा है। मैं इसे ये जूम किया अब मैं इसे यानी जो उसकी रीसेट प्रॉपर्टी है उस पर कर दिया मैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये मैंने 450 पे आई थिंक 400 पे मैंने इसे जूम कर दिया। अब सबसे पहले इसको समझे कि लिस्ट जो है इस तरह ये इसके जो साइड पे ना बुलेट्स आ रहे हैं। जब भी हम लिस्ट लगाते हैं तो हमारे पास यानी एक तो लिस्ट आती है ना सीधी यानी ऊपर से नीचे, इसी को हम लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, इसी को हम मेन्यूज भी बना सकते हैं और मेन्यूज के लिए लिस्ट ही इस्तेमाल होती है, UL इस्तेमाल होते हैं। अनऑर्डर लिस्ट जो है वो जितने भी नैव बार होते हैं उनके लिए UL इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले जो इसके ये बुलेट्स है ना इनके साथ हम खेलते हैं कि इन बुलेट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैं सबसे पहले ये करूँगा टारगेट में क्या करूँगा UL। अनऑर्डर लिस्ट को मैंने टारगेट किया, CSS की फाइल में आया और मैंने अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट किया। मैंने कहा कि अनऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर जो LI है, पहले मैंने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट किया, फिर उसके अंदर जो LIs हैं लिस्ट आइटम्स हैं उनको टारगेट किया और मैंने यहाँ सबसे पहले कह दिया लिस्ट स्टाइल नन। जब मैं करूँगा लिस्ट स्टाइल नन तो ये जितने भी इसके बुलेट्स हैं वो गायब हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये गायब नहीं करने, मुझे और काइंड्स में चाहिए। तो उसके लिए मैं इसके नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप। तो उसके में सबसे पहले एक है सर्कल, हमारे पास एक सर्कुलर होता है जो कि सबसे पहले शो हो रहा था, ये हमारे पास सर्कुलर आ गया। अच्छा ये जो सर्कुलर है इसमें जो सर्कल है ना वो खाली है, एम्प्टी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक डिस्क। जो डिस्क वाला होता है वो उसका जो सर्कल होता है वो फिल होता है। जो हमारे पास सर्कल होगा उसका जो टाइप अगर सर्कल होगी तो जो उसका सर्कुलर शेप होगी ना वो हमारे पास फिल नहीं होगी, लेकिन जब हम डिस्क इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास वो एक फिल होगी। अब इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट है वो है स्क्वायर। तो हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट टाइप है। एक हमारे पास है सर्कल जिसमें एक सर्कुलर शो होगा लेकिन वो अंदर से खाली होगा। दूसरा हमारे पास है डिस्क, वो भी सर्कुलर होगा लेकिन वो फिल होगा, किसी भी यानी ब्लैक कलर से फिल होगा, हम उसका कलर बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया स्क्वायर। हमारे पास 3 किस्म की होगी, ये 3 किस्म की जो है ना लिस्ट स्टाइल टाइप वो होगी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनऑर्डर लिस्ट। इसको मैं ऐसे लगा रहूँगा और इसके नीचे मैं अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा
और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है ना, वहाँ पे जहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिखा है वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट कर दूंगा, सिर्फ यू को ख़त्म करके OL कर दूंगा। आप देखें इनमें क्या फ़र्क है। ये देखें जो मैंने लगाई है ना अनऑर्डर लिस्ट, उसमें नंबरिंग नहीं शो हो रही, उसमें सिर्फ बुलेट्स शो हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने OL लगाई, ऑर्डर लिस्ट लगाई, तो उसमें हमारे पास नंबरिंग शो हो रही है। मैं इसकी यहाँ से टाइप चेंज भी कर सकता हूँ। इसकी टाइप जो है मैं यहाँ से अगर A कर दूंगा तो हमारे पास जो बुलेट्स हैं वो ABC शो हो जाएंगी। अगर मैं इसको स्मॉल a लिखूंगा तो हमारे पास स्मॉल ABC शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं I लिखूंगा तो जो रोमन वाली गिनती है वो हमारे पास शो हो जाएगी। अगर मैं कैपिटल I लिखूंगा तो हमारे पास जो कैपिटल आईज हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगी। या भी हम एक्चुअली में कोई लिस्ट लगाते हैं किसी टेबल में, किसी पैराग्राफ में, तो हम OL यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वो नहीं यूज़, अगर मेन्यूज़ लगाने हैं या कोई भी हमने लिंक्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम UL इस्तेमाल करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन असल जो बताने की बात है ना, ये जो OL है इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ना ये बड़ी इफेक्टिव है। मैं आपको कुछ इसकी टाइप्स जो है वो बताता हूँ। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसी OL को मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे UL लिखा, वहाँ पे O लिख दो। मैं टाइम बहुत है ना बचा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट से काम ज़्यादा चला रहा हूँ। लिस्ट स्टाइल टाइप, सबसे पहले जो हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ है ना, सर्कल, रिस्क और स्क्वायर, वो UL के लिए हैं। वो आप इस पर नहीं आपने इस पर नहीं लगानी, ना ही लगाने की ज़रूरत है। और वैसे वो मे भी काम भी ना करें, मैं एक दफ़ा लगा के देखता हूँ, हो सकता है काम करें, लेकिन ये देखिए बल्कि ठीक है काम कर रही हैं। मतलब जो UL की हैं वो हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ना सर्कल भी लगा के देखता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज जो है अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप सारी की सारी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारी लिस्ट स्टाइल टाइप है ना, यहाँ पे इसको कर देता हूँ आर्मीनिया। ये हम करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह के कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो शो कर देंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको UL पे भी लगा के देखता हूँ वहाँ पे लग रही है कि नहीं लग रही। ये मैं भी दरअसल फर्स्ट टाइम आपके सामने ही ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि UL पे मैं वही 3 यूज़ करता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब आप कोई भी लिस्ट लगाएं, आप इनकी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप है, वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और देखते हैं, जो UL है इसके अंदर मैं टाइप लिखता हूँ A, अब नहीं कर रहे। अच्छा, जो UL और LI है ना, इसमें ये फ़र्क है, यहाँ पे हम इसे टाइप दे सकते हैं। यहाँ पे A दी ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका ना इधर जो टाइप है वो ख़त्म करनी पड़ेगी दोनों की। आई थिंक यहाँ से भी ख़त्म की और यहाँ से भी ख़त्म की। हाँ, जो UL है उसमें जो टाइप है वो टाइप वाला एट्रीब्यूट है वो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन OL में कर रहा है। ये इनमें फ़र्क है। यहाँ से इसका जो मैं टाइप है वो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए नहीं। ये हमारे पास अब हमने सेम रिज़ल्ट लाना है, तो उसके लिए लिस्ट स्टाइल आर्मीनियन ये आ गया। और इसकी जो यहाँ से टाइप है ना वो मैं कर देता हूँ ख़त्म, ताकि हम जो CSS की मदद से टाइप अप्लाई करेंगे वो शो हो। दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है डेसिमल। हम इसको डेसिमल जो सेम नंबरिंग वाली थी ना, अगर आपने HTML यूज़ नहीं करनी तो आप इसको साथ इन CSS के ज़रिए आप इसे लगा सकते हैं। ये डेसिमल इसके साथ जो नंबरिंग है वो आ गई। उसके बाद हमारे पास इसकी ना मोर देन 20 जो है ना काइंड्स वो हैं। अब मैं सिर्फ 2-4 जो ज़रूरी हैं वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास एक आती है लोअर ग्रीक। ये देखिए लोअर ग्रीक, यहाँ पे इसकी जो टाइप है और आ रही है। अच्छा, आप यहाँ से ना कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे ना, तो इसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी यानी शो हो जाएंगे। आप जौन सी मर्जी लगा लें यहाँ से, आप जो अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ से कर लें। मैं ये यहाँ पे लोअर हेक्साडेसिमल नहीं, आई थिंक ये नहीं, इधर से मैं ये लगाऊंगा, क्योंकि कुछ जो है वो सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ से लोअर अब ये देखते हैं काम कर रही है कि नहीं, ये उस पर वर्क नहीं कर रही। उसके बाद हमारे पास एक है अपर, आई थिंक मुझे याद, अपर अल्फ़ा।
क्योंकि हम अपर अल्फा यानी अगर आप ABC लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर मुझे भी काफ़ी दिन हो गए इसको अप्लाई किए हुए, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, ना इसे इतना ज़्यादा कोई यूज़ करता है, ना इसके अंदर इतना डीप जाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इसके साथ कुछ ना कुछ जो है वो चेंज कर सकते। एक और मेरे जहन में आ रहा है, आई थिंक वो थी हाँ ये आ गई डेसिमल लीडिंग 0। ये देखिए, अब अगर आप चाहते हैं कि साथ में 0 और 0.1 0.2 0.3 इस तरह से शो हो तो आपके पास ये है डेसिमल लीडिंग 0। और भी इसकी बहुत सी कायदे हैं, लेकिन जितनी ज़रूरी है वो आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपने इन्हें ख़त्म करना है तो आपके इसकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप है ना वो आप नन कर दें, तो ये आपके ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि नायब बार वगैरह में हमें नहीं चाहिए होती, तो उसके लिए हम इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो CSS की जो लिस्ट की प्रॉपर्टी है, हमने स्टाइल भी कर लिया और लिस्ट स्टाइल टाइप भी कर लिया। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन ये हमारे पास, इसकी जब ना अब कोई ना कोई हमें टाइप देनी पड़ेगी। टाइप मैं इसकी दे देता हूँ अपर रोमन, दे देता हूँ अपर रोमन। ये साथ आ गया। अब इसकी इनसाइड और आउटसाइड इसकी पोजीशंस होती हैं। अब इनसाइड और आउटसाइड का क्या मतलब है, उसके लिए सबसे पहले ना मैं इनसाइड जो है वो लगाता हूँ और यहाँ पे से ना एक पैडिंग थोड़ी सी देता हूँ, मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल दे देता हूँ। और इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं स्काई ब्लू दे देता हूँ। अब इसे रीलोड करता हूँ। ये देखिए, अगर हम इनसाइड लगाएंगे ना, लिस्ट जो पोजीशन होगी, लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो होगी, इधर आ गया लिस्ट स्टाइल पोजीशन, अगर इनसाइड होगी तो ये जो बुलेट्स होंगे, ये जो इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं साइड पे, वो उसके अंदर ही शो होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आउटसाइड कर दूंगा लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, तो जो लिस्ट की स्टाइलिंग है वो अलग शो होगी और साथ में जो बुलेट्स हैं वो स्टाइल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास कुछ चंद एक प्रॉपर्टीज थी लिस्ट की जो हमने आज डिस्कस की। जो इसके हिसाब से ज़्यादा जो ज़रूरी प्रॉपर्टीज है ना वो स्टाइल और स्टाइल टाइप है, और स्टाइल लिस्ट स्टाइल पोजीशन ये भी, यानी आप अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के वाले से होता है, लेकिन जो उसकी इतनी ज़्यादा टाइप्स है ना उनमें सिर्फ चंद एक जो है वो हम यूज़ करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, रोमन, अल्फ़ा और थी, अपर ग्रीक थी, लोअर रोमन थी, लोअर लैटिन थी, लोअर अल्फ़ा, और उसके बाद और भी इसकी बहुत सारी नन है, इनहेरिटेंस है। इसकी इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं कि आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने जो यूज़ करनी हो वो आप करेंगे। लेकिन जितनी 3-4 आपको बताइए ये यूज़ होती हैं, इसके ज़्यादा जो है ना वो यूज़ नहीं करते। अगर कभी यूज़ करनी पड़ जाए तो आप उसे यानी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS के ज़रिए टेबल को स्टाइल करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, एक टेबल किस तरह से काम करते हैं। ये एक समझ लें कि एक टेबल है। सबसे पहले एक इस तरह से ना एक यानी लगा लें, बॉक्स लगा लें, वो होता है वो ये एक एज अ TR काम करता है। इसके अंदर मैं ये कलर ब्लैक फिल कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम जितने भी TD लगाएंगे ना, ये समझ लें जो ब्लैक वाला ना, ये हमारे पास एक आ गया, ये आप समझ लें हमारे पास एक है TR, और यहाँ से मैं एक और ना कलर जो है फर्स्ट कलर में इसका चेंज करता हूँ और यहाँ से एक और लगाता हूँ। अब ये जो इसके अंदर ये जो दूसरे है ना, ये पर्पल कलर वाले, ये इसके अंदर है TD और TH, ये सेम ही काम करते हैं। सेम मीन काम का मतलब कि सेम इनका डिज़ाइन होता है। ये TR के अंदर हॉरिजॉन्टल शो होते हैं, लेकिन जो TH है वो टेबल की हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो TD है वो टेबल के डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसे ना प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल का टैग लगाएंगे, टेबल, और जब टेबल का टैग लगाएंगे ना तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक होता है TR, ये जो ब्लैक वाला मैंने आपको शो करवाया, किधर ये पेंट, ये वाला, ये जो ब्लैक वाला, ये हमारे पास एक TR है। ये हमारे पास TR लग गया। इसके अंदर एक लगाएंगे TD, उसे देंगे हम नेम।
ये हमारे पास उसी तरह से शो हो रहा है। इसके ऊपर बॉर्डर इसलिए शो हो रहा है कि यहाँ से मैंने पहले बॉर्डर लगाया था, वो अब ये देखा ख़त्म हो गया। पहले इसके ऊपर ना एक बॉर्डर लगा हुआ था, तो CSS की फाइल को मैंने सेव नहीं किया था, इसलिए ऑटोमेटिकली शो हो रहा था, लेकिन ऑटोमेटिकली इस पर बॉर्डर शो नहीं होगा। अब इसके अंदर मैंने एक और TD लगाया, TD यहाँ पे मैंने इसको दे दिया क्लास। अब ये देखें, ये जितने भी इसके अंदर TD होंगे ना वो हॉरिजॉन्टल शो होंगे। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये थोड़ा सा जूम हो गया। जिस तरह से मैंने पेंट में शो किया था कि ये एक पहला TD है, ये दूसरा TD और ये तीसरा TD है, जितने भी आप TD लगाएंगे एक TR के अंदर वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टली शो होंगे, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट जो शो होंगे। अगर अब हमने इसके नीचे एक और TR लगाएंगे, ये हमने इसके नीचे एक और TR लगाया, मतलब इसके अंदर इसके नीचे हमने सेम ये जो ब्लैक वाला है ना बॉक्स, इसी तरह का हमने एक और इसके नीचे बॉक्स लगा दिया। अब ये जो हमारे पास एक और TR लग गया, और यहाँ से मैं ये हमारे पास TR है, इसके नीचे एक और TR मैंने लगा दिया। ये समझ लें कि ये जो TR यहाँ पे लगा है और पेंट में हमने ये एक जो ब्लैक वाला लगा दिया TR, एक बॉक्स बना दिया, ये सेम ही समझ लें। अब इसके अंदर जितने भी मैं TD लगाऊंगा, इस TR के अंदर जितने भी मैं TD लगाऊंगा वो सेम इस तरह से काम करेंगे जिस तरह से मैं आपको पेंट अभी करके दिखाऊंगा। ये अब जो मैं इसके अंदर पहला TD लगाऊंगा वो इस TD के नीचे शो होगा। इसका मैं जो फर्स्ट कलर है वो भी चेंज करता हूँ। ये इसका जो फर्स्ट TD है उसके फर्स्ट वाले के साथ नीचे शो होगा, बिल्कुल नीचे शो होगा। जो दूसरे वाला होगा इस दूसरे वाले के नीचे शो होगा, जो तीसरे वाला है इस तीसरे वाले के नीचे शो होगा। इसी तरह अगर मैं अभी ना करके भी दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिया TD, एक और लगाया, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया, बाबर लिख दिया, और इसके नीचे मैंने क्लास जो मैंने लिख दी BSSC, SC मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये हमारे पास ये ऊपर नीचे जो है ना शो हो रहा है, जिस तरह से ये बॉक्सेस शो हो रहा है ना, इसी तरह से सेम टू सेम ये इस तरह से शो हो रहा है। अब मैं इसके नीचे एक और डाटा शो करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक और TR लगाऊंगा। TR मीन ये एक ब्लैक वाला बॉक्स है ना, ये एक इसके नीचे एक और ब्लैक वाला बॉक्स में लगा दूंगा। ये ब्लैक वाला बॉक्स इसके नीचे लगा रहा हूँ। ये समझ इसे एक दफा फर्ज कर ले। अब इसके अंदर में जितने जितने मैं इसके अंदर लगाऊंगा ना TD, वो इसके नीचे शो होंगे। यानी एक TR और TD ये एक सीक्वेंस में चलते हैं। जितने ऊपर TR होंगे और उसके नीचे जो हम TR लगाएंगे ना वो सेम उसी तरह से उसके नीचे शो होगा, और TD जो होंगे वो भी फर्स्ट रो का यानी जो TD होगा सेकंड रो के TD के ऊपर नीचे शो होगा, और थर्ड वाला उनके नीचे, फोर्थ वाला उसके नीचे। फर्स्ट वाले एक दूसरे के नीचे शो होंगे, सेकंड वाले एक दूसरे के नीचे, और थर्ड वाले एक दूसरे के नीचे। जिस तरह से ये जो रंग बिरंगे एक ब्लैक TR है उसमें जितने भी ये दूसरे छोटे छोटे बॉक्स हो रहे हैं, इनको आप एज अ TD फर्ज कर लें, ये हमारे TD हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब सेम मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया या TR को, और इसके नीचे एक बार और पेस्ट कर दिया, मतलब हमने एक और TR लगा दिया। ये देखिए इसके नीचे शो हो रहा है। अब मुझे जो है ना वो सिर्फ 2 ही चाहिए। मैं इसके अंदर एक और TD लगाऊंगा, और यहाँ पे क्लास मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा सिटी दे दूंगा, और यहाँ अब मैंने सिटी लिखना है तो ये थर्ड वाला TD है। अब यहाँ पे एक थर्ड वाला TD बनाऊंगा, और यहाँ पे अपनी सिटी का नाम लिख दूंगा। मैं लिख देता हूँ ये कमालिया, जो मेरी सिटी है ये। अब जितने भी TD हैं और दूसरे TD एक दूसरे के ऊपर नीचे शो हो रहे हैं। मेन जो आपको टेबल एक्सप्लेन करना नहीं, मेन जो है वो CSS की प्रॉपर्टीज इन पे अप्लाई करना है, लेकिन जो टेबल का कंसेप्ट है वो भी आपको पहले समझ में आना चाहिए। तो उसके बाद अब ना इनको एक बॉर्डर लगाते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे पास सेपरेट शो हो। तो उसके लिए मैं ये जो टेबल टैग है इसको टारगेट करूंगा, CSS की फाइल में यहाँ पे लिखूंगा टेबल, और इसको मैं एक बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड आपने लाजमी लिखना है। सॉरी वाइट तो नहीं, हमने इसे ब्लैक लगाएंगे। जी ब्लैक लग गया।
ये जो इसके ऊपर एक समझ लें कि एक बॉर्डर लग गया, लेकिन हमने जो बॉर्डर है ये जो इसके अंदर टेबल डाटा है इसके ऊपर भी लगाना है। तो उसके लिए मैं जी उन टेबल जो है डाटा उसको टारगेट करूँगा टीडी टेबल डाटा, और उसे मैं एक बॉर्डर लगा दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं इसे भी ब्लैक कर दूंगा। ये देखिए अब ये जो टीडी है उस पर भी बॉर्डर लग गया, और जो टेबल टैग है उस पर भी जो है वो बॉर्डर लग गया। अब ये जो ना डबल बॉर्डर शो है, अब मैं इसे अगर ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ना इसकी प्रॉपर्टी में आऊँगा और इस यहाँ पे लिखूँगा टेबल बॉर्डर कोलैप्स, ये बॉर्डर कोलैप्स। अगर मैं इसके आगे कोलैप्स लिख दूंगा तो ये जी जो डबल बॉर्डर होगा वो ख़त्म कर देगा और सिंगल बॉर्डर ले लेगा। अगर मैं इसको सेपरेटेड कर दूंगा कि दोनों जो बॉर्डर हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो, तो ये सेपरेटेड शो होंगे, क्योंकि मुझे अभी कोलैप्स चाहिए ताकि एक ही बॉर्डर शो हो। तो हमारे पास ये जो एक ही जो बॉर्डर है वो अब हमारे पास शो हो रहा है। अब उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये नेम क्लास और सिटी, ये हमारे पास है टेबल हेडिंग। तो हमने लगाया है टीडी, हमने यहाँ पे कर देना टीएच। इन सब को मैं इकट्ठा सिलेक्ट करूंगा, इन सब के सामने आऊँगा, कंट्रोल और क्लिक करता जाऊंगा, यहाँ से इनको सिलेक्ट किया और ये टीएच कर दिया। अब जो टीएच है ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल की हेडिंग होती है, इसमें जितना भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो थोड़ा सा बोल्ड होता है और सेंटराइज्ड होता है। अब ये देखें, ये सेंटर में भी है और थोड़ा सा बोल्ड भी हो रहा है दैन दूसरों से। अब इसके ऊपर बॉर्डर नहीं लगा हुआ क्योंकि हमने टीडी पे लगाया, टीएच पे तो लगाया नहीं। यहाँ पे मैं कॉमा डाल के टीएच लिख दूंगा कि टेबल डाटा पर भी हो और टेबल हेडिंग पर भी हो, ये दोनों पे बॉर्डर लग गया। अब हम टीएच जो है ना इसे टारगेट करेंगे। टीएच इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। इसको मैं एक हाइट दे देता हूँ, स्पेसिफिक हाइट दे दी मैंने इसको 100 पिक्सल, ये इसकी 100 पिक्सल होगी। अब मैं जो इसका टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे शो हो, तो उसके लिए मैं इसको करूँगा वर्टिकल अलाइन टॉप। ये जो टेक्स्ट है वो टॉप पे चला जाएगा। अगर मुझे बॉटम पे चाहिए तो मैं यहाँ पे बॉटम लिख दूंगा, तो ये हमारे पास जो वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट है टीएच का वो हमारे पास नीचे आ गया। उसके मेन जो था बताना वो आपको था टेबल को हम किस तरह से ये स्टाइल कर सकते हैं, उसमें किस तरह से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब उसके अलावा इसको हम एक स्पेसिफिक हाइट विड्थ भी दे सकते हैं टेबल को। अब टेबल को हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, कोई भी मैं यहाँ से बनाता हूँ अपनी तरफ से। कोड मुझे भी याद नहीं है, अपनी तरफ से कोई बनाऊंगा जो बन गया। ये मैं DH, ये हमारे पास एक ऑटोमेटिकली मैं लिख रहा हूँ और कोई ना कोई कलर बन रहा है। ये हमारे पास इसके ऊपर जो बैकग्राउंड कलर लग गया, हमने टीएच पे लगाना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे कोई सा भी मैं एक कलर बना लूंगा। बन रहेगा ऑटोमेटिकली, मैं बना रहा हूँ। अगर कोई बन गया तो ये बन गया एक। ये जो टीएच है उन पे एक जो टीएच है उस पे हमने बैकग्राउंड कलर लगाया और वो भी लग गया। अच्छा, अब इसको ना मैं ख़त्म करता हूँ सबको, इसको भी ख़त्म किया और इसको भी मैंने किया ख़त्म। और जो बॉर्डर कोलैप्स है इसे मैं कर देता हूँ सेपरेटेड। अब ये और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ ख़त्म, ताकि हमारे पास सही तरह से शो हो। अब मिसाल के तौर पर जो सिटी है इसके नीचे कमालिया है, लेकिन कमालिया टीडी तो दिया हुआ है लेकिन खाली है, उसमें कोई डाटा नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये फिर भी टीडी जो है वो शो हो रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्प्टी, जो कोलैप्स इम्प्टी सेल्स है ना, इम्प्टी सेल्स वो हमारे पास हाइड हो जाए। जितने भी खाली होंगे वो हमारे पास हाइड हो जाएंगे। ये देखा, अब जो इम्प्टी वाला है उसके ऊपर बॉर्डर नहीं आ रहा, हालांकि टीडी लगा हुआ है। जो सिंपल जो टेबल का स्टाइलिंग थी उसके यानी बॉर्डर वगैरह लगाना और इतना ही था। इसके अलावा आप उसको जो टेक्स्ट है वो अलाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट पे कर सकते हैं। जितनी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन था वो टेबल का आपको बताना कि टेबल को अगर हम किस तरह से टारगेट करेंगे और उसको जो टीएच या टीडी है उसको किस तरह से हम बॉर्डर वगैरह लगाएंगे। टेबल जो डबल आ गया तो उसे किस तरह से सेपरेट करेंगे या उसको कोलैप्स करेंगे। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको जो टेबल का कंसेप्ट है ना वो समझ में आ गया होगा। और टेबल के जो बेसिक यानी बॉर्डर वगैरह लगाते हैं उसको पैडिंग वगैरह वो आपको समझ आ गई होगी। जितनी भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम HTML और CSS में बॉक्स मॉडल को सीखेंगे। बॉक्स मॉडल है क्या? बॉक्स मॉडल, सबसे पहले जब हम बॉक्स की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में क्या आता है? डब्बा। तो इसी तरह जब भी हम HTML और CSS में कोई भी बॉक्स लगाते हैं, कोई भी डब्बा लगाते हैं, तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं HTML में, उसका नाम है डिव टैग यूज करते हैं। और उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं CSS की कुछ प्रॉपर्टीज, हाइट और विड्थ। ये बॉक्स जो मॉडल है उसकी जो दो पहली प्रॉपर्टीज है ना वो हाइट और विड्थ है। उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हाइट और विड्थ को ही मैनेज कर रही होती हैं। उसमें पैडिंग है, मार्जिन है और बॉर्डर्स है, और इन सब को हम अभी बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एक डिव ली, उसको हमने नाम दे दिया बॉक्स विड्थ। इस क्लास को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और CSS की फाइल में इसको मैं एडिट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे एक हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल, फिर इसे विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, और मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमें आउटपुट जो है वो भी शो होती रहे कि इसकी आउटपुट जो है वो क्या आ रही है। ग्रे बैकग्राउंड मैंने इसे दे दिया ग्रे। तो ये हमारे पास एक बॉक्स जो है वो शो हो गया। सबसे पहले मैं इसके ऊपर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी अप्लाई करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैडिंग मैं इसे दे देता हूँ 40 पिक्सल। तो जब हम पैडिंग देंगे तो ये हर तरफ से थोड़ा सा और एक्सपैंड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे दे देता हूँ मार्जिन जब इसे 30 पिक्सल दूंगा तो ये हर तरफ से ना 30 पिक्सल की स्पेस छोड़ देगा। मार्जिन मतलब जिस तरह कोई स्पेस नहीं होती कि ये मार्जिन थोड़ा सा यहाँ से इस जगह से चीज़ को उठा के थोड़ा सा इधर कर देना, वो मार्जिन है। तो इसी तरह जब यहाँ मार्जिन देंगे तो अगर आल मार्जिन है तो वो हर तरफ से थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देगा, यानी जितना मार्जिन देंगे उतनी स्पेस छोड़ देगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉर्डर मैं देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। ये अब हमारे पास बॉर्डर भी लग गया और उसकी हाइट विड्थ का भी पता चल गया और उसकी जो साइज है उसका भी पता चल गया। अब हम इन सब प्रॉपर्टीज को एक नई डिव लेके उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए मैं इसकी जो विड्थ है ना वो मैं कर देता हूँ थोड़ी सी कम, ताकि हम 2-3 जो बॉक्स है ना वो हम साथ में रख सकें। इससे भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ क्योंकि हम साथ में पैडिंग यूज़ कर रहे हैं ना, तो ज़रूरत नहीं है इतनी। अकेली पैडिंग दे देता भी आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास एक आ गया बॉक्स। अब सेम इसी तरह का एक मैं नीचे बॉक्स लेता हूँ, इसे बॉक्स विड्थ और यहाँ पे से कर देता हूँ लेफ्ट। यानी इसके ऊपर जितनी भी लेफ्ट वाली प्रॉपर्टीज हैं वो हम लगाएंगे और इसको हम जो है इसकी क्लास करते हैं कॉपी और यहाँ से हम इसे कर देते हैं पेस्ट। हाइट विड्थ और बैकग्राउंड जो है वो सेम आएगा क्योंकि ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये तो हर में मस्ट होनी है ना। उसके बाद जितनी भी आनी है वो हमने लगानी है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ, यानी इसको मैं सबसे पहले स्टोर पर आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अच्छा, एक ना ऑटो स्पेस आ रही है सैडो से, मैं पहले उसे ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारी हर प्रॉपर्टी जो है ना वो अच्छे से अप्लाई हो। ऑल करके ये मार्जिन 0 और पैडिंग भी मैं कर देता हूँ 0। जब भी कोई भी एलिमेंट लगता है ना, जो HTML की बॉडी होती है ना उसकी बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी पैडिंग होती है और थोड़ा सा मार्जिन होता है। तो उससे जब मैंने कर दिया 0 यानी सब टैग्स का, तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल साथ में चिपक जाएंगे। और ये थोड़ी सी स्पेस क्यों बन रही है? क्योंकि हमने इसे पैडिंग मार्जिन दिया हो। अगर मैं इसका जो मार्जिन है ये 30 पिक्सल इसे करता हूँ ख़त्म, तो ये भी उसी तरह सेम उसी तरह जुड़ जाएगी। और ये देखें जब इसको मैंने मार्जिन दिया तो ये मार्जिन ख़त्म किया तो ये दोनों डिव्स भी आपस में जुड़ गई। क्योंकि इनका जो मार्जिन था वो तो ख़त्म हो गया, मार्जिन मीन स्पेस ख़त्म हो गई। अब मैं इसको उसी तरह से लगा देता हूँ।
अब मैं इसे दे देता हूँ बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब ये देखिए इसके साथ ना ये आ रहा है, ये इसका जो बॉर्डर है, मैं इसे थोड़ा सा बॉर्डर इसका कर देता हूँ ज़्यादा, बाद में तो मैं इसे 10 कर देता हूँ। तो ये देखिए इसकी जो लेफ्ट साइड है उस पर ये एक बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम लेफ्ट वाले पे काम कर रहे हैं ना। अब मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग मैं इसे लेफ्ट वाली दूंगा, पैडिंग लेफ्ट दे दूंगा 10 पिक्सल। तो ये देखिए आप जो लेफ्ट से थोड़ा सा इसकी जो पैडिंग है ना वो बढ़ गई, सिर्फ लेफ्ट से बढ़ी है। ये हम दिखाता हूँ आपको, अभी आपको लाइव इसकी ना आउटपुट भी आ जाएगी। इसको मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ पैडिंग लेफ्ट, तो ये थोड़ा सा आगे जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जो लेफ्ट खत्म करूंगा तो हर तरफ से 30 पिक्सल हो गया, ये देखें इंक्रीज हो गया हर तरफ से। लेकिन जब मैं इसे सिर्फ लेफ्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ तो ये सिर्फ लेफ्ट में इसकी पैडिंग बढ़ रही है। उसके बाद आगे मार्जिन लेफ्ट में अब मैं इसे दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो लेफ्ट से ये 10 पिक्सल थोड़ा सा इधर हो जाएगा। अगर मैं इसे कर देता हूँ जितना मैं करना चाहूँ, अगर 30 करूँगा तो ये 30 हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी जो है ना वो माइनस में भी काम करती है। इन मार्जिन लेफ्ट जब मैं इसे मनफी करूँगा ना तो ये और इधर हो जाएगी, जो उसको पहले जो बॉर्डर आ रहा था वो इधर चला गया ना, क्योंकि ये मनफी में भी अप्लाई हो जाती है। तो मैं अगर इसमें ज़्यादा कर देता हूँ 60 कर देता हूँ, मैं इसे ना 260 करता हूँ, पूरी इसको मैं गायब करके दिखाता हूँ। ये पूरी की पूरी गायब होगी, क्योंकि हमने इसको जो मार्जिन जो है ना लेफ्ट वाला, इसको मनफी में इतना ज़्यादा दे दिया कि वो बॉडी से क्रॉस हो गया। तो मैं इसे आपको कर देता हूँ 160 की जरूरत है, सिर्फ ऐसे ना 10 करता हूँ और वो भी प्लस कर दूँ, ये आ गया। अब बॉक्स विड्थ जो लेफ्ट है वो हमारे पास आ गई। अब मैं इसको राइट वाले पे अप्लाई करता हूँ, सेम इसी को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे लेफ्ट है, मैं इसे कर देता हूँ राइट अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इससे जो राइट वाली है उसको स्टाइल नहीं किया। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ राइट, ये राइट में आ गई। लेकिन अब जो इसका जो बॉर्डर है ना, ये जितने भी इसकी यानी लेफ्ट है वहाँ पे मैं राइट लगा देता हूँ, बाकी प्रॉपर्टी सेम ही रहनी है। यहाँ पे मैंने कर दिया राइट। तो ये देखिए उसका जो और पैडिंग जो थी ना मार्जिन की जगह मार्जिन राइट, और मैं इसे कर देता हूँ मल्टीपल राइट में, यहाँ पे लेफ्ट लगा देता हूँ। हम थोड़ा सा इक्वल में इसे शो करते हैं कि थोड़ा सा इक्वल में रहे। ये आ गया। अब ये इसका जो बॉर्डर है लेफ्ट राइट से आ रहा है, यानी इसका एक का बॉर्डर जो है लेफ्ट पे आ रहा है, एक का बॉर्डर राइट पे आ रहा है। एक की पैडिंग जो है लेफ्ट में इंक्रीज हो रही है, दूसरे की राइट में इंक्रीज होगी। और ये पैडिंग है इसकी पैडिंग राइट में से थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ 60 करता हूँ। तो ये जो ये नीचे वाला था ये राइट वाला था, उसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ गई। अगर मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ मार्जिन राइट, मार्जिन इसे राइट देता हूँ, तो ये इसका मार्जिन जो है वो लेफ्ट में मूव कर रहा था, ये राइट में मूव करेगा, समझ आए ना। और पैडिंग जो है मैं इसकी कर देता हूँ उसके इक्वली कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 30, पैडिंग राइट भी कर देते हैं 30, ये आ गया। और उसका जो बॉर्डर था ये उसका मार्जिन था और राइट में था, इसका मैं कर देता हूँ मनफी में। लेकिन मनफी वाली इस पर अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं इसे इम्पोर्टेंट लगा दूँ तो वे भी अप्लाई हो जाए, नहीं हो रही, क्योंकि इस पर ना सिर्फ लेफ्ट वाली काम करेगी। हाँ लेफ्ट वाली इसकी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, तो हम इस पर लेफ्ट वाली अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब जो बॉक्स विड्थ थी वो हमारी होगी। अब सेम जो हमने लेफ्ट से भी लगा ली राइट से भी लगा ली, अब हम इसको टॉप और बॉटम से भी लगा सकते हैं। वो किस तरह से, इस वीडियो को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से राइट आ रहा है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ टॉप, एक और मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, उससे मैं कर देता हूँ बॉटम।
और यहाँ से मैं इसी को करता हूँ डुप्लीकेट। यहाँ पे विड्थ राइट है, यहाँ पे कर देता हूँ टॉप, यानी क्लास जो टॉप वाली थी वो गेट होगी ना। अब यहाँ जहाँ पे राइट आ रहा है वहाँ पे मैं लगा देता हूँ टॉप। ये 3 आ रहा है। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी जो वो टॉप पे अप्लाई हो जाएंगी। अब ये और इसका जो मार्जिन टॉप है वो 10 पिक्सल, और ये टॉप यानी टॉप से नीचे आ रहा है। मैं आपको जो मार्जिन टॉप है वो भी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मैं 40 कर देता हूँ, ये और थोड़ा सा नीचे आ गया। यानी जितनी भी ये लेफ्ट वाली प्रॉपर्टीज है तो लेफ्ट पे काम कर रही है, राइट वाली है तो राइट पे काम कर रही है, टॉप वाली टॉप पे काम कर रही है। सिर्फ उनके नाम चेंज है और उनकी जो ये नाम तो चेंज होने ही है, और उनकी जो वर्किंग है, ये अगर टॉप पे तो टॉप वाले पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला तो लेफ्ट पे काम कर रहा है, राइट वाले राइट पे परफेक्टली काम कर रहे हैं। जब भी हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं। तो उसके बाद एक और हमारे पास, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉक्स विड्थ बॉटम को। तो मैं इस क्लास को यहाँ से करूँगा कॉपी, और सारी सेम प्रॉपर्टीज जो है वो इस पे मैं लगा दूंगा। ये सारी उठाई और मैंने इस पे लगा दी, और जहाँ जहाँ पे टॉप आ रहा है वहाँ पे बॉटम। तो ये सारे के सारे ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो बॉटम हो गया ना डिव का, उस पर अप्लाई कर देगा। अच्छा, अब आपको जो टॉप बॉटम इसके मतलब आई थिंक आपको जो परेशानी होगी ना वो खत्म होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है ना, अब मैंने इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको सारे बारी बारी जो है ना ऑलमोस्ट अप्लाई करके दिखा दी हैं। यानी बॉर्डर जितने हैं और पैडिंग जितनी है, मार्जिन जितने हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिए। अब मैं इससे ना मैं आपको एक ना ओवरव्यू सब कर देने लगा हूँ एक ही दफ़ा, जो उसकी ना समरी है वो मैं आपको देने लगा हूँ। बॉक्स विड्थ है तो मैं इसको यहाँ से नीचे कर देता हूँ बॉक्स हाइट। एक को हमने कर दी बॉक्स विड्थ और दूसरे को हमने कर दी बॉक्स हाइट। तो यहाँ से मैं इसे लूँगा बॉक्स हाइट को, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टीज किसके लिए। पैडिंग्स, यहाँ से पैडिंग्स भी मैंने कर दी खत्म, और मार्जिन भी कर दिया खत्म, और सेम ये वाला उठा के मैंने कर दिया इसे नीचे। और ये जो है इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। वीडियो को पूरा देखना। अब एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हाइट आ गई, विड्थ आ गई। अब जितने भी टॉप और बॉटम वाली प्रॉपर्टीज है ना वो सारी की सारी हाइट की हैं। जितनी भी टॉप और बॉटम वाली प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी हाइट की हैं, चाहे वो बॉर्डर टॉप है, बॉर्डर बॉटम है, पैडिंग टॉप है, पैडिंग बॉटम है, मार्जिन टॉप है, मार्जिन बॉटम है। ये जितनी भी टॉप और बॉटम वाली प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी हाइट को मैनेज कर रही होती हैं, और जितनी भी लेफ्ट और राइट वाली प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी बॉक्स की विड्थ को मैनेज कर रही होती हैं। यहाँ आपको यानी सेम जो है जहाँ जहाँ पे टॉप और बॉटम लिखा है वहाँ पे हम लेफ्ट और राइट कर देना। बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, और ये जो कॉमा है ना वो नहीं आएगा, तो मार्जिन लेफ्ट और राइट आएगा। और उसके बाद पैडिंग
लेफ्ट और पैडिंग राइट। यानी जितनी भी लेफ्ट और राइट वाली प्रॉपर्टीज है, यानी सज्जी और दाएं और बाएं वाली, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी विड्थ को मैनेज कर रही होती हैं। विड्थ या तो लेफ्ट में जा रही होती है या राइट में जा रही होती है। हाइट जो या वो टॉप में होती है या बॉटम में होती है। तो थोड़ा सा यानी ना अगर थिंक सोचें तो हमें इसका ना अच्छी तरह से पता लगता है। अगर अभी से आप इन चीज़ों को यानी सोचना शुरू करेंगे ना, तो आपकी जो डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस है वो सारी की सारी डिपेंड होगी इन चीज़ों पर, और आपको यानी इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जब आप एक्चुअल वेबसाइट्स डिज़ाइन करेंगे ना, यानी PHP to HTML करेंगे, या हम कोई यानी पूरी एक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, तो तब हम इन सब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, तो एक आई कैची डिज़ाइन बनेगा। जो कि हम अक्सर वेबसाइट में देखते हैं कि हम उसमें इतना ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन सिंपल सा डिज़ाइन होता है, और वो बेसिकली इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही होती हैं। कहीं से उसका यानी बॉर्डर का स्टाइल थोड़ा सा, यानी 3 बॉर्डर है ही नहीं, एक जो चौथा उसका थोड़ा सा डिज़ाइन लगा। यानी डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज यूज़ होनी है। तो अभी से इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, इनको एक दफ़ा जो वीडियो मैंने जो पिछला सारा कंटेंट है उसको एक दफ़ा रिपीट करें, उसकी प्रैक्टिस करें। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं बॉक्स हाइट के हवाले से या बॉक्स विड्थ के हवाले से, इन सब को प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और नया ले आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम HTML और CSS में मार्जिन सीखेंगे कि मार्जिन क्या है। मार्जिन बेसिकली एक गैप का नाम है। हम टॉप से, लेफ्ट से, जो बॉटम से, किसी भी तरफ से कोई गैप देना चाहें तो हम मार्जिन के जरिए दे सकते हैं। इसकी थ्योरी रहने देते हैं, इसे डायरेक्टली ना प्रैक्टिकली देखते हैं। ये आपके सामने मैंने एक डिजाइन बनाया हुआ है, सिर्फ 2 बॉक्सेस ही हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। इसे हमने मार्जिन के जरिए थोड़ी सी स्पेस वगैरह देनी है, और इसमें एक और भी आप नई चीज सीखेंगे कि 2 जो बॉक्सेस हैं उनको एक दूसरे के आमने सामने कैसे लाते हैं HTML और CSS में। जो बिल्कुल न्यू है, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बेस्ट चीज है। तो इस तरह की जो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं, उनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ऐसे जो जब एक्चुअल प्रोजेक्ट करता है ना तब उसमें समझ आती है। अभी जो बेसिक जो है वो एलिमेंट्स वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे ना तो उसमें डीपली हम एक चीज को ना डिस्कस करेंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट को ही कर सकेंगे जो इन जो बेसिक चीजों को जिन्हें पता होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए जितनी भी CSS है वो मैं सारी डिलीट कर देता हूँ, और इसकी जो है वो नहीं सिरे से लिखते हैं। ये हो गया खत्म। सबसे पहले मैंने HTML की बॉडी है उसमें 2 जो है मैं डिव ली। एक को मैंने नाम दिया लेफ्ट बॉक्स और एक को मैंने दिया राइट बॉक्स। CSS में आया, सिर्फ मैंने स्टार मार्क लगाया। स्टार मार्क का मतलब है कि जितने भी टैग है उनका मार्जिन, पैडिंग, 0 बॉक्स, साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ऑटोमेटिकली ना जब भी HTML की बॉडी होती है उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मार्जिन और थोड़ी सी पैडिंग होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होती है और हम किस तरह से खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं अब लोग आपको ना जब दिखाऊंगा तब आपको समझा दूंगा कि हमें इन्हें किस तरह से खत्म करेंगे। सबसे पहले से एक हाइट देता हूँ, 200 पिक्सल दे देता हूँ। विड्थ मैंने दे दी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड मैंने इसे दे दिया रेड, जिस तरह से हमने सेम उसमें शो किया था। तो ये हमारे पास शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से मार्जिन और पैडिंग 0 वाली काट देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी टॉप से स्पेस ले रहा है और थोड़ी सी बॉटम से। जब मैं इसे खत्म करता हूँ कि मार्जिन और पैडिंग खत्म हो तो ये देखिए बिल्कुल साथ जुड़ रहा है। तो ये होता है कमाल। जब भी आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लिखना है, ये 3 लाइनें तो मस्ट होती है। स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, ये 3 लाइनें आपने लाजमी लिखनी है। मार्जिन और पैडिंग की आपको समझ, पैडिंग का लेक्चर भी हो गया, मार्जिन का आज हो रहा है। अब इस तरह का हमारे पास बॉक्स आ रहा है। अब एक जो दूसरा बॉक्स है वो भी मैं साथ में ले लेता हूँ। इसकी जो मैं हाइट है वो बढ़ा देता हूँ, मैं इसकी कर देता हूँ 400 पिक्सल। विड्थ इसकी इतनी रहने देते हैं। और जो दूसरा बॉक्स है सेम यही चीज़ हमें इसकी चाहिए, और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन।
तो ये इसके नीचे आ गया। अब इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने किस तरह से करना है, ये जो लास्ट वाला है ना, फिर इसमें एक लाइन ऐड करने के फ्लोट, इसको कर देना राइट, और इसको जो पहले वाला इसे फ्लोट कर देना लेफ्ट। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, दोनों को अच्छा। अब मेन हमें मार्जिन सीखना ना, अब एक दूसरे के सामने आ गए। अब इनमें हमने मार्जिन कैसे देना है, तो हम इससे पहले देते हैं थोड़ा सा लेफ्ट से, लेफ्ट वाले यहाँ पे हम देंगे इसे मार्जिन लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 2 पिक्सल। हम इसे 20 कर देंगे, 20 पिक्सल, हमें 20 पिक्सल कर दिया। और अगर टॉप से देना तो हम देंगे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, 20 पिक्सल हो गया। अब हमने इनको थोड़े से टॉप इसका मैं कर देता हूँ खत्म, और इसको मैं देता हूँ मार्जिन राइट, तो मार्जिन ये राइट से गैप क्रिएट करेगा राइट, तो इसमें कर देता हूँ 20 पिक्सल। ये राइट से ले रहा है, इसे 130 करता हूँ, तो ये इसमें हो गया। अब जो मार्जिन है ये भी, इसके भी हम चारों कोनों से दे सकते हैं, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, चारों तरफ से दे सकते हैं। जब हम अकेला सिर्फ मार्जिन लिखेंगे, अगर किसी एक एलिमेंट को ये मार्जिन देना, तो उसको अगर सिर्फ मार्जिन लिखेंगे तो ये जिस तरह से पैडिंग वर्क करती थी वो सबका होगा। लेकिन अगर मैं इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ राइट बॉक्स को, इस पर हम ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये मेन जो सेम स्टाइल था, ये 2 बॉक्सेस है वो तो आपके सामने लग गए। अब इनको मार्जिन वगैरह देके जितना मर्जी करीब लेके आए। अच्छा, अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ, सिर्फ लेफ्ट वाले बॉक्स पे ना आपको बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब इसका जो मार्जिन है ये जहाँ से मैं कर रहा हूँ ख़त्म, ये जो इसका फ्लॉट भी मैंने कर दिया ख़त्म, ये आ गया। अगर जब भी हम मार्जिन देंगे 0 तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इसे मार्जिन देंगे ऑटो तो ये सेंटर में आ जाएगी। जब भी एक डिव को दूसरी डिव के अंदर सेंटर आप करेंगे कभी भी, तो आप जो अंदर वाली होगी, जो जिसको आपने सेंटर में करना है, उससे आपने मार्जिन ऑटो कर देना है, तो वो सेंटर में आ जाएगी। जिस तरह से ये बॉडी के सेंटर में आ गई। उसके बाद अगर हम मार्जिन देंगे, इसे मैं कर देता हूँ ख़त्म ऑटो को। अब सिर्फ हम मार्जिन को सीखते हैं कि एक लाइन में उन्हें किस तरह से लिखते हैं। अगर हम इसे सिर्फ मार्जिन देंगे तो ये होगा 10 पिक्सल, ये चारों तरफ से 10 पिक्सल ले लेगा, यानी ये टॉप लेफ्ट बॉटम हर तरफ से ये जो कितना दिए 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल ले लेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ में लिख देता हूँ 30 पिक्सल, तो ये जो फर्स्ट वाला है उसे ये टॉप और बॉटम कंसीडर करेगा, और जो सेकंड वैल्यू है उसे हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट और राइट वाली कंसीडर करेगा। जिस तरह से हम सेम पैडिंग, जिस तरह पैडिंग करते हैं ना, टॉप, उसके बाद लेफ्ट, बॉटम, राइट, तो सेम वही कंडीशन है इसकी भी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो अगर 2 एट्रीब्यूट्स देंगे तो पहले वाला होगा वर्टिकल, दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल। अगर हम 3 देंगे तो पहले वाला होगा टॉप, दूसरे वाला होगा हॉरिजॉन्टल, और थर्ड वन जो होगा वो होगा बॉटम। और अगर मैं इसके साथ स्पेस डाल के मैं इसे दे दूंगा एक और, तो ये हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट। पहले वाला जो है वो 10 पिक्सल, ये होगा हमारा टॉप, जो सेकंड वन होगा वो होगा हमारा राइट, ये 70 पिक्सल ये राइट है, राइट में दाईं तरफ वाला, राइट में सही वाला नहीं। तो उसके बाद हमारे पास आ गया बॉटम, थर्ड वन जो होगा वो हमारे पास होगा बॉटम, जो फोर्थ वाला वो होगा हमारे पास लेफ्ट। यानी अगर एक ही लाइन में किसी को मार्जिन देना पड़ जाए तो आपने इसी तरह से देना है, यानी उसको लेफ्ट से इतना, टॉप से इतना, तो आपने इस तरतीब के साथ लिखना है। पहला टॉप, दूसरा राइट, तीसरा जो है वो आपका बॉटम, चौथा लेफ्ट। सेम जो यही पैटर्न है, ये है पैडिंग के लिए,
यहाँ आप सेम पैटर्न के साथ पैडिंग्स और मार्जिन दोनों को लिखते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो मार्जिन भी हो गया अब हमारा, पैडिंग्स भी होगी, मार्जिन भी हो गया। अब हम CSS के जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे और CSS के जो एडवांस लेक्चर हैं वो आएंगे, उसमें हम CSS के साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। उसके अलावा हम CSS की जो एनिमेशन है, उसकी पोजीशन है, एक एक चीज़ हम सारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जितना मैंने आपको बता दिया, इसके ज़रिए भी कोई ना कोई हम यानी छोटा मोटा जो है अच्छा जो है ना स्टैटिक वेबसाइट जो है वो प्रोजेक्ट उसका ये बना सकते हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए जो हमने पीछे पार्ट लिए हैं, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS की जो डायमेंशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि CSS की डायमेंशंस क्या हैं। जो बेसिकली डायमेंशन में हाइट और विड्थ आते हैं, हाइट और विड्थ, इसमें पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड नहीं है। जब हम हाइट की बात करते हैं तो हम हाइट जो है बॉर्डर, पैडिंग और जो मार्जिन हैं इन सब से कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ हाइट और विड्थ की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हाइट और विड्थ है, उसके बाद इन दोनों के ना दो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ। तो इन्हें डिस्कस करते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डिव ली, इसको मैंने क्लास दी बॉक्स विड्थ के नाम से। इसे मैंने कॉपी किया CSS की फाइल में, मैंने इसे कॉल किया और यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ हाइट 300 पिक्सल और विड्थ में दे देता हूँ 200 पिक्सल। बैकग्राउंड में इसे दे देता हूँ स्काई ब्लू। अब आपने इस हाइट इसकी 300 होगी, विड्थ इसकी 200 होगी। अब आपने इस जो हम अगले एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें, अब उससे आपने ना गौर से सुनना। सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट में कर देता हूँ 200 पिक्सल। अच्छा, अब मिनिमम हाइट क्या है? जब भी हम एक एलिमेंट को स्पेसिफिक हाइट देंगे उसके बाद हम उसे मिनिमम भी हाइट देंगे, तो जो मिनिमम हाइट होगी उसे वो कॉल करेगा। मतलब अगर हमने मिनिमम हाइट दे दी 200 पिक्सल, तो हम जो उसकी जो हाइट का अकेला एट्रीब्यूट है ना, उसमें हम 200 से अगर कम देंगे ना तो वो वर्क नहीं करेगी। अगर 200 से ज्यादा देंगे तब वो काम करेगी। जिस तरह से ये मैंने हाइट दे दी 300 पिक्सल और मिनिमम जो हाइट है वो मैंने दे दी 200 पिक्सल। तो अगर तो मैं 200 से ज्यादा हाइट करूंगा तब वो शो वर्क करेगी, अगर मैं 200 से कम करूंगा तो वो वर्क नहीं करेगी। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह। ये देखिए अब 300 है, अब ये 300 में अगर मैं 400 करता हूँ तो ये वर्क करेगी, बढ़ गई। अगर मैं इसी को कर देता हूँ 180 कर देता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ 200 पिक्सल ही शो करेगी। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अब इस बॉक्स के अपने डायमेंशन याद रखनी है। अब मैं इसे कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो वो छोटा हो जाएगा ना, लेकिन उतना ही रहेगा। क्योंकि हमने उसे जो मिनिमम हाइट है ना वो 200 पिक्सल दी हुई है। हम 200 से कम नहीं आ सकते, 200 से ज्यादा देंगे तब ये वर्क करेगी। अब आई थिंक आपको जो मिनिमम हाइट है उसका प्रोसीजर समझ में लग गया होगा। इसी तरह जो मैक्सिमम विड्थ है, एक मिनिमम हाइट होगी, अब इसके साथ मैक्सिमम हाइट कर दें, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट मैंने इसे दे देता हूँ 400 पिक्सल और मैं यहां से मिनिमम को एक दफा रिमूव कर रहा हूं और सिर्फ मैक्सिमम को कर रहा हूं। अब मैंने इसे क्या दी, एक हाइट दी और दूसरी में से एक मैक्सिमम हाइट दी। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 400 पिक्सल है। इसका मतलब है कि हम 400 पिक्सल के अंदर अंदर जितनी भी हाइट अप्लाई करेंगे तो वो वर्क करेगी। लेकिन अगर हम 400 से ऊपर जाएंगे तब वो वाली हाइट जो है वो शो नहीं होगी। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अगर तो मैं इसको हाइट दे रहा हूँ 200 तब तो ये वर्क कर रही है,
लेकिन अगर मैं 400 से तजावज़ करूंगा, 400 से ज़्यादा दूंगा, अगर मैं सिर्फ 500 करता हूँ तो तब ये सिर्फ और सिर्फ 400 ही कंटेन करेगा, यानी मैक्सिमम जो 400 है उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं इसे कर देता हूँ 1000, तो 1000 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, लेकिन नहीं हरकत करेगा, उसी ही जगह पे रहेगा जिस जगह पे है। तो मैक्सिमम और मिनिमम ये एक लिमिट्स हैं, डायमेंशंस की लिमिट्स हैं। अगर हम मिनिमम कर देते हैं कि मिनिमम हाइट इतनी हो तो हम उससे कम नहीं आ सकते, अगर हम कर देते हैं कि मैक्सिमम हाइट इतनी हो तो हम उससे ज्यादा हाइट नहीं लगा सकते। मैक्सिमम से कम आ सकते हैं, मिनिमम से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक मैक्सिमम दे दिए कि इतनी मैक्सिमम, इससे ऊपर विड्थ काम नहीं करेगी, या अगर विड्थ देते हैं मैक्सिमम या हाइट मैक्सिमम देते हैं तो उससे ऊपर जितनी भी हम विड्थ अप्लाई करेंगे वो शो नहीं होगी, जितनी मैक्सिमम है उतनी ही शो करेगी। हाँ, अगर उससे कम आएंगे तब वर्क करेगी। तो अब इसी तरह जो मैक्सिमम हाइट है, तो इसी तरह जो मैक्सिमम विड्थ है वो भी हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे विड्थ है 200 पिक्सल और यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ मैक्सिमम जो विड्थ है ना, मैक्सिमम विड्थ वो मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल। तो अब हम जितनी भी विड्थ डिफाइन करेंगे वो 400 से अंडर होनी चाहिए। अब ये देखिए हाइट जो है वो ज्यादा कर रहा है क्योंकि हमने जो मैक्सिमम वाला एट्रीब्यूट है वो खत्म कर दिया, तो इसकी हाइट जो है 100 कर रहा हूँ। तो ये अब मैक्सिमम जो उसकी हाइट है, विड्थ है, वो है 400 पिक्सल, लेकिन जो हमने डिफाइन की हुई है वो है 200 पिक्सल। मतलब अगर हम 400 से नीचे नीचे वाली विड्थ डिफाइन करेंगे तब उतनी ही शो करेगा जितनी हम डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 200 लिख रहा हूँ ना तो ये यहाँ पे 200 शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 तो 300 शो करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 तो ये 500 शो नहीं करेगा, ये करेगा 400। अभी दिखाता हूँ, अभी मैं इसे कर देता हूँ 700, ये हरकत नहीं कर रहा। अगर मैं इसे करता हूँ 400 तब ये इक्वल आ गए, तब ये सेम ही रहेगा। मतलब जितनी हमने मैक्सिमम विड्थ लगा दी उतनी ही काम करेगी, उससे ज्यादा हम किसी भी एलिमेंट को विड्थ नहीं दे सकते। अगर हम एक हाइट देते हैं मैक्सिमम या मिनिमम देंगे तो यानी उससे कम नहीं आ सकते, मैक्सिमम देंगे उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। अब मैं एक डिव को दे देता हूँ विड्थ, यानी अगर हमने एक डिव को लिमिट्स लगानी है ना तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो मिनिमम हाइट हो वो हो 200 पिक्सल और मैक्सिमम जो हो वो हो 400 पिक्सल, और मैं इसे बैकग्राउंड दे देता हूँ स्काई ब्लू। अभी जो मिनिमम हाइट है इसकी 200 पिक्सल है, मैक्सिमम जो है वो 400 पिक्सल। मतलब अब 200 से कम नहीं जा सकते, 400 से ज्यादा नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट में से लिख देता हूँ 100 तो वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट लगा दी कि मिनिमम हाइट जो है वो 100 पिक्सल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हम यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो अगर हम 200 से ज्यादा करेंगे तब ये वर्क करेगी। हाइट में से कर देता हूँ 300 पिक्सल, तब ये इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं, और इसी तरह जो मैक्सिमम विड्थ है, अगर तो मैं इसकी विड्थ जो है वो 400 के अंडर रखूंगा तब वर्क करेगी, लेकिन अगर 400 से तजावज करूंगा तो यानी इंक्रीज करूंगा तब वो वर्क नहीं करेगी। क्योंकि हमने उसे लिमिट लगा दी मैक्सिमम कि मैक्सिमम 400 से ऊपर ना, 400 से नीचे लिख सकते हो लेकिन 400 से ऊपर नहीं लिख सकते। मैं मैक्सिमम जो इससे मैं कर देता हूँ, मैक्सिमम विड्थ मैं कर देता हूँ, इतनी करें 200 करते हैं, तो ये 200 तो वर्क करेगी, लेकिन अगर हम 400 से तजावज करेंगे तब वर्क नहीं करेगी। सॉरी, हमने नीचे मैक्सिमम था, ऊपर भी हमने मैक्सिमम लगा दिया, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखनी थी विड्थ, तो ये वर्क कर रही है। अगर हम इसी तरह एक को लगा देते हैं कि उसकी मिनिमम हाइट जो है 300 पिक्सल हो, मैक्सिमम जो है वो उसकी 400 पिक्सल हो, तो अभी से एक ना बैकग्राउंड में से देता हूँ दैट विड्थ में दे देता हूँ 200।
पिक्सल। यहाँ पे हाइट देंगे, वहां पे विड्थ भी देनी पड़ेगी। इसकी जो अब मिनिमम हाइट है वो है 200 पिक्सल, मैक्सिमम जो है वो 400 पिक्सल है। अब अगर इसकी लिखता हूँ हाइट 300 पिक्सल, तब ये वर्क करेगी। लेकिन अगर मैं 200 से कम जाऊंगा या 400 तजावज करूंगा तो वर्क नहीं करेगा। आई होप मैंने यही चीज को कई बार रिपीट किया, आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट ये लिमिट्स हैं। यानी अगर मिनिमम हाइट लगाते हैं तो हम उस हाइट से कम नहीं लिख सकते, मैक्सिमम लगाते हैं तो उससे ऊपर नहीं आ सकते। हाँ, इनके अंडर रह सकते हैं। मिनिमम अगर हाइट दी 200 पिक्सल तो मिनिमम 200, उससे ऊपर कितने मर्जी चला जाए। मैक्सिमम दे दी हमने 700, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 700, उससे ऊपर हम नहीं जा सकते। हाँ, उससे कम आ सकते हैं, 600 कर लें, 500 कर लें। आई होप आपको जो बॉक्स की जो डायमेंशन है ना, उनकी समझ आ गई होगी। अब नई वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कोई और सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इस वीडियो में CSS की जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है ना, उसको डिस्कस करेंगे कि हम उसे किस तरह से यानी लिख सकते हैं, किस तरह से उसे स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहले जो बॉर्डर है इसके भी यानी 4 तरह से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। यानी इसके भी चारों जो है ना साइड्स, उनको हम स्टाइल कर सकते हैं। उसके अलावा ना इसके अंदर कुछ जो बॉर्डर्स है ना, इनके ऑटोमेटिकली स्टाइल्स दिए होते हैं, तो उन सब को भी हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास ली जिस तरह से सेम हर वीडियो में होता है। तो अब मैंने से ना बॉक्स विड्थ को मैं यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे मैंने इसे दी विड्थ 200 पिक्सल। यहाँ पर इसकी जो गैप है ना वो सारा मैं ख़त्म कर देता हूँ, और इसको हाइट मैंने दे दी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड मैंने इसे दे देता हूँ, कौन सा दें, स्काई ब्लू दे देते हैं, स्काई ब्लू। ये मैंने इसे दी। अब इसकी हाइट वेट होगी। अब इसको ना मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर मैंने इसे दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये इसका बॉर्डर है ना वो 2 पिक्सल सॉलिड हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। इसकी मैं थोड़ी सी ना विड्थ जो है वो इंक्रीज कर दूँ, मैं इसको 400 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा शो हो। ये देखिए, अब इसकी जो विड्थ है अब इसको मार्जिन ऑटो, ताकि मैं थोड़ा सेंट्राइज शो हो। तो अब इसका जो बॉर्डर है ना वो हमें 2 पिक्सल ब्लैक सॉलिड शो हो रहा है। सबसे पहले अगर हमने इसके जो बॉर्डर है उसको कलर करना हो तो यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं रेड लिख दूंगा, रेड हो गया। अब ये जो अब स्टाइल की प्रॉपर्टी है ना, ये सॉलिड सिर्फ नहीं आता, इसमें हम लिख सकते हैं सॉलिड आता है, उसके बाद डॉटेड। तो ये जो बॉर्डर है वो डॉटेड हो जाएगा। उसके बाद एक और हमारे पास है, ये हम साथ में लिखते रहते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, नीचे कमेंट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इसका हो गया सॉलिड, सेकंड आ गया इसका डॉटेड, फिर हमारे पास आता है डैश्ड। तो ये डैश में आ जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा जो हमारे पास आ जाए वो है डैश, फिर हमारे पास है डबल। आप जितनी इसकी सारे के सारे वो सारे मैं लिख देता हूँ, आप इसे फिर ना ऐसा खुद ही अप्लाई कर लीजिएगा। DUBLD डबल। पांचवा हमारे पास आ जाता है इंसर्ट, इंसेट। छठा हमारे पास आ जाता है आउटसेट। फिर हमारे पास आ जाता है सातवां ग्रो। फिर आठवां हमारे पास आ जाता है रिज। तो ये आप इनमें से कोई भी अप्लाई करना चाहिए। आप मैं इसमें ना एक इंसेट जो है वो मैं करता हूँ, ये मैंने इंसेट किया तो ये बॉर्डर जो है वो इंसेट हो गया। यानी इसे जूम कर थोड़ा सा ना उससे डिफरेंट शो हो रहा है। यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा ये डार्क है, यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा
यानी हल्का है, तो डबल, तो ये बॉर्डर जो डबल शो हो जाएगा। इसमें देखें थोड़ी स्पेस आ रही है बॉर्डर में, ये देखिए डबल में। अगर मैं इसे करता हूँ आउटसाइड, तो आप इनमें से कोई भी यानी अप्लाई कर सकते हैं। ये आउटसाइड थोड़ा सा उससे ये डिफरेंट आ रहा है, कोई भी आप अप्लाई करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब इसकी ये जो 8 कलर की जो स्टाइल्स हैं वो आ गए। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर ये लेफ्ट, राइट और बॉटम। हम इसे देते हैं बॉर्डर लेफ्ट 2 पिक्सल, डॉटेड और ग्रीन। यानी बॉर्डर जो लेफ्ट है वो 2 पिक्सल हो, डॉटेड हो और ग्रीन हो। तो ये देखिए ये उसका लेफ्ट वाला ये चेंज हो गया। इसी तरह मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ डैश, और यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड। तो पहले ये इसमें ख़त्म कर देता हूँ। अब ये करिए रेड। अब चारों तरफ से हम जो बॉर्डर है ना उन्हें मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं। अब इसके बाद मैं बॉटम जो है उसे कर देता हूँ बॉटम जो है वो भी 2 पिक्सल, और इसे मैं कर देता हूँ ग्रो, और इसे मैं कलर दे देता हूँ कौन सा थे। अब यहाँ से कोई ना कोई कलर बन नहीं जाएगा। हाँ ये बन गया कलर। तो ये हमारे पास आ गया ग्रो अप में। यानी जो हम इसे स्टाइल देंगे और जो कलर देंगे वो हमारे पास होगा। अब हमारे पास एक रह गया, वो रहेगा राइट। तो यहाँ पे बॉटम की जगह मैं करूँगा इसे राइट। तो यहाँ पे 2 पिक्सल और यहाँ पे ग्रो है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिच। ये थोड़ा सा ना उससे डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ से अब कलर कोई भी बना लेते हैं, बन जाएगा, नहीं बन रहा, मैं ऐसे तुक्के पे लगा हुआ, कोई ना कोई बन जाए। ये बन गया। वैसे आपने कलर फाइंड करनी हो ना, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पे आए, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें। जिनके पास फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं वो उनके लिए यहाँ पे कलर लिखें और यहाँ पे लिख दें रेड। ऐसे ये एलिमेंट स्टाइल में यहाँ इस पर क्लिक करें, ये जो कलर है इसके ऊपर जाकर बिल्कुल क्लिक करना है, ये आपके पास कलर पैलेट शो होगी। यहाँ से आप कोई भी जो कलर है वो सिलेक्ट करें। जिनके पास फोटोशॉप वगैरह इंस्टॉल नहीं ना उनके लिए यहाँ से उसकी ओपेसिटी सेट करें और यहाँ पे क्लिक करें कॉपी, और यहाँ पे हमने जहाँ पे रीड दे यहाँ पे वो कलर पेस्ट करें। और एक ही हैश आता, 2 हैश नहीं आते, तो ये वाला कलर जो है अपडेट हो जाएगा। मैं तो ऐसे कोड मिला रहा था ना, अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो आप इस तरह से जो है ना वो कलर लगा सकते हैं। तो अभी कलर की जो बॉर्डर थी उसकी चारों प्रॉपर्टीज भी होगी, और इसकी जितनी भी स्टाइल की काइंड्स थी वो भी मैंने आपको बता दी। आप चाहें तो एक बॉर्डर रख लें यानी लेफ्ट, चाहे तो टॉप वाला कोई भी एक बॉर्डर रख लें, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो भी रखना चाहें किसी एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो आप कोई भी यानी बॉर्डर रखना चाहे वो रख लें। उसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ बॉर्डर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल देना चाहें तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में पैडिंग को सीखेंगे कि HTML और CSS में पैडिंग क्या है और हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं। पैडिंग एक्चुअली अगर इसे देखा जाए तो ये एक गैप होता है, यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट को पैडिंग देंगे ना वो थोड़ी सी स्पेस ले लेगा, लेकिन उस स्पेस का मतलब क्या होगा, उसका जो कलर वगैरह होगा बैकग्राउंड वो भी शो होगा, लेकिन उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना वो उतनी स्पेस के बाद शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ पहले पेंट में मैंने ओपन किया, यहाँ पे ये मैंने एक लिया बॉक्स। सबसे पहले तो ये जो है ना ये इसका है टॉप, ये बॉटम, ये लेफ्ट और ये है इसका राइट। जब मैं गैप दूंगा, अगर मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया ना, चार के तौर पर रेड दे देता हूं, अगर मैं इसको पैडिंग दूंगा 30 पिक्सल यानी टॉप से 30, तो यहाँ कलर और सिलेक्ट कर, तो इतनी पैडिंग मिसाल को इसके ऊपर वाली जो 30 है। अब इसके बाद जितना भी मैं कंटेंट ऐड करूंगा ना वो 30 पैडिंग के बाद शो होगा। अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ।
और इसके भी 4 एट्रीब्यूट्स, यानी एक पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी 4 जितनी भी साइड्स हैं उतनी ही इनकी पैडिंग्स हैं। सबसे पहले ये मैंने बॉक्स विड्थ के नाम से क्लास ली हुई है, इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैंने इसे कॉल किया और यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ थोड़ी सी, मैं इसे विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल और इसे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ग्रे। यहाँ से इसे मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूँ। ये भी कोई चीज़ नहीं शो रही क्योंकि मैंने कंट्रोल एस नहीं किया दोनों तरफ, यहाँ से भी किया कंट्रोल एस और विड्थ, और इसे मैंने अभी ना हाइट नहीं दी, हाइट भी दे देता हूँ, इसे 100 कर देता हूँ, 100 पिक्सल। अब ये देखिए, अब मैंने इसे हाइट भी दी और विड्थ भी दी, तो ये थोड़ा सा इसका ना यानी एक स्पेसिफिक जो बॉक्स है वो शो हो रहा है। अब मैं इन दोनों को ख़त्म करता हूँ। अब मैंने विड्थ भी ख़त्म कर दी और हाइट भी ख़त्म कर दी और इसे मैं पैडिंग दे देता हूँ 30 पिक्सल। ये देखिए 30 पिक्सल, यानी इसकी जो पैडिंग है वो शो हो रही है। लेकिन ये पैडिंग इस लिहाज से लेता है, यानी इस विड्थ के लिहाज से ना इसे पैडिंग देनी होती है। अब इसको मैंने 30 पिक्सल पैडिंग दिया ना, तो हर तरफ से 30 पिक्सल दे रहा है, लेकिन इसको हमने किसी कंटेनर में नहीं डाला, ये डायरेक्ट है बॉडी में, तो जितनी बॉडी की विड्थ होगी ये उतनी ही कंटेन करेगा और उसमें ये अपनी पैडिंग को एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर इसमें एक स्पेसिफिक विड्थ दे देता हूँ कि विड्थ इसकी हो 30 पिक्सल, 300 कर देते हैं, 300 पिक्सल, 300 पिक्सल होने के बाद इसकी जो पैडिंग है वो 30 हो, तो ये इस लिहाज से शो होगा। अब मैं इसको जो इसकी जो पैडिंग वो इंक्रीज कर देता हूँ, 130 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया। मतलब हम पैडिंग के जरिए ना इसका जो गैप है वो बढ़ा सकते हैं। अब इसको बताता हूँ कि एक्चुअली किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर मैं पैडिंग यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ हाइट लिखूँ, 100 कर दे, 100 पिक्सल, अब इतना आ गया। अब इसमें मैं ना कंटेंट ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, एक पैरा लिख दिया और इसे मैं पी के टैग में लिखता हूँ, पैराग्राफ का जो टैग है ना उसमें लिखता हूँ लॉर। अब ये यानी पैराग्राफ में शो हो रहा है, और अगर इसमें मैंने हाइट और विड्थ दी तो ये मेन से शुरू करेगा, चलो यानी बिल्कुल सिरे से शुरू करेगा और एंड तक लेके जाएगा, जिस तरह से ये कर रहा है। इसके यानी जो एल जहाँ पे लिखा हुआ है इसके इधर उधर से कोई भी स्पेस नहीं छोड़ रहा, लेकिन जब मैं इसे पैडिंग दूंगा तो तब ये स्पेस छोड़ेगा। अब मैं इसे हाइट इसकी ख़त्म करता हूँ, पैडिंग इसको मैं देता हूँ 20 पिक्सल, तो ये हर तरफ से इसने भी, ये मैं इसको जूम किया, मैं जूम इसका काम करता हूँ, तो हर तरफ से ना इसने 20 पिक्सल का जो मार्जिन था वो छोड़ के उसके अंदर कंटेंट शो करना शुरू कर दिया। अब जो पैडिंग है यानी इसका आपको पता चल गया ये एक गैप क्रिएट करती है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी सेम रहता है, और उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है ना वो उस गैप के बाद शो होता है। अब इस पैडिंग के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी एक पैडिंग है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो हम सबसे पहले देखेंगे टॉप को। ये पैडिंग मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। अब हम कह रहे हैं कि ये डाटा तो उसी तरह से शो हो, लेकिन इसकी जो टॉप की पैडिंग है ना, ये टॉप से इतनी स्पेस के बाद डाटा शो हो, तो ये हमारे पास शो हो रहा है। हमने इतनी सी पैडिंग दे दी, उस पैडिंग के बाद ये डाटा शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये टॉप से तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट से भी ना इसकी स्पेस बन जाए, तो मैं इसे क्या कहूँगा पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। 10 पिक्सल की जो पैडिंग है ना वो मैं लेफ्ट से भी दे रहा हूँ, तो लेफ्ट से थोड़ी सी इसने पैडिंग ले ली, 10 थोड़ी सी कम है, मैं इसे ना 30 कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से। अभी आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझना कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं, बाकी जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, ये सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, बटन्स के लिए और हर चीज़ इन पैडिंग जो है ना ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जब हम एक्चुअली जो PSD to HTML टेम्पलेट क्रिएट करेंगे या कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके लिए आपको जो पैडिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अभी इसे अच्छी तरह से ना सीख लें। अब अगर मैं इसे टॉप से देता हूँ, जितनी इसे टॉप से दूंगा उतना ही टॉप से गैप क्रिएट करेगा, जितना इसे लेफ्ट से दूंगा तो उतना ही लेफ्ट से गैप क्रिएट करेगा। उस गैप के बाद जो कंटेंट है वो शो होगा।
अब पैडिंग टॉप भी होगी, लेफ्ट भी होगी, अब पैडिंग बॉटम। कि अब बॉटम जो है ना, बॉटम कहते हैं पैंदे को, जो मैंने आपको ये पेंट में शो किया, ये वाला, ये है इसका पैंदा। यहां से होगा ये नीचे वाला, जहां पे ये NATUS ये जो लिखा हुआ है, ये ना लॉरम इप्सम का टैक्स होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ कंटेंट, जहाँ पे हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं लेकिन हमें अभी क्लाइंट ने जो है ना वो कंटेंट नहीं दिया, तो उस कंटेंट की जगह हम ये लॉरम इप्सम का जो टैक्स डाल देते हैं। पैडिंग में से बॉटम से कर देता हूँ 20 पिक्सल। अब ये जितनी जितनी हम इस स्पेस देते जाएंगे उतनी उतनी स्पेस कंटेन करता जाएगा। टॉप से हमने दी, टॉप से काम कर रहे, लेफ्ट से, बॉटम से। अब हमने राइट से नहीं दी, तो हम इसे अब राइट से भी देते हैं। पैडिंग में से कर देता हूँ राइट से कर देता हूँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल होगी। अच्छा, अब हमने ये पैडिंग दी, टॉप से भी दी, बॉटम से भी दी। अब मैं इसका जो कलर थोड़ा सा ना बहुत बेकार सा लग रहा है, स्काई ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा सा शो, ये थोड़ा सा यानी आई कैची सा लग रहा है। तो ये देखें, अब पैडिंग जो है ना, मैंने जिन 4 पैडिंग्स देनी है तो मुझे 4 लाइनें लिखने पड़ रही हैं, लेकिन अब हम पैडिंग देंगे कि तो एक ही लाइन में कंटेन करेंगे। एक ही लाइन में हम पैडिंग किस तरह से लिखते हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे पैडिंग, उसके बाद जो हम पैडिंग इसमें देंगे, अगर तो हम सिर्फ लिख रहे हैं यानी 50 पिक्सल, इन सब को मैं कर देता हूं कमेंट ताकि आपको पता रहे। ये अब अगर मैं इसे देता हूं 50, और तो जब सिर्फ इस 50 लिखूंगा ना, तो हर तरफ से 50 पिक्सल की जो पैडिंग है वो 50 पिक्सल का गैप क्रिएट कर देगा, उस गैप के बाद कंटेंट शो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50 इसके आगे थोड़ी सी स्पेस डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ 30 पिक्सल, तो आप देखें जो पहले वाली होगी ना, यानी 50 पिक्सल, ये होगी वर्टिकल, और ये जो होगी 30 पिक्सल ये होगी हॉरिजेंटल। मतलब अगर हम पैडिंग देंगे इसे 50 पिक्सल, जो पहले वाली होगी ये 50 यानी टॉप से 50 और बॉटम से ये वो स्पेस छोड़ेगा, टॉप और बॉटम जो है ना उनमें 50-50 का गैप डालेगा। लेकिन अगर और जब हमें 2 एट्रीब्यूट देंगे तो जो सेकंड वन होगा ना वो इसे देगा हॉरिजेंटल, लेफ्ट और राइट से। जब हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट यानी एक वैल्यू लिखेंगे, पैडिंग लिख के उसके बाद एक वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 50 पिक्सल, तो वो हर तरफ से होगी। अगर उसके साथ हम स्पेस डाल के जिस तरह से ये लिखा हुआ है एक नई वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो पहले वाली को यानी गेट करेगा टॉप और बॉटम से, दूसरे वाली को लेफ्ट और राइट से, दोनों से। अब इसमें थोड़ी सी और स्पेस डाल के ना मैं एक और लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। अच्छा, अब मैं इसे करता हूँ, ये आपको ना मैं साथ में समझाते रहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ना किधर गया शिफ्ट, यहाँ पे हम इसे कमेंट करते हैं, कमेंट, ये मैं कर देता हूँ ऑल पैडिंग्स, और इससे भी मैं कर देता हूँ कमेंट। ये ऑल पैडिंग्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे ना इसे जो 50 मैंने किया ख़त्म, सिर्फ मैंने इसे 50 लिखा और 50 के आगे मैंने डाल दिया इसे 30 पिक्सल डाल दिया, तो ये जो फर्स्ट वन होगा, फर्स्ट वन इसका होगा वर्टिकल, और जो सेकंड वन होगा वो होगा इसका, जो सेकंड वन होगा उसका होगा लेफ्ट राइट से वर्टिकल, और दूसरा होगा इसका हॉरिजॉन्टल। तो स्पेलिंग जैसे भी आप अब समझ लीजिए। अगर तो पैडिंग हमने दी सिर्फ 50 पिक्सल तो ये ऑल पैडिंग्स होगी। अगर पैडिंग हमने दी 2 वैल्यूज ऐड की तो पहले होगी वर्टिकल, दूसरी होगी हॉरिजॉन्टल। अगर हमने 3 वैल्यूज ऐड की, अब मैं इससे भी कमेंट कर रहा हूं, अगर हमने 3 वैल्यूज ऐड की तो उसमें पहली होगी टॉप, पहली होगी उसमें टॉप, दूसरी जो होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल, जो थर्ड होगी वो होगी बॉटम।
थर्ड जो होगी वो होगी बॉटम। यानी अगर हमने 50 पिक्सल दिया और यहाँ पे हमने फिर आगे लिख दिया 20 पिक्सल, अगर हम 3 वैल्यूज देंगे तो पहली होगी टॉप, दूसरी होगी हॉरिजॉन्टल, तीसरी होगी बॉटम। तो अब ये टॉप से 50, हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट और राइट से 30, और जब हमने 20 दिया इसे बॉटम, तो ये जो पैंदे से यानी बॉटम जो एरिया है उससे 20। अब इसे हम देखते हैं किस तरह से वर्क कर, ये देखिए। और अगर हम यहाँ पे 20 है या हम अगर 30 करते हैं तो आप सिर्फ दिखाने के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं, तो ये वर्क भी कर रहा है। यानी ये इसको गेट कर रहा है, ये बॉटम, इसको लेफ्ट राइट मतलब हॉरिजॉन्टल, इन दो बोथ है। अगर और ये जो पहले वाला इसे कर रहा है टॉप, इसे मैं कर देता हूँ 20 ताकि आपको वर्किंग समझ आए। तो ये वर्क कर रहा है। अब इसे भी मैं कर देता हूँ कमेंट, इसे भी कर दिया कमेंट, और सेम लाइन को मैंने डुप्लीकेट किया, इसकी कमेंट यहाँ से मैंने की ख़त्म और यहाँ पे ऐड कर दी। अब इसमें जो फर्स्ट वन है उसको ले गए, अगर इसमें मैं अब ऐड कर रहा हूँ 4 वैल्यूज, तो इसकी जो फर्स्ट वन होगी वो होगी टॉप, दूसरी होगी इसकी राइट, तीसरी होगी इसकी बॉटम, और चौथा होगा ये लेफ्ट। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। यानी अगर 4 एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे तो पहला होगा टॉप, दूसरा राइट, तीसरा बॉटम और चौथा लेफ्ट। यानी अगर हम इन सब को लिखना चाहे, अब ये जो सेम है, यानी पैडिंग टॉप जो है वो ये आ गई, पैडिंग जो लेफ्ट है वो ये लास्ट वाली होगी, पैडिंग बॉटम जो है वो थर्ड वन, और ये जो पैडिंग राइट है ये आ गई लास्ट पे। अब मैं इसे ना अरेंज करके लिखता हूँ किस तरह से, ये एक्चुअली ना इस तरह से वर्क कर रही हैं। किधर गया ये पैडिंग राइट, इसको मैंने यहाँ से किया कट और ये टॉप के बाद ऐड कर दिया। अब ये सही है, टॉप वाली पहले, राइट, अगर हम चारों ऐड करेंगे तो टॉप वाली पहले, राइट वाली उसके बाद, बॉटम वाली जो है ये बॉटम वाली, फिर बॉटम वाली आती है तीसरे नंबर पर, ये बॉटम वाली आ गई तीसरे नंबर पर, और जो लेफ्ट है वो चौथे नंबर पर। अब आपको पैडिंग के लिहाज से आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन होगी वो दूर होगी। मैंने इसको डीपली समझाया, इतनी डीप में कोई भी नहीं जाता। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वीडियो को पूरा देखें और आपको सारी इसकी ना समझ आएगी। अब आई थिंक कोई भी चीज़ जो है ना वो रह नहीं गई इसमें पैडिंग के लिहाज से। जो मैं आपको यानी जो आप एज ए बिगिनर हैं तो आपको बताना मैं भूल गया, ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है ना वो ओके हो गई है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कुछ और नया सीखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS के एडवांस टॉपिक्स जो है ना वो शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी CSS के एडवांस टॉपिक्स हैं वो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला जो है वो है आउटलाइन। जिस तरह हम बॉर्डर यूज़ करते हैं ना उसी तरह से आउटलाइन यूज़ होती है। यानी जो डिव हमने लगाई है, जो हमने कोई पैराग्राफ लगाया है, उसके इर्द गिर्द एक आउटलाइन बन जाती है। लेकिन आउटलाइन और बॉर्डर में फ़र्क क्या है? बॉर्डर में हम मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर दे सकते हैं, यानी लेफ्ट से दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, टॉप बॉटम। लेकिन जब हम आउटलाइन यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ आउटलाइन डिफाइन करेंगे और वो सब पे होगी। हम अलग-अलग नहीं लगा सकते हैं लेफ्ट के लिए, और जो वो एक डिव की डायमेंशंस है ना, यानी उसके अगर जो कोने हैं लेफ्ट से राइट से, हम वहाँ पे आउटलाइन नहीं दे सकते। एक ही आउटलाइन देंगे वो सबको कवर कर लेगी। अब बॉर्डर और आउटलाइन में से यूज़ कौन सा करना है, ये आपने प्रोजेक्ट की जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपने देख लेना है। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होता है वो बॉर्डर है, और मैं भी बॉर्डर यूज़ करता हूँ। मैं आउटलाइन जो बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो अभी आप क्या यूज़ करेंगे वो आप पे है, मैं आपको आउटलाइन सिखाता हूँ। बॉर्डर जो है वो मैंने पहले सिखा दिया है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप सीख लें, यानी उसको प्रैक्टिस में ला लें। सबसे पहले मैंने एक क्लास ली बॉक्स, उसको मैंने कॉल किया। मैं ना आज इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, यानी इसी में मैं ना यूज़ कर रहा हूँ। उसको मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैं इसे एक स्पेसिफिक हाइट वेट दे देता हूँ 300 पिक्सल, वेट मैंने इसे देता हूँ 400 पिक्सल। अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा, ना हमने इसे कोई कलर बैकग्राउंड दिया है, ना हमने इसको कोई बॉर्डर लगाया है। अगर मैं इसको इस पर लगाता हूँ आउटलाइन, तो आउटलाइन में सबसे पहले होती है विड्थ, मैं इसे दे देता हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद इसका जो है वो
जो इन स्टाइल है वो मैं दे देता हूँ डॉटेड, और कलर जो मैं इसे रेड दे देता हूँ। तो ये हमारे पास शो हो रही है। अब ये लेफ्ट और ये जो राइट से, सॉरी ये लेफ्ट से और टॉप से क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने इसके जो मार्जिन पैडिंग है बॉडी की वो बिल्कुल ख़त्म है। या तो हम जो बॉडी है इसका मार्जिन पैडिंग ख़त्म करें CSS की फाइल में से, या फिर हम इसको यानी थोड़ा सा दरमियान में ले आए। तो मैं इसे मार्जिन दूंगा, मार्जिन ऑटो, तो ये बीच में आ जाएगा। अगर मैं इसे मार्जिन दूंगा टॉप से, मार्जिन टॉप देता हूँ 20 पिक्सल, 120 पिक्सल दे देते हैं ताकि ये आ गया। ये आउटलाइन है। अब आउटलाइन में हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, या इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ अगर बढ़ाएंगे तो ये 5 है और इसे 55 कर देता हूँ, ये बढ़ गई। इन आउटलाइन जो है वो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका जो ये स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। पहले डॉटेड है तो हम इसे डबल कर देते हैं। ये बॉर्डर की जितने भी स्टाइल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सॉलिड है, डैशेड है, डॉटेड है, डबल है, इंसर्ट, आउटसेट, ग्रो और रिंज, ये जो जितनी भी यानी बॉर्डर स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आउटलाइन की जो स्टाइल है उस पर अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन इनका डिफरेंस ये है कि बॉर्डर जो है हम चारों तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, यानी लेफ्ट में कोई और लगा सकते हैं, राइट में और, लेकिन आउटलाइन में हम ये नहीं यूज़ कर सकते। आउटलाइन सब के लिए एक ही होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में कुछ और सीखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में कर्सर प्रॉपर्टी देखेंगे कि हम किस तरह से CSS में कर्सर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिंपल कर्सर लगाना सीखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम किसी भी यानी जो तस्वीर है, इमेज है, किसी भी इमेज को कर्सर कैसे बना सकते हैं, किसी भी इमेज को एज अ कर्सर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक डिव ली हुई है, इसमें मैंने एक एंकर टैग लिया, इसको मैं क्लास दे देता हूँ कर्सर, और यहाँ पे इसको मैं नेम दे देता हूँ हेल्प, और यहाँ मैं आता हूँ। सबसे पहले ना कर्सर है क्या, सबसे पहले ये देखेंगे इसे ओपन ब्राउजर किया, ये जो इसके ऊपर जा रहा है ना, ये जो हैंड ऊपर बन के जा रहा है, इसे कहते हैं कर्सर। और ये कितने किस्म के होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत ज़्यादा कर्सर्स होते हैं। अब हमने कौन सा यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। हम स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग। इन सबसे पहले ना इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टर यूज़ करेंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे कर्सर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंटर। पॉइंटर जो होता है वो पॉइंट करता है, जिस तरह से हम उंगली के साथ किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं ना, वो पॉइंट कर रहा है। मैं अब इसको करता हूँ हेल्प, अगर हेल्प करूंगा तो ये देखिए इसके सामने यानी इंटरोगेशन मार्क जो है, सवालिया निशान जो है वो इसके साथ आ रहा है। ये देखिए ये ऊपर जाता है और इसके साथ ही इंटरोगेटिव जो साइन है वो आ जाता है। इसे और मैं थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ अगर होता है तो। ऐसे ये फुल जूम है और अब आपको समझ आ रही होगी कि ये छोटा सा बांध रहा है। अब मैंने इसे थोड़ा सा कलर कर देता हूँ एंकर टैग को। मैं इसको यहाँ पे ना बैकग्राउंड दे देता हूँ, कौन सा दे, स्काई ब्लू। पैडिंग में से दे देता हूँ 15 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर वाइट। अब ये इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा, अब इसका थोड़ा सा कलर और गहरा कर देता हूँ। कलर इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो अब आपको ये जो इंटरोगेटिव साइन जो अब आपको सही तरह से अब यहाँ पे नहीं है, इसके ऊपर का इसके साथ ही इंटरोगेटिव जो साइन है, सवालिया निशान है, जब भी एंकर टैग के अंदर जाएगा तो शो होने लग जाएगा। अब ये कितने किस्म के जो कर्सर्स हैं वो आप मैंने यहाँ पे एक फाइल में लिखे हुए हैं सारे, यहाँ मैं सारे को जो कॉपी करता हूँ और ये सारे के सारे मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके नहीं यूज़ कर सकते हैं, या W3 स्कूल से भी जाके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे सिर्फ मैं लिखूंगा कर्सर। अब हमने इन्हें किस तरह से यूज़ करना है, और हम सबसे पहले
ये देखिए कि किस तरह से लगे हुए हैं। इनको लगाने के लिए ना CSS का सिलेक्टर जो यूज है वो क्लास हुई है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास का नेम कॉपी करेंगे। यहाँ पे लिखा है नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड जो कर्सर है वो हम लगाएंगे, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने कर्सर क्लास दी थी ना, यहाँ पे हम नॉट अलाउड दे देंगे। रीलोड किया और ये देखें ये नॉट अलाउड वाला जो है कर्सर आ रहा है। उसके बाद हम एक दो और देखेंगे, फिर उसके बाद हम इमेज जो है वो किस तरह से यूज करते हैं वो हम देखेंगे। ये रीसाइज, अब यहाँ पे हम रीसाइज वाला लगा देंगे। ये देखो रीसाइज वाला आ रहा है। अब ये प्रॉपरली काम कैसे करेंगे, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि हम अगर यानी जो रीसाइज वाला यूज कर रहे हैं वो रीसाइज किस तरह से करेगा इमेज को, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। वो इंशाल्लाह जब हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें हम हर चीज सीखेंगे। ये एक प्रोग्रेस इसका लगा लेते हैं और इसके डायरेक्ट बार हमने इमेज का लगाना। अब आपको इसको इस्तेमाल करने का पता चल गया होगा। आपने सिंपली ये देखिए प्रोग्रेस का जो है वो सर्कुलर इन हरकत कर रहा है। ये अब देखिए जितने भी कर्सर लगे हैं ना, यानी आई थिंक काफ़ी किस्म के, कहाँ से शुरू होते हैं 17 से शुरू होते हैं और ये जाते हैं 52 पर, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने इन्हें किस तरह से यूज़ करना है, इन ये जितने भी कर्सर है ना ये आपको W3 स्कूल से भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन्हें पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़बान इतने कोई भी नहीं याद रखता, बस नोट्स बने हुए होते हैं उसमें लिखे होते हैं, वो बंदा वहाँ से यूज़ कर लेता है। इतने नाम किसी को भी नहीं याद होते, सॉरी किसी को याद नहीं होते। अब ये हमने इमेज लगानी है तो उसके लिए हम ये URL कॉपी करेंगे, क्लास URL, और यहाँ पे लगाएंगे। हमने कौन सी इमेज लगाई है, लिपस्टिक। तो हमारी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ से हम करेंगे ओपन कंटेनिंग फोल्डर। तो यहाँ पे इमेजेस और यहाँ पे हमारे पास ये वाली है इमेज लिपस्टिक की, ये हमारे पास लिपस्टिक है। अब हम देखें हमारे पास शो हो रही कि नहीं, ये देखें ये हमारे पास बाकायदा तौर पे ना शो हो रही है। अब हम इसका जो बैकग्राउंड कलर ना ब्लैक को हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारे पास अच्छे से शो हो। ये देखिए ये लिपस्टिक है वो शो हो रही। अब ये जो टेक्स्ट है वो क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने टेक्स्ट का कलर जो है वो भी वाइट किया, इसे हम ब्लैक कर देते हैं। अब ये हमारे पास लिपस्टिक जो है वो अच्छी तरह से शो हो रही है। अब इसकी जगह हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास प्लेन है, रॉकेट है, एरोज है, इस तरह की चीज़ है। इस तरह की जितनी भी इमेजेस हैं आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च करें कि CSS कर्सर इमेजेस, तो आपको इतनी ज़्यादा मिल जाएंगी, आप कोई भी वहाँ से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर अपनी बनाना चाहें तो अपनी भी जो भी इमेज है PNG उस साइज़ में आप उसे कन्वर्ट करें तो आप उसे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको जो CSS के जो कर्सर हैं वो आपको लगाने आ गए होंगे और उनकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सिर्फ आपने करना क्या है, ये जो क्लासें दी हुई है ना, सिर्फ इस क्लास को कॉपी करना और जिस एलिमेंट पे आपने यूज़ करना उसमें जाके अमूमन ये ना ये टैग पे यूज़ होते हैं या किसी भी चीज़ के होवर पर, जिसको आप क्लास देंगे उसके आप होवर पे यूज़ करें, फोकस पे यूज़ करें, जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। तो आप इन्हें यूज़ करें, सिर्फ आपने क्लास कॉपी करनी है और जहाँ पे हम क्लास लगाते हैं ना उसमें क्लास का नेम ऐड कर देना है, तो आपका ये कर्सर जो काम जो करने लग जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। ओवरफ्लो में क्या है, जब भी हम किसी भी डिव में कोई भी डाटा ऐड करते हैं, किसी भी एलिमेंट में हम इतना ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं कि उस डिव से बाहर आ जाता है। मिसाल के तौर पर 250 हाइट थी और हमने उसमें जो टेक्स्ट ऐड किया वो 250 से ज़्यादा था, तो उस डिव से ना बाहर आना शुरू होगा। उसे कंट्रोल करने के लिए हम ओवरफ्लो का इस्तेमाल करते हैं। उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक डिव ली, उसको मैंने क्लास दी बॉक्स, इसे CSS में कॉल किया। यहाँ पे मैंने हाइट की 250 पिक्सल, विड्थ मैंने इसे दी 300 पिक्सल, बॉर्डर इसे मैंने दिया 2 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर कलर जो है वो ब्लैक। अब हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब इसको मैं सेंटर में करता हूँ, तो उसके लिए मैं इसे मार्जिन जो है वो
ऑटो कर दूंगा तो ये जो बॉक्स है ये सेंटर में आ जाएगा। अब जितना भी हम कंटेंट डालेंगे इसके अंदर वो शो होगा। अब यहाँ पे आया, उस पर मैंने एक पैराग्राफ का टैग लिया और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने लॉरम इप्सम, और यहाँ पे मैं गया लॉरम इप्सम की वेबसाइट पे। लॉरम इप्सम एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे डमी टेक्स्ट इतना ज़्यादा मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ से जो लॉरम इप्सम की वेबसाइट है, लॉरम का जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस और ये जब भी हम डमी टेक्स्ट ऐड करते हैं ना तो उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। ये हमने इतना ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर दिया, अब देखें कैसे शो हो रहा है। इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। ये इसकी ना विजिबल प्रॉपर्टी है। जब भी हम किसी डिव को ओवरफ्लो कोई भी प्रॉपर्टी यानी साइन नहीं करेंगे तब तक इस तरह से शो होगा। अब मैं इसे CSS में गया, अब ओवरफ्लो, और मैं इसे कर देता हूँ स्क्रॉल। तो जितना भी टेक्स्ट है ना इसके साथ एक स्क्रॉल लग जाएगा, मतलब 250 के अंदर जितना टेक्स्ट शो हो सकता है वो तो हो रहा है, उसके अलावा जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा इस स्क्रॉल में आ जाएगा। यानी उसे स्क्रॉल करके हम उसी जो 250 की एक डिव है उसके अंदर हम उसे व्यू कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो है हिडन। मिसाल के तौर पर हम उसे पढ़ना नहीं चाहते और उसके साथ स्क्रॉल नहीं लगाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि ओवरफ्लो भी टेक्स्ट ना हो, तो उसके लिए हम हिडन कर देंगे। तो जितना भी टेक्स्ट होगा 250 हाइट तक तो शो होगा, उसके बाद का जितना भी टेक्स्ट होगा वो हाइड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो। ऑटो जो है उसमें भी स्क्रॉल आता है, यानी उसमें भी ये जो स्क्रॉल है ना इसके साथ हम जो कंटेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली होती है विजिबल। विजिबल इसकी ऑटो है, मिसाल को ऑटोमेटिकली जो लगी हुई होती है प्रॉपर्टी वो विजिबल है, जिसमें जो कंटेंट है वो सारा व्यू होता है। अब जिस तरह से ये वाला शो हो रहा है। तो आई होप आपको ओवरफ्लो की समझ आ गई होगी। इस वीडियो में यही, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में यूनिट्स को सीखेंगे कि CSS में यूनिट्स क्या हैं। CSS के जो यूनिट्स हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी एलिमेंट को हाइट और विड्थ या फॉन्ट साइज देने के लिए। तो ये कितने किस्म के हैं? ये सबसे पहले जो है वो पिक्सल है, उसके बाद परसेंटेज है, VH है, VW है, और हमारे पास REM है और EM है। इन सब में क्या फ़र्क है और हम इन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फ़र्क देखेंगे परसेंटेज और पिक्सल में। अब ये जो हमारे पास एक आउटपुट शो हो रही है, इसके अंदर मैंने एक क्या किया है कि एक मैंने डिव ली है, उसको मैंने क्लास दी बॉक्स परसेंटेज 50%, और उसे मैंने जब CSS में स्टाइल किया तो बॉक्स परसेंटेज को मैंने विड्थ दे दी 50%, हाइट उसे दे दी 50 पिक्सल, और बॉर्डर दे दी, और बैकग्राउंड से मैंने ग्रे कर दिया। अब जितने भी ये ग्रे वाले शो हो रहे हैं ना, ये सारे हैं परसेंटेज वाले। जिनको मैंने परसेंटेज दी है वो सारे हैं ये ग्रे वाले। जिनका ग्रे कलर है वो समझ लें परसेंटेज वाला है, जिनका कलर रेड है वो पिक्सल वाले। अब सबको मैंने एक ही वैल्यू दी है। ये आप देखें ना कि परसेंटेज जो है बॉक्स परसेंटेज मैंने उसे कर दी 50%, और जो बॉक्स के पिक्सल, एक बॉक्स पिक्सल भी मैंने लिया ना, ये जिसमें 650 नज़र आ रहा है, 650 नज़र आ रहा है, तो ये मैंने एक विड्थ ली। अब सेम जो डिव थी ना उसे मैंने 3 जगह पे रख दिया। ये देखें, अब ये जो थी इसको मैंने पेरेंट एलिमेंट के अंदर लगा दिया, और इसको भी मैंने पेरेंट एलिमेंट के अंदर लगा दिया। ये जो पहला पेरेंट एलिमेंट है ये वो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन है ये एक पेरेंट एलिमेंट है, और ये जो स्काई ब्लू है ये भी एक पेरेंट एलिमेंट है। जो परसेंटेज होती है वो रिलेटेड होती है अकॉर्डिंग टू पेरेंट एलिमेंट। अगर पेरेंट जो एलिमेंट है उसका साइज विड्थ ज़्यादा है तो परसेंटेज वाइज उसका जो चाइल्ड एलिमेंट होगा उसकी विड्थ भी ज़्यादा होगी। अगर जो पेरेंट एलिमेंट है उसका साइज कम है तो जो चाइल्ड है उसका भी उस लिहाज से कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर जिस तरह से ये शो हो रहा है, अगर ये बॉडी पूरी बॉडी का मैंने परसेंटेज दिया, इसे मैं ये जो फर्स्ट वाली है ना, अभी आपको दिखाता हूँ,
ये फर्स्ट वाली ट्यूब है, ये वाली। इसे मैंने बॉडी के अंदर लगाया और इसे मैंने विड्थ दे दी 50%। तो इसने पूरी बॉडी का जितना 50% बनता था ना, उस लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। जितना पूरी बॉडी का 50% बनता था वो उसने ले लिया। अब ये जो दूसरे हैं, ये है ग्रीन वाला, इसे भी मैंने 50% दिया है, लेकिन ये छोटा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये जो ग्रीन वाला है ना, ये वाला, इस पेरेंट एलिमेंट, उसे मैंने विड्थ दे दिया 300 पिक्सल और हाइट दे दी 200 पिक्सल। अब उसके अंदर जो मैंने लगाया एलिमेंट, उसे मैंने दे दी 50%। अब वो 50% कंसीडर करेगा पेरेंट एलिमेंट के लिहाज से। अब इसकी जो विड्थ है वो बनती है 300 पिक्सल। इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट होगा, जिसे हम परसेंटेज देंगे, विड्थ जो है परसेंटेज में देंगे, तो वो इसको 100% लेगा। उसके लिए जो 300 है वो 100% है, और 300 का 50% कितना बनता है 150। तो ये जो इसकी जो विड्थ है वो 150 में नजर आ रही है। जितनी पेरेंट एलिमेंट की विड्थ होगी वो उसे कंसीडर करेगा अपने लिए 100%, और उसका जितना परसेंटेज बनता है, अगर हम 25 देंगे तो 25% के लिहाज से एडजस्ट होगी, अगर 50% देंगे तो 50% के लिहाज से एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जो पिक्सल है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हमने जितना लिख दिया, चाहे उन्हें पेरेंट एलिमेंट के अंदर लगाएं या अलग लगाएं, उन्होंने सेम ही रहना है। अब सेम जो इसी तरह से मैंने जो पहली वाली है, यहाँ पे मैंने 650 वाला जो पहला आपको रेड पिक्सल वाला डिव नजर आ रहा है ना, ये वाला, तो इसे मैंने 650 पिक्सल दी। अब इसी को मैंने पेरेंट एलिमेंट के अंदर लगाया, पेरेंट को मैंने विड्थ दी 350 पिक्सल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पिक्सल जो है जितनी हमने उसे विड्थ दे दी वो एक हार्ड कोडेड है, उसे हम बदल नहीं सकते, ना ही उस पेरेंट एलिमेंट का उस पर कोई असर पड़ता है। अगर उसे काम करना है तो उसे डायरेक्टली काम करना पड़ेगा। लेकिन जो परसेंटेज है, अगर हमने पेरेंट एलिमेंट की विड्थ कम कर दी तो जो चाइल्ड एलिमेंट था उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर पेरेंट की इंक्रीज कर देंगे तो चाइल्ड की भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से ये नीचे हमारे पास स्काई ब्लू आ रहा है, तो स्काई ब्लू को मैंने विड्थ दे दी 550 मैंने इसे दे दी विड्थ। तो अब इसका 50% में कितना बनता है, उस लिहाज से ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं इसे कर देता हूँ 500 पूरा, तो ये देखें, अब इसका साइज कम हुआ और साथ में जो परसेंटेज वाला बॉक्स था उसका साइज भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट एलिमेंट जो है वो इसके रिलेटेड होता है। जिस लिहाज से पेरेंट की विड्थ कम होगी, उस परसेंटेज के लिहाज से इसकी विड्थ भी कम होगी। जिस लिहाज से पेरेंट जो एलिमेंट है उसकी परसेंटेज बढ़ेगी, इसकी भी उस लिहाज से परसेंटेज इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अब दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाता है VW, VH और परसेंटेज। यानी VH, VW और परसेंटेज में फर्क। परसेंटेज जिस तरह से हमने पहले सीखा कि वो रिलेटेड होता है अकॉर्डिंग टू पेरेंट एलिमेंट, लेकिन VH और VW जो है ये पेरेंट, इनको भी पिक्सल की तरह पेरेंट का कोई असर नहीं होता। पेरेंट चाहे कम हो या ज्यादा हो, इन पे कोई असर नहीं होता। अब इनमें क्या फर्क है? जो VW है वो होता है एक VW बराबर होता है पूरी स्क्रीन का 1% रेजोल्यूशन। अगर आपकी जो स्क्रीन है वो है 100 पिक्सल, यानी 100 पिक्सल है, तो उसका जो 1 व्यू है वो कितना बनेगा? 1 पिक्सल। 1% ऑफ फुल स्क्रीन इज इक्वल टू 1 VW। इसी तरह VH है कि पूरी स्क्रीन की जितनी भी हाइट है उसका 1% बराबर है VH के। ये तमाम स्क्रीन के लिए। अगर ये मोबाइल है तो मोबाइल की अगर विड्थ कम है तो एक VW उस लिहाज से उसकी जो रेजोल्यूशन होगी उस लिहाज से उसके एक बराबर होगा। जितना स्क्रीन का साइज होगा जितना स्क्रीन का साइज होगा उसका 1% विड्थ 1 VW के बराबर है। जितनी भी स्क्रीन का साइज, जितनी भी स्क्रीन की यानी हाइट होगी उसका 1% 1 VH के बराबर है।
ये मैटर नहीं करता कि स्क्रीन कौन सी है, कंप्यूटर की है, लैपटॉप की है या मोबाइल की है, बस इसने 1% स्क्रीन साइज बराबर है एक VW के। अब इनका फर्क बस यही है कि जो परसेंटेज है वो रिलेटेड होती है पेरेंट एलिमेंट से। जिस तरह से अब ये जो 50 पिक्सल है, जितनी भी ये ग्रीन वाले हैं ना, वो है हमारे पास परसेंटेज, और ये जो ब्लू वाली है वो हमारे पास है VH, और रेड वाली हमारे पास है VW। अब ये जो VW है, अगर मैं इसे काम करता हूँ, ये काम तो हो रही है, यानी स्क्रीन साइज के लिहाज से अपना ये 50% लेगा, स्क्रीन साइज के लिहाज से अपना 50% लेगा, लेकिन पेरेंट एलिमेंट जितनी हाइट विड्थ है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जो पेरेंट है ये ग्रे वाला, इसकी विड्थ कम है लेकिन ये अपनी पूरी विड्थ ले रहा है, लेकिन परसेंटेज जो है अपने पेरेंट के लिहाज से 50% विड्थ ले रहा है। और VH इसी तरह से अपना ये 50 VH नहीं है, 50 VH मैंने लगाया हुआ है, लेकिन इसे मैंने 20 के आई थिंक 20 के 25 दिया हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ, अगर और इससे अभी हम 50 VH भी देते हैं, यूनिट 2 वाली फाइल जो है, या आपको तीनों जो फाइल्स हैं वो मैं नीचे इनका लिंक दे दूंगा, आप इन्हें आसानी के साथ डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे पास रेड वाली और ब्लू वाली जो थी, ब्लू ये वाला कलर, ये देखिए मैंने इसे 20 जो है ना वो VH दी है। अगर मैं इसे दे देता हूँ 50 VH में इसे देता हूँ, तो ये 50 जितना भी स्क्रीन की हाइट है उसका 50% यानी 50वां हिस्सा जो है वो अपनी हाइट ले लेगा। ये देखिए इतना इंक्रीज हो गया। जितनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, जितनी स्क्रीन की हाइट है, 1% ऑफ स्क्रीन साइज बराबर इक्वल टू 1 VH, और 1% ऑफ फुल स्क्रीन विड्थ इज इक्वल टू 1 VW। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं, और मैं एक दफ़ा आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इसकी अच्छी तरह। जो परसेंटेज है ये रिलेटेड होती है अपने पेरेंट एलिमेंट से, जितनी पेरेंट की विड्थ होगी उस लिहाज से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। VH और VW ये रिलेटेड होते हैं स्क्रीन की रेजोल्यूशन से, जितनी भी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी उसका 1% वो बराबर है उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन की जो विड्थ है वो 1% बराबर है एक VW के, और उस स्क्रीन का 1% हाइट बराबर है एक VH के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं EM और REM। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है ना वो होता है 16 पिक्सल, और ये भी उसी तरह से काम करता है। जो REM है, एक REM बराबर है 16 पिक्सल, इससे हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक REM बराबर है 16 पिक्सल के, और एक EM जो है वो बराबर होता है अपने पेरेंट एलिमेंट के। जितनी हम पेरेंट एलिमेंट को फॉन्ट साइज देंगे उस लिहाज से अपने आप को ये एडजस्ट करेगा। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जो हमारे पास यानी आउटपुट शो हो रही है। सबसे पहले मैंने एक 2 div ली, उनके अंदर उनको मैंने एक को इन फाउंड ये जो है F1EM, तो और दूसरे को लिखा है F1REM। अब इनको मैंने जो फाउंड साइज दिया है वो मैंने दिया है एक REM और एक EM। अब ये दोनों यहाँ पे बिल्कुल बराबर हैं। मैं इस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये जो 1 EM है और 1 REM यहाँ पे बराबर है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी की जो यहाँ पे ना जब भी कोई एलिमेंट जो है वो अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर नहीं होगा, आज़ाद होगा, तो तब वो उसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो बॉडी होगी। अब बॉडी का जो फॉन्ट साइज है वो है 16 पिक्सल, तो ये एक EM और एक REM दोनों अपने आप को 16 पिक्सल कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इन्हें दिया 2 EM और 2 REM, ये भी बॉडी के अंदर है, इनका पेरेंट बॉडी है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो 16 यानी 16 और 2 बार 32, और यहाँ पे भी 32 यानी 32 जो है वो EM भी 32 और REM भी 32 है। उसके बाद हम आ जाते हैं पेरेंट एलिमेंट में। अब ये जो पेरेंट एलिमेंट है ग्रीन वाला, यहाँ पे होगा ग्रीन वाला, ये वाला, इसको मैंने फॉन्ट साइज दिया है 60 पिक्सल। इसको मैंने फॉन्ट साइज दिया 60 पिक्सल,
और इसके अंदर मैंने एक लगाया REM और एक लगाया EM। अब REM जो है वो फ़ॉन्ट साइज जो है वो कंसीडर कर रहा है बॉडी वाला, जितना भी HTML पेज का या बॉडी का फ़ॉन्ट साइज है ना, यानी 16 पिक्सल, REM उतना ही रहेगा, ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। अगर हमने इसे चेंज करना है तो हमने जो इसकी वैल्यू बकायदा तौर पे चेंज करनी होगी, ये पेरेंट के लिहाज से चेंज नहीं करेगा। लेकिन EM जो है, अगर EM का जो पेरेंट है उसका फ़ॉन्ट साइज है 60 पिक्सल, तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड लगेंगे उन्हें हम अगर देंगे EM, तो अपने आप को उनका चाइल्ड का फ़ॉन्ट साइज बराबर है पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज के, यानी एक EM बराबर है पेरेंट का जितना भी फ़ॉन्ट साइज मैंने दिया है। यहाँ पे मैंने पेरेंट का जो फ़ॉन्ट साइज है वो मैंने दे दिया 60 पिक्सल। अब इस पेरेंट डिव जो है, इसके अंदर जितनी भी मैं डिव लगाऊंगा, जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स बनेंगे, उनका जो फ़ॉन्ट साइज एक EM होगा वो बराबर होगा 16 पिक्सल के, सॉरी 60 पिक्सल के। अगर 2 EM होगा तो 120 के, अगर 3 होगा तो 180 के। आई थिंक आपको ना इसकी थोड़ी समझ आ रही होगी। जो पेरेंट एलिमेंट है, जितना मैं उसे फ़ॉन्ट साइज दूंगा, उसका चाइल्ड एलिमेंट का एक EM बराबर होगा पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज के। अगर पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, तो जो चाइल्ड है उसका एक EM बराबर होगा 16 पिक्सल। अगर उसका यानी पेरेंट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज होगा 60 पिक्सल, तो एक जो EM होगा उसका फ़ॉन्ट साइज होगा 60 पिक्सल। अगर उसका जो चाइल्ड है उसका होगा 2 EM, तो जितना पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज होगा उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। लेकिन जो REM है उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे यहाँ पे मर्जी लगाएं, उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कंसीडर करना होता है एक REM बराबर है 16 पिक्सल के। इसे हम चेंज कर सकते हैं कस्टम तौर पे, हम अगर चेंज करना चाहें तो, नहीं तो इसने इतना ही कंसीडर करना है, चाहे इसे अलहदा लगाएं या चाइल्ड एलिमेंट के तौर पे लगाएं, जिस जैसे भी लगाएं, REM ने चेंज नहीं होना, उसने एक REM रहेगा 16 पिक्सल के बराबर। लेकिन जो EM है वो अपना फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज। अगर पेरेंट का जितना फ़ॉन्ट साइज होगा वो एक उसके जो चाइल्ड है उसका फ़ॉन्ट साइज उसके एक EM के बराबर होगा। जिस तरह से ये है कि अब ये जो ग्रीन है बॉर्डर, इसमें जो फ़ॉन्ट साइज है ना वो है, इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो है 60 पिक्सल। तो ये जो एक EM है इसका भी अब फ़ॉन्ट साइज होगा 60 पिक्सल। अगर 2 EM इसके अंदर मैं रखूँगा तो 60 ज़रा 2 120, तो अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो हो जाएगा 120 पिक्सल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को एक एक चीज़ समझाने की। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई या आपको किसी भी चीज़ में डाउट नज़र आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर, यानी अगर मुझे पर्सनली भी गाइड करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा, और अगर कोई और नई वीडियो इसके लिए बनानी पड़ी तो वो भी मैं बना दूँगा। लेकिन अभी इसको 1-2 दफ़ा देखें, आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आएगी। इससे ना प्रैक्टिकली देखें, ये तीनों फाइल्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप ये तीनों फाइल्स जो हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैं आपको यानी जितना मैंने आपको बताया वो अपने PC में ओपन करें और उसे भी प्रैक्टिकल देखें, इससे आपको जल्दी समझ आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में CSS विजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि CSS विजिबिलिटी क्या है। ये ऑलमोस्ट जो है वो CSS का जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने कवर किया, सेम लाइक उसी तरह ही है कुछ, यानी इसकी फंक्शनैलिटी। ये मैंने एक पैराग्राफ का टैग लिया, उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड किया, फिर मैंने उसे CSS में सिलेक्ट किया। अब मैं इसे यहाँ पे दे रहा हूँ विजिबिलिटी हिडन। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास पेज किस तरह से शो हो रहा है। मैं इसे ओपन ब्राउज़र करूँगा तो हमारे पास इस तरह का जो पैराग्राफ है वो शो हो रहा है। अगर मैं इसमें अब ऐड करता हूँ विजिबिलिटी हिडन, तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक है विजिबिलिटी विजिबल, कि हमें शो होता रहे, तो ये हमारे पास शो हो गया।
और हमारे पास जो थर्ड वन है वो है कोलैप्स। तो कोलैप्स जो है वो भी एक तरह जो आइटम है एलिमेंट है उसे गायब कर देता है। और उसके बाद हमारे पास है इनहेरिट। ये जो ऑटो फंक्शन होता है उस तरह से हमारे पास शो हो रहा है, यानी इसका कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने ये चारों हैं जो वो डिस्कस कर लें, इसमें इतना कुछ खास नहीं है लेकिन आना ज़रूर चाहिए। तो बस इसे एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। बस इसमें ये विजिबिलिटी है, जो इनहेरिट है, कोलैप्स है। कोलैप्स जो है वो टेबल में यूज़ होता है ज़्यादा। तो जब हम एडवांस टॉपिक शुरू करेंगे CSS के, तो उसमें हम उसे टेबल पे प्रॉपर तौर पे यूज़ करके और उसे सीखेंगे कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इस वीडियो में CSS का Z इंडेक्स डिस्कस करेंगे कि Z इंडेक्स है क्या और हम इसके ज़रिए क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं CSS में। सबसे पहले तो आपने Z इंडेक्स को समझना कि है क्या। उसके लिए मैं ये ग्राफ का सहारा लूँगा। सबसे पहले तो जब भी कोई भी एक चीज़ है उसके 3 एंगल होते हैं या 3 उसके एक्सेस हम पढ़ते हैं, एक X एक्सेस, दूसरा Y एक्सेस और जो थर्ड वन होता है वो होता है X एक्सेस। X एक्सेस क्या है? लेफ्ट और राइट। जैसे कि ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। Y एक्सेस क्या है? ऊपर और नीचे, ये ऊपर वाला है ये हो गया, ये नीचे वाला हो गया। जबकि जो Z इंडेक्स है, Z एक्सेस जो है वो होता है आगे और पीछे। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ आती है कि Z इंडेक्स जो है हम किसी भी एलिमेंट को आगे या पीछे शो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसके जरिए क्या चीज़ अचीव करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ वेब पेज पे। सबसे पहले तो हम ये 3 पेजेस जो है ना, ये 3 जो बॉक्सेस हैं ये बनाएंगे, रेड, ग्रीन और येलो। तो हम सिर्फ Z इंडेक्स कम या ज़्यादा करके इनको आगे और पीछे लेकर आएंगे। यानी अगर हमने जो येलो वालों को सब के लास्ट पे लेके जाना है तो हम सिर्फ इसका Z इंडेक्स चेंज करेंगे और बैक पे चला जाएगा। रेड वाले को ऊपर ले आना है तो इसका Z इंडेक्स चेंज करेंगे। तो सारा हम किस तरह से करेंगे वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। उसके बाद हम ये एक बॉक्स बनाएंगे, इसे कार्ड भी कहते हैं। और जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे ना तो हमारे पास ये टेक्स्ट भी शो हो रहा है और इसके बैकग्राउंड पे एक ओवरले भी बन रही है। तो ये सारा का सारा Z इंडेक्स के जरिए कंट्रोल हो रहा है। तो इसे हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, मैं इसका कोड ओपन करता हूँ। सिंपल, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें ही हैं। जो HTML पेज में सबसे पहले एक जो है पेरेंट डिव लेनी है आपने, उसको क्लास दी पेरेंट बॉक्स, उसके अंदर 3 डिव ली, सब एक को क्लास दी बॉक्स 1, दूसरी को बॉक्स 2 और तीसरी को बॉक्स 3। और इनके अंदर मैंने हेडिंग्स ली 1, 2, 3, जो इसके ऊपर ये टेक्स्ट शो हो रहा है 1, 2 और 3। फिर अब सारा का सारा CSS का कमाल है। सबसे पहले तो मैंने पेरेंट जो बॉक्स है इसे टारगेट किया, इसे सिलेक्ट किया और इसको एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ दी। हाइट इसको 300 पिक्सल और विड्थ इसको 300 पिक्सल दी। मार्जिन इसका ऑटो किया ताकि ये जो डिव है ये दरमियान में आ जाए। और पोजीशन इसको रिलेटिव दी, वो इसलिए कि इसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं हम वो जब हम उनको स्टाइल करेंगे तो वो इसी हाइट और विड्थ के अंदर एडजस्ट होंगे। अगर आपको पोजीशन का नहीं पता कि पोजीशन किस तरह से काम करते हैं तो CSS की जो पोजीशन वाली वीडियो है वो आप देखें ताकि आपको CSS की जो पोजीशन है वो भी अंडरस्टैंड हो जाए कि वो किस तरह से काम करती हैं। उसके बाद मैंने पेरेंट बॉक्स के अंदर जितनी भी डिव हैं उन सब को लिया, सबको मैंने हाइट और विड्थ जो है वो बराबर की दे दी 250। पोजीशन मैंने उनको दे दी एब्सोल्यूट और टॉप और लेफ्ट से मैंने उन्हें कर दिया 0। ये सारे की सारी एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। उसके बाद सिर्फ क्या किया कि पेरेंट बॉक्स और उसके अंदर जो पहली डिव है या मैंने नेस्टेड क्लास, नेस्टेड जो सिलेक्टर होते हैं ना CSS के वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने क्लासों को टारगेट नहीं किया। तो उसके पेरेंट बॉक्स उसके अंदर जो पहली डिव है उसका बैकग्राउंड कलर रेड और Z इंडेक्स 1। जो दूसरा है उसको मैंने पेरेंट बॉक्स डिव दूसरी और उसका जो पैडिंग है वो मैंने कर दी 20 पिक्सल, बैकग्राउंड ग्रीन, Z इंडेक्स 2।
जितना जी इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उतना ही एलिमेंट ऊपर आएगा। मिसाल को 3 एलिमेंट है ना, तो 3 में से जिसको ऊपर लेके आना है उसका जी इंडेक्स ज़्यादा कर दें, और जिसको बैक पे लेके जाना है उसका जी इंडेक्स कम कर दें। मार्जिन उसको दिया टॉप और लेफ्ट 40-40 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे और लेफ्ट से थोड़ा सा इधर आ जाए, ताकि हमको इनकी जो पोजीशन है वो भी यानी काम करती दिखाई दें। उसके बाद यानी येलो है उसको भी सेम उसके साथ स्टाइलिंग है, सिर्फ उसका जो मार्जिन टॉप और लेफ्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब ये इसका जी इंडेक्स है 3, मतलब इन सब में से जिसका जी इंडेक्स ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर आएगा। अब इसका 3 है तो ये सबसे ऊपर आ रही है। अगर मैं इसका सबसे कम कर देता हूँ, इनमें से सबसे कम जो है वो 1 है, 1 से कम क्या होगा 0, तो हम 0 लगा के जब इसे रीलोड करेंगे तो जो येलो वाला है वो बैक पे चला जाएगा, सबके बैक पे, और जो दूसरे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह ये जो रेड वाला है, अगर रेड वाले को हमने ऊपर लेके आना है तो रेड वाले का जी इंडेक्स जो बढ़ा देंगे दूसरों से। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 2 है, तो यहाँ मैं इसे मैं कर दूंगा 3, तो ये रेड वाला जो है ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरह से जी इंडेक्स जो है वो काम कर रहा है। आई होप आपको जी इंडेक्स समझ आ गई होगी। अब इस प्रोजेक्ट को हम देखते हैं, इस प्रोजेक्ट को हमने किस तरह से किया। उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे गया, मैंने एक क्लास ली पेरेंट, उसके अंदर मैंने 2 डिव ली, और एक को मैंने क्लास दी कंटेंट और दूसरे को मैंने दे दी इमेज। तो अब सिर्फ और सिर्फ बाकी सारा कमाल CSS का है। तो CSS में आया, पेरेंट को मैंने विड्थ दी 280 पिक्सल, हाइट दी, पैडिंग दी, मार्जिन ऑटो किया ताकि सेंटर में आ जाए, ओवरफ्लो इसका हिडन किया ताकि इसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी, जितना भी कंटेंट होगा वो सारे का सारा हाइड हो जाए। पोजीशन इसको रिलेटिव दी, रिलेटिव इसलिए दी जब भी आपने किसी डिव के अंदर वाले एलिमेंट्स को पोजीशन एब्सोल्यूट देनी हो ना, तो उसका जो पेरेंट एलिमेंट होता है, पेरेंट डिव होती है, उससे आपने पोजीशन रिलेटिव देनी है। अगर पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे तो वो पूरी जो बॉडी होगी उसको एज अ पेरेंट लेगा, और पूरी बॉडी में जो वो एलिमेंट्स होंगे वो फैलेंगे। उसके बाद मैंने डिस्प्ले इनको कर दिया इन लाइन ब्लॉक, जिस तरह से ये जो डिव्स हैं आपको एक लाइन में शो हो रही हैं, तो डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ताकि इसके अंदर जितने भी डिव होंगे वो सब जितने भी एलिमेंट होंगे वो इन लाइन हो जाएंगे। और उसके बाद पेरेंट डिव, पेरेंट और उसके अंदर जो डिव है उसको मैंने दी पोजीशन एब्सोल्यूट, हाइट उसको दे दी 100%। अब जब मैं पेरेंट और डिव को मैंने टारगेट किया तो ये दोनों डिव्स आ गए, कंटेंट वाले भी और इमेज वाले, इन दोनों की हाइट वेट कितनी होगी 100% होगी। उसके बाद मैंने पेरेंट डिव ली, और डिव के अंदर जो इमेज है उसको मैंने वेट दे दी 280 पिक्सल और हाइट दे दी 300 पिक्सल, और ये इसके मैंने बराबर कर दी, ये पूरी डिव के मैंने बराबर कर दी। बात कर कुछ इमेजेस होती हैं वो उनका ऑटो साइज इतना नहीं होता, किसी का साइज बड़ा हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, इसके जरिए हम इसकी डायमेंशंस कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो इमेज है, इमेज वाली डिव है, उसको मैंने दिया जी इंडेक्स 2 इमेज वाली को। जब मैं उसका जी इंडेक्स 2 दूंगा तो वो ऊपर आएगी ना इससे। और जो पेरेंट कंटेंट है उसे मैंने किस तरह से स्टाइल किया, उसका जी इंडेक्स दे दिया मैंने 1, पैडिंग उसे दे दी टॉप और बॉटम से 80 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल 25, और कलर जो है वो मैंने दे दिया वाइट। अब ये कलर वाइट जो है ये टेक्स्ट का कलर है, और बैकग्राउंड मैंने दे दिया ये इसे थोड़ा सा यानी डार्क, ये ट्रांसपेरेंट डार्क थोड़ा सा, तो ये इसकी स्टाइलिंग होगी। अब मैंने इसको दे दिया जी इंडेक्स 1 और इमेज को मैंने दे दिया 2, तो कौन सी चीज़ ऊपर आएगी, ये इमेज ऊपर आएगी जो आ रही है। लेकिन मैंने फिर एक कंडीशन लगा दी कि पेरेंट के अंदर जो इमेज वाली डिव है उसके ऊपर जब होवर करें तो उसका जी इंडेक्स हो जाए 0। जब इसका जी इंडेक्स होगा 0 तो कंटेंट का तो है 1, तो अब किसका जी इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, कंटेंट वाली डिव का, तो कंटेंट वाली ऊपर आ जाएगी, और जो जिसका जी इंडेक्स 0 होगा वो बैक पे चली जाएगी। जिस तरह से ये काम कर रहा है। अब मैं इसके ऊपर लेकर आया तो इसका जो जी इंडेक्स है वो 1 हो गया, और जो इमेज थी उसका जी इंडेक्स हो गया 0, तो वो बैक पे चलेगी, और जो टेक्स्ट वाली डिव है वो ऊपर आ गई। और जो इमेज होवर है उसके ऊपर मैंने ट्रांजिशन लगा दी, शायद 5 सेकेंड ईस्ट इन, तो थोड़ी सी ये देर लगा के ये होवर हो रहा है। आप इसको ज़्यादा यानी एनिमेशन वगैरह लगा के थोड़ा सा और भी बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन मेन मकसद था
आपको जी इंडेक्स समझाना, वो आई होप आपको समझ आ गई होगी। जी इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को आगे या पीछे शो करवाना। जिस भी एलिमेंट का जितना ज्यादा जी इंडेक्स होगा वो उतना ज्यादा ऊपर शो होगा। यानी अगर सबसे ऊपर किसी को एलिमेंट को शो करवाना है तो उसे सबसे ज्यादा जी इंडेक्स दें, अगर किसी को सब के बैक पे लेके जाना है तो उसे सबसे कम जी इंडेक्स दे दें या जी इंडेक्स खत्म करते हैं। तो आई होप आपको जी इंडेक्स की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में CSS की पोजीशंस को डिस्कस करेंगे कि CSS की पोजीशंस क्या हैं। सबसे पहले तो पोजीशन को समझना है कि आपने पोजीशन किसे कहते हैं। जब भी किसी भी हम एलिमेंट को किसी भी पेज का जो डाटा होता है उसको हम एक वेब पेज में पुट करते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं या इमेज लगाते हैं, कोई भी चीज लगाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक जगह पर चली जाती है ऑटोमेटिकली। वो जिस जगह पे चली जाती है ना उसे कहते हैं पोजीशन। जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना किसी भी एलिमेंट की वो होती है स्टैटिक। लेकिन जब भी हम कोई डिजाइन देखते हैं, कोई भी हम वेबसाइट देखते हैं तो उसमें जो डिजाइन है वो मुख्तलिफ तरह से होता है और हर एलिमेंट को हमने अपने लिहाज से, अपने स्टाइल के जरिए या जिस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से हमने उसे स्टाइल किया होता है। उस एलिमेंट को उस तरह से हमने पोजीशंस दी होती हैं। तो वो आज हम सारा देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट को पोजीशन दे सकते हैं और अपनी मर्जी से उसे स्टाइल कर सकते हैं। ये एक वेब पेज मैंने बनाया है, एक यानी सिंपल सा। इसमें सबसे पहले ये दो इसमें फंक्शन हैं जो आपने अभी इसमें गौर करने हैं, लेकिन CSS की सारी जो है ना पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो सारी की सारी इसमें क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब मैंने पेज को स्क्रॉल किया तो यहाँ पे नैव बार लिखा हुआ आ रहा है ना, ये वाली जो डिव है ये फिक्स है और जो टेक्स्ट है ये जो बाकी कंटेंट है ये इसके ऊपर ये आ रहा है, यानी इसके ऊपर से स्क्रॉल हो रहा है, वो अपनी पोजीशन यानी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। एक ये इसमें फंक्शन देखा, अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा कि उनकी नैव बार जो है जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो वो स्टिकी हो जाती है, यानी अब जो हेडर है उसके साथ चिपक जाती है, वो इधर उधर मूव नहीं होती। उसके बाद हमने एक और इसके अंदर बॉक्स लिया, एक डिव ली, इसके अंदर हमने 4 डिव ली, एक डिव और उसके अंदर 4 डिव, और वो जो चारों डिव हैं उनको अलग अलग जो उसके कोने हैं, अलग अलग कॉर्नर है ना, उन पे हमने उसे फिक्स किया, उस जगह पे उन्हें हमने पुट किया, उस लिहाज से हमने इन्हें स्टाइल किया। अब इसमें CSS की पोजीशन जो है ना आपके, जब हम इसको करेंगे ना तो आपके ऑलमोस्ट जितने भी हम स्लाइडर के ऊपर का टेक्स्ट लगाना होता है या किसी भी किस्म की डिव को हमने स्टाइल करना होता है, या अगर एक वेब पेज आ गया तो हम लोगो यहाँ पे लगाना है या फिर नया बार इधर आएगी, वो सारा का सारा जब आप ये 4 बॉक्सेस लगाएंगे ना तो आपका 80% प्लस जो है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक डॉक्यूमेंट लिया, इसके अंदर सिंपली मैंने क्या किया, एक ये मैंने डिव ली, उसको मैंने क्लास दी नैव बार, और उसका जो उसके अंदर मैंने H1 का टैग लगाया जिसमें मैंने नैव बार लिखा। उसके नीचे मैंने एक ली डिव, उसको क्लास दी पेरेंट की, और उसके अंदर मैंने 4 खाली डिव ली, ये 4 बॉक्सेस बनाने के लिए। ये जो मुख्तलिफ रंगों का है ना, ये रेड है, ग्रीन और इस तरह जो भी है, तो उनको यानी मैंने स्टाइल करने के लिए, वो बॉक्सेस बनाने के लिए मैंने 4 खाली डिव ली। उसके नीचे मैंने एक डिव ली जिसको मैंने क्लास दी कंटेनर, और उसके अंदर मैंने हेडिंग लगाई। हेडिंग के बाद मैंने एक पैराग्राफ लगा दिया, ये डमी टेक्स्ट है, मैंने इंटरनेट से कॉपी करके वो पेस्ट कर दिया। अब इस सब को हमने इस तरह से स्टाइल करना है और हमने यूज क्या करनी है, पोजीशंस। CSS की पोजीशन इस्तेमाल करके हमने इस तरह से इन्हें स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैंने ये जो नैव बार क्लास है इसको मैंने यहां से किया कॉपी, और यहां पे मैंने इसे किया सिलेक्ट CSS में, और इसे पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड में से दे देता हूं स्काई ब्लू। जब इसे हम रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास सेम उस तरह की एक डिव आ गई। उसके बाद हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये पेरेंट वाला, इसे यहां से मैंने कॉपी किया और
यहाँ पे ले आया, पेस्ट किया और मैंने इसे हाइट दे दी 400 पिक्सल और विड्थ भी मैंने इसे दे दी 400 पिक्सल और बॉर्डर मैंने इसे एक दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड और कलर इसका ब्लैक। ये हमारे पास एक ये सेम जो इस तरह का बॉक्स भी लग गया, लेकिन अब ये बॉक्स जो है ना, ये वाला बॉक्स सेंटर में है और ये वाला जो बॉक्स है वो एक साइड पे है। अब किसी भी बॉक्स को सेंटर में किस तरह से लाते हैं, सिंपली आपने मार्जिन लिख लेना, मार्जिन ऑटो, तो ये ऑटोमेटिकली जो डिव है वो सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ी सी स्पेस में आ रहा है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये बहुत बड़े यानी फुल लेंथ ले रहा है, तो उसके लिए हम ये जो कंटेनर वाला है, कंटेनर वाला डिव है, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे टारगेट किया और मैं इसे यहाँ पे दे दूंगा विड्थ 30% और मार्जिन ऑटो, ताकि ये 30% विड्थ हो और सेंटर में आ जाए। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा रह गया CSS। अब CSS की जो है ये 4 बॉक्सेस ये लगाने वाला। उससे पहले आपने CSS के जो है पहली पोजीशन जो है वो स्टैटिक, ये एलिमेंट जितने भी लगे हुए हैं ये है स्टैटिक पोजीशन में। अब स्टैटिक पोजीशन से क्या होता है, अब एक हमारे पास होता है मार्जिन लेफ्ट, एक होता है पैडिंग लेफ्ट, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, यानी उसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट को उस थोड़ा सा साइड पे कर सकते हैं। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ। अब ये पेरेंट है, इसको मैंने पोजीशन दे दी स्टैटिक, तो मैं इसे दूंगा लेफ्ट 130 पिक्सल। तो ये वर्क नहीं करेगा, इसके ऊपर जो लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी है ना वो वर्क नहीं करेगी। अब स्टैटिक और जो रिलेटिव है ना, इनका फर्क बता रहा हूं। ऑलमोस्ट इनकी वर्किंग सेम है, यानी 90% प्लस जो इनकी वर्किंग है वो सेम है। फर्क क्या है, वो ये वाला है। अगर मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा तब हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा ना तब ये देखें लेफ्ट की तरफ मार्जिन इसने ले लिया, लेकिन अगर अकेला लेफ्ट लगाऊंगा ना तो तब इसके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो स्टैटिक है, यहां पे मैं कर दूं रिलेटिव, तो ये देखिए जो रिलेटिव है वो वर्क कर रही है। ये देखिए मैं इसको अगर ज्यादा करता हूँ 430 करता हूँ, ये देखें अगर रिलेटिव हो तो उसमें जो लेफ्ट वाली और लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना वो वर्क करती हैं, लेकिन जो स्टैटिक पोजीशन है उसमें काम नहीं करती। ये अब जो आपका ये स्टैटिक पोजीशन और रिलेटिव ये आपकी क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स्ड पोजीशन नाम से ही है कि जब किसी भी एलिमेंट को हमने फिक्स्ड पोजीशन लगा देनी है ना तो उसने अपनी जगह पे फिक्स हो जाना है। ये जो पेरेंट है, ये जो नैव बार है, इसे मैं लगाता हूं फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड। तो ये देखिए अब मैंने इसे फिक्स लगाया तो इससे किसी चीज से यानी वास्ता नहीं, ये अपनी जगह पे जहां पे मैंने इसे फिक्स लगा दिया सॉरी वहां पे इसने फिक्स हो जाना है और इसे दूसरे एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसे लगाता हूं कि यानी टॉप से मैं इसे कर देता हूं 400 पिक्सल टॉप, तो ये 400 पिक्सल टॉप से नीचे आ जाएगा। लेकिन यहां पे भी ये आएगा ना, वहां पे इसकी जगह जो है वो फिक्स हो जाएगी, पोजीशन इसकी फिक्स्ड होगी, वहां से इधर उधर हरकत नहीं करेगा। अगर मैं इसे करता हूं राइट में से करता हूं 0, ये राइट की तरफ यानी बिल्कुल जो साथ वाला यानी कॉर्नर है उसके साथ चिपक गया और ऊपर से इसने ले ली 400 पिक्सल टॉप से नीचे आ गया और इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। चाहे जैसे मर्जी पेज स्क्रॉल करें, पेज बड़ा हो छोटा हो, ये अपनी जगह फिक्स्ड रहेगा। ये है पोजीशन फिक्स्ड। और इसी के साथ जो मिलती जुलती एक है वो है एब्सोल्यूट पोजीशन। लेकिन एब्सोल्यूट और स्टैटिक में ये फर्क है कि अगर मैं इसे ये लगाऊं, किधर गया फिक्स्ड, अगर इसे मैं लगाऊं एब्सोल्यूट, ये पेज के साथ मूव करेगा,
अगर मैं इसे यानी एब्सोल्यूट लगाऊं तो पेज के साथ मूव करेगा, लेकिन फिक्स्ड जो पेज के साथ मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो इसे मैं कर देता हूं अभी खत्म दोनों को। अब ये अपनी जगह पे आ गया। अब क्या है, अब हम एक और इसमें पोजीशन लगा सकते हैं, वो होती है स्टिकी। कि जब पेज जो स्क्रॉल होगा ना, ये देखिए स्क्रॉल होगा तो ये स्टिकी रहेगा, लेकिन वैसे जो इसका जो नॉर्मल बिहेवियर होगा वो इसका होगा यानी स्टैटिक पोजीशन के एलिमेंट की तरह। अब मैंने इसको टॉप दी हुई है, टॉप में इसे कर देता हूँ 0 और ये खत्म, ये अपनी जगह पे फिक्स। अब अगर पोजीशन फिक्स्ड देते तो इसने अपनी जगह पे फिक्स रहना था, और ये जो एलिमेंट थे, ये जो डिव थे डब्बा था, इसने टॉप पे आ जाना था, लेकिन अब नहीं है। अब इसके नीचे जितना भी टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है। अब आपकी जो पोजीशन फिक्स्ड, स्टिकी, रिलेटिव और जो स्टैटिक है ये क्लियर होगी। अब रहेगी आखिरी पोजीशन एब्सोल्यूट, और उस एब्सोल्यूट पोजीशन को यूज करके हमने ये वाले 4 बॉक्सेस बनाने हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट, इसको किया कॉपी और इसके अंदर जितनी भी डिव्स हैं, इसके अंदर कितनी डिव्स हैं 4, तो उन्हें मैं एक हाइट दे दूंगा 100 पिक्सल, विड्थ भी दे दूंगा 100 पिक्सल, और बॉर्डर में उन्हें दे दूंगा 1 पिक्सल 100 लिड। तो ये हमारे पास 4 बॉक्स आ गए ऊपर नीचे। अब हमने करने इनके कलर्स चेंज। तो कलर हम किस तरह से चेंज करेंगे, हर एक को अलग अलग क्लास नहीं देंगे, बल्कि CSS की इतनी पावर है को इन्हें अलग अलग से स्टाइल कर सकते हैं। इसी को हम कॉपी करेंगे, CSS के जो सिलेक्टर है ना, एडवांस सिलेक्टर, वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखे NTH डैश डाल के चाइल्ड फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दे रेड। तो ये जी हमारे पास रेड हो गया। अब ये जो दूसरे वाला है इसी को किया डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट। मैंने इसे कितनी 4 हमारे पास है, तो मैंने 4 दफा इसे लिया। जो दूसरा है इससे यहाँ क्या, और यहाँ पे लिख दिया ग्रीन, फिर लिया थर्ड और उसे मैंने ले दिया ब्लू, और लास्ट वाले को मैंने लिख दिया येलो। लास्ट वाले वो ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखना था 4, चौथा है ना चाइल्ड। ये हमारे पास सेम कलर के बॉक्सेस आ गए। अब इनको हमने ये इन कोनों में किस तरह करना है। अब मेरी एक बार गौर से सुने, जब भी हम किसी भी डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे ना, अगर तो उसके पेरेंट एलिमेंट को पोजीशन देंगे रिलेटिव, तो वो जितनी भी डिव्स होंगी, जितने भी बॉक्सेस होंगे, वो उस रिलेटिव वाली जो डिव है ना उसके अंदर रहेंगे। अगर पेरेंट एलिमेंट को हम पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे तो जितने भी वो होंगे बॉक्सेस होंगे वो बॉडी के अंदर मूव करेंगे, फिर उनकी जो बॉडी है वो पेरेंट होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये डिव है, अब मैंने इसे दे दी पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये देखिए, अब ये सारे जो अपनी अपनी यानी मूव करके गायब हो गए। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसे मैं कहता हूं कि लेफ्ट से 0। तो ये देखें ये कितना बाहर लगा हुआ है। हालांकि ये जो अगर कोड में देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये तो पेरेंट के अंदर है, लेकिन ये बॉडी के अंदर शो हो रहा है। पेरेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी के पेरेंट को कोई पोजीशन नहीं देंगे, यानी पोजीशन रिलेटिव नहीं देंगे, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करेंगे, यानी पूरी बॉडी को वो एक एज अ पेरेंट एलिमेंट ले लेंगे। लेकिन जब हम उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देंगे तो उसी को ये पेरेंट मानेंगे। अभी मैं अगर पेरेंट वाली जो है क्लास, इसे मैं दे देता हूं, ये वाली, इसे मैं दे देता हूं पोजीशन रिलेटिव। तो ये जो जितने भी बॉक्सेस हैं ये इससे बाहर नहीं जा सकते। अब ये क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे हुए हैं। अब अगर मैं अलग अलग इनको पोजीशन दूंगा तो इसी के अंदर ये स्टाइल हो जाएंगे। जो फर्स्ट वाला है उसे, यानी जो रेड है, उसको मैंने कहना है कि ये जो लेफ्ट से 0 ये अपनी जगह पे लगा हुआ है,
ये जो ग्रीन वाला, इसे मैंने कहना कि ये राइट से 0 हो जाए, तो वो राइट से 0 हो गया। जो फर्स्ट वाला था, ये रेड वाला, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो राइट पे 0 हो गया। अब जो थर्ड वन है वो कौन सा, येलो। तो येलो जो है यानी बॉटम से 0 और लेफ्ट भी उसका 0। तो मैं ये थर्ड वाला बॉटम से है, इसे मैं कहूँगा लेफ्ट भी इसका 0 और बॉटम भी इसका 0। ये बिल्कुल बॉटम के साथ चिपक जाएगा, ये आ गया। अब हमारे पास रह गया यानी ग्रीन रेड वाला और येलो वालों को हमने इस कॉर्नर में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम कहेंगे कि इसका जो टॉप है, ये टॉप से इसे कहना कि इसका जो बॉटम है वो बिल्कुल 0 हो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस ब्लू वाले पर। जब इसे हम कहेंगे इसका राइट भी 0 हो, तो ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। इसे मैं करता हूं बॉटम 0, ये इन ब्लू के ऊपर आ गया। अगर मैं इसे करूंगा राइट भी 0, तो ये आ गया। अब हमारे पास सेम जो है थी वो आउटपुट हमारे पास आ रही है। अब एक दफा इसको अच्छी तरह से समझ लें। पोजीशन जो सबसे पहले जो स्टैटिक पोजीशन होती है वो डिफॉल्ट होती है, उस पे जो CSS के यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इन 4 प्रॉपर्टीज का कोई असर नहीं होता। अगर रिलेटिव लगाएंगे तो रिलेटिव और स्टैटिक बिल्कुल सेम है, इनकी वर्किंग भी सेम है। सिर्फ फर्क क्या है कि जो रिलेटिव है उस पे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो काम करती हैं, जो कि स्टैटिक पे नहीं करती। ये फर्क हो गया स्टैटिक और रिलेटिव का। उसके बाद हमारे पास यानी आ जाता है फर्क एब्सोल्यूट और फिक्स्ड का। जब हम किसी भी एलिमेंट को फिक्स्ड पोजीशन देंगे तो वर्किंग जो है वो एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट की तरह करेगा, लेकिन वो जिस जहां पे उसे हम लगा देंगे फिक्स्ड पोजीशन लगा देंगे तो पेज जितना मर्जी मूव होता रहेगा वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो है उसे हम किसी भी जगह पे हम रख सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जो एलिमेंट होगा वो पेज के साथ मूव करेगा। जिस तरह से पेज मूव करेगा उसी के साथ वो भी मूव करेगा, और जो पोजीशन एब्सोल्यूट होगी वो रिलेटेड होगी अपने पेरेंट की पोजीशन से। अगर उसके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव है तो वो अपने पेरेंट का जितना साइज है उसके अंदर ही मूव करेगा, लेकिन अगर उसके पेरेंट जो है उसके हम कोई पोजीशन नहीं देंगे, खुसूसन जो रिलेटिव नहीं देंगे, तो वो पूरी बॉडी को अपना पेरेंट मानेगा और पूरी बॉडी के अंदर वो मूव करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोजीशन स्टिकी। स्टिकी का मतलब होता है जब हम पेज को स्क्रॉल करें तो वो वाले डिव या वो वाला जो एलिमेंट है ना वो पेज के साथ स्टिक हो जाए। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके ऊपर भी। ये अभी आप इसको भूल जाएं, ये जो और ये इसी को हम कर देते, ये कंटेनर को कर देते हैं कंटेनर, इसे हम कर देते हैं पोजीशन स्टिकी। स्टिकी टॉप से 0। अब बल्कि इसने वर्क नहीं करना इस तरह से, इससे मैं यहां से करूंगा कट और यहां पे हम इसे कर दूंगा। अब ये जो इसका स्टाइल है पेरेंट वाला वो तो एक दफा शायद खराब हो जाए, यहां पे हम करूंगा ये जो। अब ये रिलेटिव वाली जो है ना वर्क नहीं करेगी। अब ये देख, जब भी मैं पेज को मूव करूंगा, जब भी पेज स्क्रॉल होगा ना तो ये टॉप के साथ फिक्स हो जाएगा, उसके नीचे जितना भी टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होता रहेगा। ये है पोजीशन स्टिकी की। यानी अब आपको ऑलमोस्ट जितनी भी यूज हो रही हैं वो सारी की सारी मैंने बता दी हैं। ये स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। अगर अभी भी आपको इनमें से किसी पर डाउट है, आपको किसी की नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर किसी को इस हवाले से किसी भी यानी कन्फ्यूजन का शिकार है तो आसानी के साथ यानी कमेंट सेक्शन में अपना जो सवाल है वो लीव करें, मैं उसे जवाब दे दूंगा। और अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में अलाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे।
हम 4 किस्म की अलाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट, उसके बाद किसी भी एलिमेंट को सेंटर करने के लिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यानी मार्जिन प्रॉपर्टी को अलाइनमेंट के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है फ्लोट प्रॉपर्टी, उसको हम अलाइनमेंट्स के लिए यूज करेंगे। उसके बाद पोजीशन प्रॉपर्टी। ये 4 जो प्रॉपर्टीज हैं इनके जरिए हम टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। उसके बाद किसी भी एलिमेंट को हमने अलाइन करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन नीचे वाली तीनों को कमेंट आउट कर देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज नहीं करता, यहीं पे मैं स्टाइल का टैग लगाता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ H का टैग H1 और यहाँ पे मैं कोई भी लॉरम का टेक्स्ट डाल देते हैं, लॉरम, और ये यहाँ से ले लिया, इसे थोड़ा सा कट करके जो टेक्स्ट है इसको नीचे पैराग्राफ में भी ऐड कर देते हैं। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट, और जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसे भी मैं कर देता हूँ कमेंट। चलिए इसे रहने देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ H2 ताकि थोड़ा सा इनके दरमियान ना डिफरेंस रहे। अब स्टाइल में सबसे पहले जो H2 है उसे मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन। जब मैं इसे मैं करूँगा सेंटर तो ये जितनी इसकी पेरेंट एलिमेंट की विड्थ होगी उस लिहाज से ये सेंटर में हो जाएगा। अगर तो इसका पेरेंट एलिमेंट की जो विड्थ होगी वो 300 पिक्सल होगी तो वो 300 पिक्सल डिव के अंदर ही सेंटर हो जाएगा। अब चूंकि ये पूरी बॉडी में लगा हुआ है तो इसकी जो बॉडी है वो इसका एज अ पेरेंट एलिमेंट है, तो पूरी बॉडी के सेंटर में ये टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास है पी टैग। पी टैग को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसे पहले विड्थ दे देते हैं, क्योंकि जितनी भी टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना वो ज्यादा पैराग्राफ में ही होती हैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मैं नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि लोकल सर्वर है तो पेज लोड होने में टाइम ले रहा है, अब टाइम नहीं लेगा। उसके बाद मैं इससे टेक्स्ट अलाइन करता हूं। अगर मैं इसे करूंगा सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, अगर इसे सेंटर करूंगा तो ये सेंटराइज्ड हो जाएगा सारा, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर इसे मैं करूंगा टेक्स्ट अलाइन राइट तो ये टेक्स्ट जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। अगर मैं इसे करूंगा लेफ्ट तो ये लेफ्ट की तरफ अलाइन होगा। अब मैं इसको करूंगा जिस तरह से प्रॉपर पैराग्राफ शो होता है ना वो होता है अलाइन जस्टिफाई। तो एक कंप्लीट जिस तरह से खूबसूरत पैराग्राफ होता है उस तरह से ये हमारे पास शो होगा। ये हो गया हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट में टेक्स्ट को सेंटर करना, लेफ्ट करना, राइट करना और जस्टिफाई करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्जिन प्रॉपर्टी के जरिए किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करना, अलाइन करना। ये मैं नीचे इनको खत्म कर देता हूं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं और इस CSS को भी मैं कर देता हूं कमेंट, बल्कि इसे मैं डिलीट कर देता हूं। इसे डिलीट कर दिया। नीचे मैं एक लूंगा डिव, अब मार्जिन अलाइन डिव ली और ये जो इसका हेडिंग है इसके ऊपर डालते हैं ताकि पता चले कि हम अब की कौन सी जो अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं। अब ये डिव जो है इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसे मैं एक विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल, 50% दे देते हैं, 50%। बैकग्राउंड में दे देता हूँ ब्लैक और पैडिंग में इसे दे देता हूँ 40 पिक्सल। अब देखते हैं हमारे पास किस तरह से ये शो हो रही है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है। अब हमने इसको लाइन करना है तो इसके लिए मैं अगर इसे मार्जिन कर दूंगा ऑटो तो ये जो पूरी डिव जो है वो सेंटर में आ जाएगी। लेकिन अगर इसे और मजीद अच्छे तरीके से ऑटो करना है तो इसके स्टार्ट में 0 लगा दें और फिर ऑटो लिखें, यानी ऊपर नीचे से 0 होगा
और लेफ्ट राइट से ऑटो, ये बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी डिव के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करना है कि हाइट और वेट के लिहाज से भी बिल्कुल सेंटर में हो, तो उसके लिए सिर्फ ऑटो लगा देंगे तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये हो गया मार्जिन प्रॉपर्टी के जरिए किस डिव को अलाइन करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लॉट। फ्लॉट प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट को सेंटर में करेंगे। तो उसके लिए मैं इनको दोनों को कमेंट कर देता हूँ और इसकी जो CSS है इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। और अलाइनमेंट के लिए मैं इसका जो कमेंट आउट है इसे ख़त्म करूँगा, इसे थोड़ा सा बाहर लिखूंगा। ये ऊपर वाला कोड भी हम उड़ा देते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। इसे भी ख़त्म किया। अब अलाइन करने के लिए सब इसके अंदर मैं एक लूंगा कंटेनर डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं लूंगा एक पैराग्राफ, उसे मैं क्लास दे देता हूं रेड, और इसे मैं कर देता हूं फ्लोट टू लेफ्ट, और दूसरे को मैं कर देता हूं फ्लोट टू राइट, और इसे मैं बैकग्राउंड कर देता हूं ग्रीन। और एक और इनके नीचे मैं एक लेता हूं डिव, और इससे मैं क्लास दे देता हूं क्लियर फिक्स, और इसके अंदर मैं खाली जो है ना थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं NBSP, ये इस तरह से। और अब इसको हम स्टाइल करेंगे। इसको स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम कंटेनर को स्टाइल करेंगे। कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर देंगे, वो मैंने दे दिया इसे येलो, बॉर्डर मैंने इसे दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर कोड इसका कर देते हैं ये लाइट सा ब्लैक। अब देखते हैं किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। कुछ इस तरह से अब हमारे पास ये शो हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे जो P का टैग है इसे हम प्रॉपर विड्थ देंगे। विड्थ मैंने इसे दे 200 पिक्सल, और मार्जिन इसे दे दिया 10 पिक्सल, और पैडिंग भी इसे 10 पिक्सल दे दिया। अब ये जो पैराग्राफ है ये दोनों जो हैं ये स्टाइल हो गए थोड़े से। अब जो रेड वाली क्लास है डॉट रेड, उसको फ्लोट दे दूंगा लेफ्ट, और उसे बैकग्राउंड जो है आई थिंक कुछ इस तरह, ये ठीक है। इसका बैकग्राउंड, बल्कि इसका बैकग्राउंड रेड ही कर देते हैं, बैकग्राउंड भी इसका रेड ही कर देते हैं। और उसके बाद इसी को मैंने किया डुप्लीकेट, और इसका फ्लोट मैंने कर दिया राइट, और क्लास इसकी है ग्रीन, और यहाँ पे भी ग्रीन। अब ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से शो हो रहा है, एक प्रॉपर जो है ना वो वे में शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्लास जो है ना क्लियर फिक्स वो काम करेगी। इसके ऊपर हम डॉट क्लियर फिक्स जो क्लास है इसको यहाँ से हमने नेम इसका कॉपी किया, यहाँ पे ऐड किया, और इसे हमने क्लियर लिखा बोथ, कि दोनों तरफ से जो हाइट वेट है वो इनकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। और विजिबिलिटी मैंने इसकी कर दी हिडन, और हाइट मैंने इसकी कर दी 0। बूम, अब देखिए बिल्कुल सेंट्राइज्ड हो गया। फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने जो दो पैराग्राफ्स थे, ये हम सिर्फ पैराग्राफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, हम कंप्लीट किसी भी डिव के लिए, किसी भी और एलिमेंट के लिए इस तरह से हम फ्लोट प्रॉपर्टी जो है उसे यूज कर सकते हैं। और जिस तरह से हम वेबसाइट में देखते हैं एक साइड पे नेविगेशन बार आ रही होती है, या फिर वेबसाइट का कंटेंट बीच में आ रहा होता है और साइडों से जो स्पेस बनी होती है और उसमें टेक्स्ट शो हो रहा होता है, जिस तरह से ब्लॉग टेम्पलेट होता है, तो इसके जरिए हम ब्लॉग टेम्पलेट बहुत खूबसूरत सा डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारी होगी फ्लोट प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजीशन प्रॉपर्टी।
सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो पोजीशन प्रॉपर्टी है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए मैं सिंपली जो है वो पहले वाला जितना भी कंटेंट इसे मैं कर दूंगा डिलीट, यहाँ से किया डिलीट। अगर आपको ये सेम कोड चाहिए तो आप बीच में वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोड को खुद कॉपी करके लिखें और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब पोजीशन जो है इसके लिए मैं एक लूंगा इस यहाँ पे डिव, या बल्कि इसके लिए भी हम पैराग्राफ ही लेते हैं ताकि पोजीशन हमारे अच्छे से शो हो। क्लास आप इसे कर देते हैं और इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं लॉरम इप्सन का, और दूसरी को इसी को डुप्लीकेट करके और इसको हमने क्लास दे दी डाउन, एक अप और एक डाउन, और इनको हमने पोजीशन के जरिए कंट्रोल करना है। अब सेम जो यहाँ पे मैंने पी के टैग को टारगेट किया, क्योंकि दोनों पी के टैग है ना, तो यहाँ पे पी के टैग और मैंने इसे विड्थ दे दी 200 पिक्सल और पैडिंग मैंने इसे दे दी पैडिंग 10 पिक्सल। अब जो अप वाला है इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं, कलर इसे हम दे देते हैं ब्लू, अभी रैंडम ही देंगे ना। और जो डाउन वाला है उसको हम कलर दे देंगे ग्रीन, कुछ भी आप अपनी तरफ से दे दें, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब ये जो या इसका ना बैकग्राउंड हम करते हैं, बैकग्राउंड इसका करते हैं ब्लू और इसका भी बैकग्राउंड करते हैं ग्रीन। सॉरी कंटेंट लिख दिया, बैकग्राउंड लिखना था। और इसका क्यों नहीं शो हो रहा, आई थिंक इसकी क्लास जो है वो डाउन, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे हमने इसका कर दिया डाउन। ये अब हमने इसको पोजीशन जो प्रॉपर्टी उसके जरिए हमने इसे एक को टॉप पे करना और एक को बॉटम पे करना है। उसके लिए सिंपली हम इसके नीचे अंदर लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप लिख देंगे 0, तो ये बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी। और इस तरह जो इसी को किया कॉपी और जहाँ पे किया पेस्ट पोजीशन एब्सोल्यूट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉटम, तो ये बॉटम में 0 हो जाएगी। अब ये अपनी अपनी यानी इन्होंने एक पोजीशन ले ली, जितनी विड्थ इनको जितनी इनको हाइट मिल रही है उस हाइट के लिहाज से ये टॉप और बॉटम में फिक्स हो गई हैं। अब अगर ये जो ग्रीन वाली अगर इसको मैं इस साइड पे लाना चाहूँ तो मैं इसके लिए यहाँ पे करूँगा राइट 0, तो ये राइट में 0 हो जाएगी, बिल्कुल राइट में फिक्स हो जाएगी। और अगर मैं इसकी पोजीशन जो है मैं कर दूं फिक्स्ड, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। अगर आपको पोजीशन का नहीं आइडिया कि पोजीशन को किस तरह से यूज़ करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में CSS की जो पोजीशन का लेक्चर है ना, एक अलग उसके लिए एक वीडियो बनी हुई है CSS पोजीशंस, तो उसको एक दफ़ा देखें, आपको CSS में जो पोजीशंस हैं उनको यूज़ करना आ जाएगा। अब ये हम बिल्कुल यानी अलाइनमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ना, जहाँ पे हमारा दिल करे हम इसे अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसे कर देता हूँ टॉप से, मैं कर देता हूँ 40%, यानी 40% टॉप से नीचे हो, तो हाँ टॉप ये 40% नीचे हो, तो ये देखें। अब जिस तरह से हम बाज़ वेबसाइट देखते हैं उनके साइड पे मेन्यूज़ लगे होते हैं, फिक्स्ड मेन्यूज़ होते हैं, तो आप सिंपली इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आसानी के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आई होगी और आपको CSS की जो पोजीशंस हैं उसके ज़रिए अलाइन करना, फ्लोट के ज़रिए, फ्लोट प्रॉपर्टी जो है उसके ज़रिए, और सिंपल जो मार्जिन होता है उसे यूज़ करके आपको CSS में जो एलिमेंट्स के पोजीशंस हैं उनको कंट्रोल करना आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इस वीडियो में CSS के सूडो एलिमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं और हम उन्हें किस तरह से वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें इस्तेमाल करना सीखेंगे, उसके बाद हम ये एक ब्यूटीफुल जो टाइमलाइन है ये बनाना सीखेंगे
CSS सूडो एलिमेंट्स के साथ। सबसे पहले इस फॉर्म पे हम जो एलिमेंट हैं आफ्टर और बिफोर उन्हें अप्लाई करेंगे। सूडो एलिमेंट्स हैं ना वो आफ्टर और बिफोर हैं, लेकिन अगर CSS सूडो क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, उन पे एक अलग वीडियो बनेगी। अभी सिर्फ CSS के सूडो जो एलिमेंट्स हैं आफ्टर और बिफोर उन पे बात होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक फॉर्म लिया। अब ये मैं इसके एक्चुअल कोड में चलता हूँ। ये इसका कोड है। सिंपल लेबल टैग है, इनपुट है, 2 लेबल टैग और 2 ही इनपुट्स हैं और एक सबमिट का बटन है और थोड़ा सा इन्हें स्टाइल कर दिया है, इन्हें सेंटर में किया है और इन जो लेबल टैग है उनकी जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ी सी बोल्ड की हैं। अब इन पे हम CSS के जो सूडो एलिमेंट्स हैं आफ्टर और बिफोर उन्हें अप्लाई करते हैं। जितने भी टैग्स होते हैं सब के 2 जो है ना प्रीपेयर्ड समझ लें एक एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर और बिफोर, जो कंप्लीट एक एलिमेंट कंप्लीट ब्लॉक की तरह भी काम कर सकते हैं। लेबल को लिया। अब बाज़ ये सिंगल कोट होता है, बाज़ ये डबल लगे होते हैं। अगर ये सिंगल लगा हो तो CSS है, अगर ये डबल हो तो CSS 3 है। CSS 3 में डबल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिफोर। अब इसका क्या मतलब है कि लेबल टैग जो है उसके बिफोर कंटेंट, जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर आपने कंटेंट जो है एट्रीब्यूट लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप कंटेंट एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगी। और हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं इंटर, कि जितने भी बिफोर हैं उनके साथ जितने भी लेबल टैग हैं उनके बिफोर में इंटर लग जाए, तो ये देखिए इनके साथ हो गए इंटर नेम और इंटर ईमेल। थोड़ी सी यहाँ पे अगर स्पेस दे लें तो बाकायदा तौर पे स्पेस के साथ भी वर्क करेगा। आगे से स्पेस देनी है फ्रंट से, ये थोड़ा उस तरह से इन सब के साथ इंटर लग गया। और इसी तरह आफ्टर है, इसके अगर बाहर आए और यहाँ पे लिखें आफ्टर तो ये इसके आफ्टर में भी लग जाएगा। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि बिफोर और आफ्टर जो किस तरह से काम कर रहे हैं। अब इनको एक्चुअल में हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये जो एलिमेंट्स हैं इंटर ईमेल नेम, अब समटाइम हम वेबसाइट में जो फॉर्म बनाते हैं उसमें कुछ जो इनपुट्स होती हैं वो रिक्वायर होती हैं। अगर हम इस ईमेल को रिक्वायर करना चाहें लेकिन हमें नहीं पता कि जो यूज़र है उससे तो नहीं पता कि कौन सा जो इनपुट है रिक्वायर है और कौन सा इनपुट जो है वो रिक्वायर नहीं है, तो जो रिक्वायर है उनके साथ हम मेंशन कर देंगे या स्टार लगा देंगे या इसके आगे ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो हर जो लेबल है उसके अंदर तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम सिंपली जो रिक्वायर वाली लेबल्स होंगी उन्हें एक क्लास लगा देंगे रिक्वायर, और इस रिक्वायर क्लास को करेंगे कॉपी और ये जो लेबल है इसके आगे डॉट लगा के और यहाँ पे रिक्वायर लिख देंगे कि लेबल टैग, और लेबल टैग में जितने भी रिक्वायर क्लासेस लगी हुई हैं यानी लेबल टैग्स वो जिनमें रिक्वायर क्लास है उनके साथ क्या हो कि यहाँ पे एक स्टार लग जाए, बिफोर में उनका स्टार लग जाए। तो ये स्टार लग गया। अब इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से कलर मैं इसका कर देता हूँ रेड ताकि पता चल जाए, ये रेड हो गया। और इसमें हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड और इसका भी हम कलर कर देते हैं रेड। तो ये हमारे पास जो है एक प्रॉप जो CSS की जिनके साथ रिक्वायर कलर आई थिंक नेम के साथ भी लगी हुई है, लेकिन नेम के साथ जो है नेम वाला लेबल इसके साथ नहीं लगी हुई, सॉरी इसके साथ भी हमने जो है उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। जो रिक्वायर क्लास है उनको हमने सिलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे रिक्वायर क्लास को सिलेक्ट किया तो अब रिक्वायर क्लास जिसके साथ रिक्वायर क्लास लगी होगी उसमें रिक्वायर जो टेक्स्ट है वो भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे स्टार भी। आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। आप बाकायदा तौर पे इसके आगे पीछे जो बॉक्सेस भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेन बताने का मकसद था वो इतना ही था कि हम इन्हें इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। अब बाकायदा तौर पे ना हम ये टाइमलाइन बनाते हैं ताकि हमारे CSS के जो सूडो एलिमेंट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे एकदम से क्लियर हो जाएं। तो उसके लिए मैं ये जो फॉर्म वाले जितने भी हैं इनको मैं सारे को करता हूँ
कमेंट, और ये जो इसका कोड है इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे नीचे और यहाँ पे डिवली डिव को मैंने एक क्लास दे दी लाइन, और उसके अंदर मैंने एक क्लास डिवली जिसे मैंने क्लास दे दी बॉक्स। कोई भी आप दे सकते हैं, और इसको मैंने 4-5 दफा कर देता हूँ। अब इस जो बॉक्स क्लास है इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ से अब जितना भी काम है वो सारा का सारा CSS का है। CSS के जो सूडो एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख लें तो हमें बहुत सा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उससे जान छूट जाती है। बॉक्स, अब जो बॉक्स है इसे हम सबसे पहले स्टाइल करेंगे। सबसे पहले इसमें एक हाइट दे दूंगा 120 पिक्सल, और उसके बाद जो है इसको विड्थ 10 पिक्सल, और इसको एक बैकग्राउंड जो है कलर दे देंगे। इसका जो है वो एक कोड है, कोई अभी कोई सा भी ऐड कर दीजिए, 800 या रेड वाला ऐड कर देते हैं। और अब देखते हैं कि ब्राउज़र हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। अब ये हमारे पास एक साइड में सिर्फ एक लाइन शो हो रही है। अब ये जो बैकग्राउंड है इसके नीचे हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन ऑटो। मार्जिन हमने लिखना है ऑटो। इससे ये जो डिव है ये सारी की सारी जो है बॉडी के सेंटर में हो जाएगी। ये सेंटर में होगी लाइन। अब इसको मैं मार्जिन थोड़ा सा और साइड पे दे देता हूँ। मार्जिन इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट 15 पिक्स। मार्जिन अगर मार्जिन इसको देना ना लेफ्ट तो इसको पहले देना, और मार्जिन ऑटो जो है वो बाद में दे देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। ऑटो का मतलब होता है कि हर तरफ से इसका जो मार्जिन है वो ऑटो हो जाए। तो अगर लास्ट पे लगाएंगे, जो लास्ट पे प्रॉपर्टी लगी होती है ना वो पहले वो काम करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ बैकग्राउंड कलर जो है वो 800 रेड लगा हुआ है, यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ ग्रीन। तो ये जो लास्ट वाला है वो वर्क करेगा, पहले वाला काम नहीं करेगा। जो आपके सारे CSS के कंसेप्ट हैं मैं चाहता हूँ वो सारे के सारे हम साथ में क्लियर कर लें। अब CSS जो बॉक्स है इसे हम यहाँ पे करेंगे कॉपी, और अब इसका सारा कमाल है इसका एक जो एलिमेंट है वो है बिफोर, यानी एलिमेंट पिछड़ो एलिमेंट जो है वो बिफोर है, और एक इसका है आफ्टर। अब सिर्फ सारा का सारा उनका कमाल है कंटेंट। अच्छा, अब अगर हम कोई ये शेप बनाना चाह रहे हैं बिफोर या आफ्टर एलिमेंट्स के साथ, तो जो कंटेंट है उसको खाली रखेंगे। इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसे इस तरह से छोड़ देंगे। अगर हम इसके साथ कोई शेप बनाना चाह रहे हैं जिस तरह से हम अब बनाएंगे, इसको जो है अब हम एक स्पेसिफिक हाइट देते हैं। हाइट इसको दे दी 50 पिक्सल, विड्थ भी इसे दे दी 50 पिक्सल, और इसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि ये एक जो सर्कुलर है वो बन जाए। लेकिन हमने इसे सर्कुलर तो नहीं बनाना, हमने इसकी शेप बनानी है। लेकिन अगर इसे अभी इसकी ना ये दरवी शेप बना लेते हैं और इसे कोई भी बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड इसमें दे देता हूँ रेड। अभी हमारे पास जो है इस बिफोर बॉक्स बिफोर, और इससे डबल कोट्स लगा देते हैं। अच्छा, अब ये काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमने अब इसको ना एक पोजीशन नहीं दी। पोजीशन हम इसको दे देंगे एब्सोल्यूट। जब भी आपने कोई बॉक्स बनाना है तो उसको जो पोजीशन है वो भी आपने एब्सोल्यूट देनी है। अब ये हमारे पास तब्बे से शो हो गया। जो मेन बॉक्स है उसके हमने दे देनी है पोजीशन रिलेटिव, ताकि ये इसके इर्द गिर्द ही काम करें। अब ये जो इसका रेड बॉक्स हो गया। अब हमने ना यहाँ पे हमारे पास एक शेप शो हो रही है। अब हम इस शेप को किस तरह से बनाएंगे? ये एक वेबसाइट है, ये इसका ये नाम लिखा हुआ है bentifili.com, और यहाँ पे इसकी जो एक त्रिकोणीय शेप बनी हुई है। इसको यहाँ से मैं करूँगा इसका कोड कॉपी, और यहाँ पे इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो बेशक ख़त्म कर दें,
और उसके जगह पे ये एक लगा दें। और अब हमारा जो कोड है वो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो गया है। अब इसको एक यानी इसको अब ना थोड़ा सा हमने सेंटर में लेकर आना है, क्योंकि ये थोड़ा साइड पे है और इसको हमने सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम इसे मार्जिन के साथ खेलेंगे। मार्जिन इसे हम दे देंगे मार्जिन लेफ्ट, इसे हम दे देंगे 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा इधर इस साइड को चला गया, हम इसे दे देंगे -20 पिक्सल। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास आफ्टर, एक बिफोर है, एक हमारे पास है आफ्टर। सेम कोड हमने लिखना, जितना भी है वो सारे का सारा सेम कोड होगा, और ये आफ्टर के लिए भी। अब वो हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही पोजीशन पे दोनों खड़े हैं। अब चूंकि जो फर्स्ट वाला है ये थोड़ा सा इस तरह आमने सामने एरो जो है वो शो हो रहे हैं, इसको ऊपर वाले को हम कर देंगे रोटेट। तो उसके लिए मैं CSS की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट, और इससे मैं कर दूंगा 180 पिक्सल, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे पास पहली दफ़ा में काम कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पहली दफ़ा ही इसको 180 पे सेट कर दिया था, 180 पे सेट कर दिया था। मैंने इसे कई दफ़ा ट्राई किया, 50 दिया, 60 दिया, 90 दिया, लेकिन लास्ट पे जो इसे मैंने दिया 180 पे इसने परफेक्ट रिजल्ट दिया। तो अब ये आमने सामने तो हो गया, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इन्हें एक मार्जिन दूंगा बिफोर वाले को, ताकि वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए। मैं इसे दे दूंगा मार्जिन टॉप जो है 140 पिक्सल, ये थोड़ा सा ऊपर। अब ये एक दूसरे के जो है वो ऑलमोस्ट आमने सामने आ गए हैं। अब इसे थोड़ा सा बेशक और नीचे कर लें, 38 कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा और हो गया। अब उसके बाद जो है इनके रह गए, ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है ऑलमोस्ट तकरीबन। अब इसका जो बॉर्डर है ना वो भी हम साथ में लगा ही देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से सर्कुलर हो जाए। इसके जो कॉर्नर है वो भी सर्कुलर हो गए। इसी को मैंने किया कॉपी, और इसको मैंने आफ्टर वाले में भी ऐड कर दिया। इसके कॉर्नर भी जो है वो सर्कुलर हो गए। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एक कलर स्कीम लगानी है। अब मैंने यूज किया है ग्रेडियंट। अब आप ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड करेंगे, आप सिंपली ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट हैं, कोई भी आप यहाँ से ग्रेडियंट जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कोड करूँगा कॉपी, और इसमें आया ये जो रेड है इसे मैंने किया ख़त्म, और इसमें लगा दिया ये कोड। तो अब हमारे पास जो है वो वाला कोड शो हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ये ग्रेडियंट इस्तेमाल किए, अब मैं जो है वो सेम यही वाले ग्रेडियंट इस्तेमाल करूँगा। उसके लिए पिसोडो एलिमेंट जो है मेरे पहले लगे हुए हैं, वहीं से मैं इसका कोड कॉपी करूँगा ग्रेडियंट का। ये मैंने लगाया हुआ है, यहाँ से मैंने किया कॉपी, और इस जगह पे इसे मैंने कर दिया पेस्ट। इसी तरह जो आफ्टर है, ये आफ्टर, इसका भी कोड मैंने किया कॉपी, और आफ्टर वाले में भी लगा दिया। अब हमारे पास कुछ, अब जो इसकी जो है बैक पे शो हो रही है लाइन, उसको एक और कलर दिया, तो उससे उसका जो कलर है वो भी मैं उसे दे देता हूँ। यहाँ पे आया, और इसका जो कलर है वो ये वाला है, इसको भी मैंने ग्रेडियंट कलर दिया। आप उस वेबसाइट से जाके ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। तो इसका ये बैकग्राउंड मैंने ख़त्म किया, और यहाँ पे इसको ये दे दिया। अब ये जो है वो थोड़ा सा ऊपर इसको शो हो रहा है, और ये जो है अब ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी ये जो कॉर्नर है ना, इसमें फ़र्क है। उसके लिए हम इसका जो मार्जिन है आफ्टर वाले का मार्जिन टॉप जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखते हैं। ये आ गया 20, थोड़ा सा मैंने उसको कम ज़्यादा किया तो हमारे पास एक परफेक्ट शेप आ गई। अब अगर इसे और थोड़ा सा इंक्रीज कर, अगर इसकी और जो है वो लाइंस बढ़ानी हो, तो आप
सिर्फ हमने इसको डुप्लीकेट करते जाना, जितनी बार हम इसे डुप्लीकेट करेंगे उतनी लंबी सेम लाइन बन जाएगी। अब इसका ये भी कोई नहीं है कि ये किस, अब हर स्क्रीन पे ये ऐसे ही रहेगा। ये सबसे बड़ी स्क्रीन, छोटी स्क्रीन, बड़ी लार्ज स्क्रीन होगी या वो छोटी स्क्रीन होगी, जितनी भी हम जाएंगे ये इसकी जो पोजीशन है वो सेम रहेगी। यानी मोबाइल पे अगर होगा तब भी ये परफेक्टली काम करेगी, और अगर हम पीसी की स्क्रीन है तो उस पर भी बिल्कुल सही व्यू देगी। अब अगर हमने इसको फिक्स करना बीच में, तो उसके लिए जो लाइन क्लास है, इस लाइन वाली क्लास है मेन क्लास, इसको हम ऊपर करेंगे और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो कर देंगे फिक्स्ड। जब हम इसकी पोजीशन फिक्स्ड करेंगे तो ये मार्जिन जो है वो काम नहीं करेंगे, ये इधर साइड पे आ गया। अब हम इसको लेफ्ट जो है इसका 50% दे देते हैं। जब इसको हमने लेफ्ट 50% दिया तब ये सेंटर में आ गया। अब इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो इसकी ये वाली जो साइड है लेफ्ट साइड, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट, यहाँ पे टाइमलाइन, आप जितना इसको खूबसूरत बनाना चाहें बना सकते हैं। ये बिल्कुल टॉप पे शो नहीं हो रही, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे BR के टैग लगे होंगे, ये 2 BR के टैग, ये मैंने किए ख़त्म, और ये बिल्कुल टॉप के साथ फिक्स होगी। एक लगा लेते हैं, या इसका जो मार्जिन है टॉप वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मार्जिन जो इसका है टॉप माइनस में जिसको मैंने दिया हुआ है बिफोर वाली को, मार्जिन टॉप इसका मैं करता हूँ 25 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अब आप इसको किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेन मकसद जो था वो आपको CSS के जो पिसोडो एलिमेंट्स थे आफ्टर और बिफोर वो सिखाना था। आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS के एडवांस टॉपिक्स जो है ना वो शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी CSS के एडवांस टॉपिक्स हैं वो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला जो है वो है आउटलाइन। जिस तरह हम बॉर्डर यूज़ करते हैं ना उसी तरह से आउटलाइन यूज़ होती है। यानी जो डिव हमने लगाई है, जो हमने कोई पैराग्राफ लगाया है, उसके इर्द गिर्द एक आउटलाइन बन जाती है। लेकिन आउटलाइन और बॉर्डर में फ़र्क क्या है? बॉर्डर में हम मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर दे सकते हैं, यानी लेफ्ट से दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, टॉप बॉटम। लेकिन जब हम आउटलाइन यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ आउटलाइन डिफाइन करेंगे और वो सब पे होगी। हम अलग-अलग नहीं लगा सकते हैं लेफ्ट के लिए, और जो एक डिव की डायमेंशंस है ना, यानी उसके अगर जो कोने हैं लेफ्ट से राइट से, हम वहाँ पे आउटलाइन नहीं दे सकते। एक ही आउटलाइन देंगे वो सबको कवर कर लेगी। अब बॉर्डर और आउटलाइन में से यूज़ कौन सा करना है, ये आपने प्रोजेक्ट की जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपने देख लेना है। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होता है वो बॉर्डर है, और मैं भी बॉर्डर यूज़ करता हूँ। मैं आउटलाइन जो बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो अभी आप क्या यूज़ करेंगे वो आप पे है, मैं आपको आउटलाइन सिखाता हूँ। बॉर्डर जो है वो मैंने पहले सिखा दिया है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप सीख लें, यानी उसको प्रैक्टिस में ला लें। सबसे पहले मैंने एक क्लास ली बॉक्स, उसको मैंने कॉल किया। मैं ना आज इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, यानी इसी में मैं ना यूज़ कर रहा हूँ। उसको मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैं इसे एक स्पेसिफिक हाइट वेट दे देता हूँ 300 पिक्सल, वेट मैंने इसे देता हूँ 400 पिक्सल। अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा, ना हमने इसे कोई कलर बैकग्राउंड दिया है, ना हमने इसको कोई बॉर्डर लगाया है। अगर मैं इसको इस पर लगाता हूँ आउटलाइन, तो आउटलाइन में सबसे पहले होती है विड्थ, मैं इसे दे देता हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद इसका जो है वो जो स्टाइल है वो मैं इसे दे देता हूँ डॉटेड, और कलर जो मैं इसे रेड दे देता हूँ। तो ये हमारे पास शो हो रही है। अब ये लेफ्ट और ये जो राइट से ये लेफ्ट से और टॉप से क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि हमने इसके जो मार्जिन और पैडिंग है बॉडी की वो बिल्कुल ख़त्म है। या तो हम जो बॉडी है इसका मार्जिन और पैडिंग ख़त्म करें CSS की फाइल में से, या फिर हम इसको यानी थोड़ा सा दरमियान में ले आए। तो मैं इसे मार्जिन दूंगा, मार्जिन ऑटो, तो ये बीच में आ जाएगा। अगर मैं इसे मार्जिन दूंगा टॉप से, मार्जिन टॉप देता हूँ 20 पिक्सल, 120 पिक्सल दे देते हैं, ताकि
ये आ गया, ये आउटलाइन है। अब आउटलाइन में हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं या इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ अगर बढ़ाएंगे तो ये 5 है और इसमें 55 कर देता हूँ, ये बढ़ गई। इन आउटलाइन जो है वो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका जो ये स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। पहले डॉटेड है तो हम इसे डबल कर देते हैं। ये बॉर्डर की जितने भी स्टाइल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सॉलिड है, डैशेड है, डॉटेड है, डबल है, इंसर्ट, आउटसेट, ग्रो और रिंज, ये जो जितनी भी यानी बॉर्डर स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आउटलाइन की जो स्टाइल है उस पर अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन इनका डिफरेंस ये है कि बॉर्डर जो है हम चारों तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, यानी लेफ्ट में कोई और लगा सकते हैं, राइट में और, लेकिन आउटलाइन में हम ये नहीं यूज़ कर सकते। आउटलाइन सब के लिए एक ही होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में कुछ और सीखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। In this video, we are going to learn how to create a vertical timeline using pure HTML and CSS। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक वर्टिकल टाइमलाइन बना सकते हैं यूजिंग प्योर HTML एंड CSS। ये बहुत कंप्लीट यानी खूबसूरत है और इसमें यहाँ पे आइकन भी डिस्प्ले होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ना मैं नेट कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे नेट कनेक्ट होता है तो यहाँ पे हमारे पास आइकन जो भी शो होंगे। तो इन जो फॉन्ट आसम है वो उसका CDN लगे हो ना, तो ऑनलाइन वो यहाँ पे शो होंगे। वो नेट कनेक्ट हो ले तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसे हम बनाएंगे प्योर HTML CSS के साथ। इसमें हम बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। इसमें CSS के सूडो एलिमेंट्स जो हैं उनको भी हम अगेन देखेंगे। इसके अलावा इसमें और भी एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम देखेंगे। ये हमारे पास आइकन्स भी आ गए। तो ज़्यादा ये टाइम को वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट हम से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, सबसे पहले आता हूँ मैं कोड एडिटर में, इसमें मैं आपको HTML का कोड जो एक्सप्लेन करूँगा। CSS का हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे सारा, लेकिन HTML का मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर कर देता हूँ, क्योंकि मेन तो आप लोग कोड समझना है ना। अगर मैं आपको कोड समझा दूंगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसे मैं लाइन बाय लाइन लिखूँगा HTML का कोड भी, तो हमारा डबल टाइम लगेगा। तो फिर वीडियो का एक्सपोर्ट वगैरह करना और अपलोड करना, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको ऐसे बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। इसलिए ज़्यादा जो है ना ये लेक्चर बोरिंग हो जाएगा अगर मैं एक एक लाइन जो है वो ड्रा करूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बेसिक HTML का टैग, उसमें हमने फॉन्ट ऑसम का CDN लगा दिया। आप सिंपली जाकर गूगल पे लिखोगे फॉन्ट ऑसम CDN, तो आपके पास एक CDN लिंक आ जाएगा। वो आपने यहाँ पे इंक्लूड करना, ये वाली जो लिंक है ये आपने इंक्लूड कर लेना। उसके बाद अपने स्टाइल और CSS की फाइल आपने लिंक कर लेनी है। ये बेसिक HTML की प्रैक्टिस है। इतनी मैंने आपको लास्ट और पे जो बेसिक वीडियोज़ उनमें बताया हुआ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यानी बॉडी का टैग है। बॉडी के अंदर हमने एक div ली, उसको क्लास लगाई कंटेनर, यानी बॉडी के अंदर कंटेनर एक आ गया। एक हमारे पास बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर हमने एक और बॉक्स लगा लिया। अब कंटेनर के अंदर हमने एक ऊपर बॉक्स लग गया, यानी उसको हमने div ली, उसको क्लास दी बॉक्स। बॉक्स के अंदर फिर एक div ली, उसको हमने क्लास दी कंटेनर 3। उसके कंटेनर 3 के अंदर हमने एक स्पैन का टैग लिया, उसको क्लास दी आइकन, उसमें हमने सर्च का आइकन लगा दिया। उसके बाद इनपुट का हमने टैग लिया और इनपुट की टाइप हमने सर्च की, ID सर्च, प्लेस होल्डर सर्च। उसके बाद हमने इसके नीचे एक और जो है ना वो टैग लिया div ली, उसको हमने क्लास दी लेफ्ट बॉक्स। लेफ्ट बॉक्स ये है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये आइकन डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे पास आइकन्स थे वो हमने एक लेफ्ट बॉक्स div लगाई, उसके अंदर नैव का टैग लगाया, नैव के अंदर एक टैग लगाया और उसको हमने, और हर टैग के अंदर डिफरेंट हमने उसमें फॉन्ट ऑसम है वो लगा दिए, डिफरेंट आइकन्स लगा दिए। तो ये सारे हमारे पास आइकन्स लग गए। और उसके बाद फिर हमने एक और div ली, उसको हमने क्लास दी राइट बॉक्स। राइट बॉक्स के अंदर हमने एक और div ली, उसको हमने क्लास दी RB कंटेनर, इसका मतलब है राइट बॉक्स कंटेनर। उसके अंदर हमने एक और UL ली, UL को हमने क्लास दी RB। RB का मतलब है राइट बॉक्स, मतलब UL RB, वो UL जिसको हमने क्लास दी RB यानी राइट बॉक्स। उसके अंदर फिर हमने एक और यानी ली LI के टैग लिए। जैसे कि आपको पता है UL में LI के टैग होते हैं, LI के यानी लिस्ट आइटम होती हैं। तो उसमें हमारे पास हमने जो LI है उसको क्लास दी RB आइटम, राइट बॉक्स आइटम। RB का मतलब राइट बॉक्स डैश आइटम मतलब राइट बॉक्स आइटम, हमने उसको शॉर्टकट में लिख दिया। फिर उसके बाद एक div ली, उसको हमने क्लास दी टाइम स्टैम्प, जिसमें हमने टाइम को शो करवाना है। उस div के अंदर हमने टाइम को शो करवा दिया। फिर इसके नीचे एक और div ली, उसको हमने क्लास दिया आइटम टाइटल, तो उसके अंदर हमारे जो आइटम के टाइटल्स होंगे वो डिस्प्ले होंगे। दैट्स इट, इतना इसका ये LI का टैग हो गया। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेना 3 दफ़ा, कॉपी पेस्ट पेस्ट। उसमें हमने सिर्फ टाइमिंग चेंज करनी है, मतलब टाइम स्टैम्प इसका चेंज कर देना है और
आइटम के जो टाइटल्स हैं वो चेंज कर देने हैं, क्योंकि हर आइटम का टाइटल जो है डिफरेंट होगा। दैट्स इट। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद है आपको HTML का जो कोड है वो समझ आ गया। बहुत ही आसान से था। अगर आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं इसे आराम से स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहते हो तो बड़े आसानी के साथ आप इसे लिख सकते हो। बिल्कुल बेसिक सी ये प्रैक्टिस है। अब आता हूँ स्टाइल और CSS की फाइल में, और इसको मैं छोटी स्क्रीन पर कर लेता हूँ। इसको डबल स्क्रीन कर लेते हैं ना, साथ में हमारे पास लाइव प्रीव्यू भी ओपन है। लाइव प्रीव्यू हो गया, ये हमारे पास कोडिंग आ गई। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। ये हमारे पास आइकन था। थोड़ा सा अगर आपको आइकन थोड़े से लेट डिस्प्ले हो ना, इसका मतलब ये कि मेरा नेट थोड़ा सा भी यानी स्लो वर्किंग कर रहा है। अगर आपको उसी वक्त शो नेट यानी ये फाउंड ऑफ सम जो CDN है वो आ रहा है इंटरनेट के जरिए, डायरेक्टली लिंक है। CDN है ना, तो इंटरनेट के जरिए चलेगा। तो इंटरनेट अगर लो होगा तो ये आइकन जो है वो शो नहीं होंगे। तो अभी जो आइकन जो नेट है वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बॉडी का टैग, बॉडी को हमने सिंपली बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है और स्टार मार्क लगा के बेसिक कोडिंग जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई है कि आपकी हर CSS की जो फाइल है उसमें ये लाजमी कोडिंग होनी चाहिए। तो आप अपने हर एलिमेंट को अपने हिसाब से स्टाइल कर लोगे। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये तीनों तो लाजमी है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन, लिस्ट स्टाइल नाम, ये भी आपने लगा लेना, क्योंकि अक्सर हमने लिस्ट का स्टाइल भी नाम करते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नाम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद कंटेनर की हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे डॉट कंटेनर। तो हमने कंटेनर को टारगेट किया, तो इसको सबसे पहले पोजीशन देंगे रिलेटिव और इसको बैकग्राउंड देंगे। तो बैकग्राउंड के लिए इसका हमारे पास कोड है वो ब्लैक है, ब्लैक लाइट से ब्लैक कलर है। तो उसके लिए कोड है 2329 और 31। तो हल्का सा एक ब्लैक कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और विड्थ इसको हमने दे दी, विड्थ से हम देंगे 440 पिक्सल और हाइट इसे देंगे, हाइट इसकी होगी 500 पिक्सल। और इसको हम मार्जिन देंगे, मार्जिन इसका हमारे पास होगा टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से ऑटो, ताकि हमारे पास जो है सेंटर में शो हो। और मार्जिन टॉप इसे हम देंगे 5%। और बॉक्स शेडो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बॉक्स शेडो, और वो हम इसे देंगे 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल, नॉट 30 पिक्सल, 20 पिक्सल RGBA। तो RGBA में हम इसको देंगे रेड, इसको हम देंगे 199 और ग्रीन भी 199, ब्लू भी 199 और जो अल्फा होगा वो इसे हम देंगे 0.5। इसके ऊपर हल्का सा हमने एक बॉक्स शेडो जो वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट बॉक्स, तो लेफ्ट बॉक्स में हमारे पास आइकन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट बॉक्स को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे हम कमेंट कर लेंगे और कमेंट में लिख देंगे लेफ्ट बॉक्स। और लेफ्ट बॉक्स को यहाँ पे हम करेंगे सबसे पोजीशन देंगे, पोजीशन से दूंगा एब्सोल्यूट, ताकि अपनी मर्जी से हम इसे मूव कर सकें। और लेफ्ट इसे मैं दूंगा 5%, -5%, 5%। और सेम इसी तरह से हम इसको टॉप जो है वो भी देंगे, टॉप भी से हम देंगे -5%, नॉट 55%। और साथ में इसको हम हाइट देंगे, हाइट इसकी होगी हमारे पास 110%, यानी एग्जैक्ट उसकी 100% होगी ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ताकि इसके एक और थोड़ा सा ऊपर शो हो, नीचे हमारे पास शो हो। और साथ में इसको मार्जिन हमारे पास टॉप, और मार्जिन टॉप इसे हम देंगे 5%। और मार्जिन टॉप ऐसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको टॉप जो डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन दिया और सेव किया। ये हमारे पास ऊपर एक बॉक्स हो गया। अच्छा, इस ग्रीन के लिए हमारे पास जो कोड है, कलर कोड है, वो हम लिखेंगे। वो हमारे पास है 50 और D8 और 90। ये बड़ा खूबसूरत सा एक ग्रीन कलर का ही एक इफेक्ट है, वो आ गया हमारे पास। हमारे पास लेफ्ट बॉक्स जो है वो भी डिज़ाइन हो गया। इसको हम मजीद इसको बॉक्स शेडो लगा सकते हैं। तो सेम यही वाला बॉक्स शेडो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो इस बॉक्स शेडो को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसमें हम सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग कर लेंगे, इसको हम 15 कर देंगे और बाकी सारे को हम 3 कर देंगे। सेम बॉक्स शेडो इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। अब लेफ्ट बॉक्स के अंदर जो हमारे पास नैव का टैग है उसको हम करेंगे। तो डायरेक्टली एक ही नैव का टैग है, तो मैं डायरेक्टली इसे लिख देता हूँ नैव और मार्जिन से हम करेंगे 2.6 EM और साथ में ऑटो। और उसके बाद जो नैव है इसके अंदर हमारे पास एक टैग है, उनको हम स्टाइल करेंगे।
जितने भी नैब है उसके अंदर एक ही टैब, उसको हम पैडिंग देंगे। पैडिंग हमारे पास होगी 35 पिक्सल। और कलर जो हमारे पास ये ब्लैक चल रहा है इसी को हम करेंगे। और फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट इसका हम करेंगे 1.1 EM। और साथ में इसको हम देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि ये अलग अलग लाइन हमारे पास डिस्प्ले हो, डिस्प्ले ब्लॉक। और ये ऊपर एक लाइन आ रही है, इसको ख़त्म कर दें। डिस्प्ले ब्लॉक ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ऑल। और 0.5 सेकेंड ईज इन आउट कर दो या ईज कर दो। 0. अच्छा, स्पेस का ब्लॉक और मज़ीद इसको हम टेक्स्ट लाइन्स का हम सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका टेक्स्ट लाइन करूँ सेंटर, या यहाँ पे हम इसको एक विड्थ दे देते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं विड्थ देता हूँ 15%। तो इसको हम ये पे सेव किया। और ट्रांजिशन ऑल, अब ये हमारे पास कुछ बेहतर आ रहा है। और मज़ीद हम इसको यहाँ पर करते हैं और इसका हम टेक्स्ट लाइन जो सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। उस लाइन को कॉपी करके ऊपर भी लगा देते हैं। और यहाँ पे हाँ ठीक है। और डेमो हमारे पास वैसे ठीक है, डेमो भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे इसका जो लेफ्ट है वो -5 की बजाय हम 5 कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास सही डिस्प्ले होगी। थोड़ा सा हम छोटा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद नैब के जो आइकन्स हैं, एक ही टैग, वो भी हमारे पास स्टाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है राइट बॉक्स। उसके लिए यहाँ पे कमेंट करूँगा राइट बॉक्स। तो अब राइट बॉक्स को हम स्टाइल करेंगे। उसके लिए हमारे पास दी हुई है राइट बॉक्स ये वाली, और इसको कॉपी करेंगे। स्टाइल और CSS में आया और इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो इसको सबसे पहले हम देंगे पैडिंग। तो पैडिंग की हम देंगे 0 EM और 34 EM, साथ में फिर 0 EM और 0 EM। हालांकि से हमने इसको पैडिंग दे दी। और उसके बाद हम इसको हाइट देंगे। हाइट इसको हम देंगे 100%। और उसके बाद RB कंटेनर, मतलब राइट बॉक्स डॉट RB डैश कंटेनर, ये हमारे पास यहाँ पे होगा और RB कंटेनर। तो इसको हम देंगे विड्थ हम इसे देंगे 50%। मार्जिन से हम देंगे ऑटो। और स्पेलिंग मिस्टेक नो, तो उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, RB कंटेनर को राइट बॉक्स कंटेनर। तो यहाँ पे हमने कर दिया राइट बॉक्स कंटेनर। इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। और पोजीशन इसकी हम करेंगे रिलेटिव। तो इसकी ये पैडिंग ये वाली है। इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा कर देता हूँ कॉमेंट हो, ताकि इसको हम अच्छे से डिज़ाइन कर लें। फिर इसका हम जो पैडिंग ख़त्म करेंगे तब हमारे पास सही से इसका स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद RB कंटेनर, और RB कंटेनर के अंदर हमारे पास जो UL का टैग है, और वो वाला UL जिसको हमने क्लास लगाई RB, हमने UL को क्लास लगाई ना RB, तो उसको हमने डायरेक्टली स्टाइल किया मार्जिन इसका हम करेंगे 2.5 REM। और साथ में हम इसको पैडिंग देंगे। पैडिंग इसकी होगी हमारे पास 0। और साथ में डिस्प्ले से हम देंगे इनलाइन ब्लॉक। तो उसका हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट LI के जो टैग है उनको हम स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए मैं इस सारे को यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे आया। अब करूँगा कि इसके अंदर जितने भी LI के टैग हैं उसको मार्जिन कर दो ऑटो। मार्जिन को हमने दे दिया ऑटो। और मार्जिन लेफ्ट हमने उसको दे दिया 10 EM। और साथ में हम इसको यहाँ पे मिनिमम हाइट देंगे। मिनिमम हाइट इसे हम देंगे 50 पिक्सल। और साथ में इसको बॉर्डर लेफ्ट हम इसको देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और डैशेड। सॉलिड भी हो और साथ में हमारे पास इसके डैशेड भी हो, और कलर इसका हो वाइट। एक वाइट कलर का डैशेड वाला यहाँ पे हमारे पास लगना चाहिए। बॉर्डर लेफ्ट RB कंटेनर, इट शुड बी देयर। और
बैकग्राउंड के साथ लगा लेते हैं, बैकग्राउंड इसके ऊपर लग गया। तो इसको हम पैडिंग यहाँ पे देखते हैं, वैसे तो मैं वन अच्छा सॉलिड की बजाय अच्छा सॉलिड में डैशेड भी दिए हुए हैं, दो हमें इकट्ठी प्रॉपर्टी दे दी थी ना, यहाँ सॉलिड भी था और डैशेड भी था। या तो हम सॉलिड दें तो एक लाइन आ जाएगी, जहाँ हम यहाँ पे डैशेड दें तो हम यहाँ पे इसको डैशेड देंगे, तो डैशेड वाला हमारे पास आ जाएगा। और साथ में उसका हम पैडिंग देंगे, तो पैडिंग इसकी होगी 0, 0, 50 पिक्सल और 30 पिक्सल। अच्छा हमने पैडिंग दे दी विड्थ हम इसकी करेंगे 100%, तो ये 100% हमारे पास अलाइन हो जाएगा। और पोजीशन हम इसकी करेंगे रिलेटिव, पोजीशन इसकी रिलेटिव की। और अब ये जो इसकी पैडिंग थी यहाँ पे इसको कमेंट ख़त्म कर देते हैं, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो स्टाइल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इसका जो लास्ट चाइल्ड है उसको हम करेंगे, यानी जितने भी हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये LI का लास्ट चाइल्ड है, इसको हम यहाँ पे करेंगे लास्ट चाइल्ड। तो लास्ट चाइल्ड का बॉर्डर लेफ्ट जो है, बॉर्डर लेफ्ट वो इसका हो जाए 0। तो बाकी सब के साथ बॉर्डर आ रहा होगा, लेकिन लास्ट वाले के साथ बॉर्डर जो है वो नहीं आ रहा होगा। यानी लास्ट चाइल्ड ये वाला ना LI, उसका हमने बॉर्डर जो है वो 0 कर दिया, लेफ्ट वाला हमने सिर्फ लगाया लेफ्ट था। तो अब मैं LI को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे LI को किया सिलेक्ट, और यहाँ पे इसका बिफोर उसने सूडो एलिमेंट आपको बताया था ना, हम इसको सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो इसके बिफोर को हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, तो इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी। और कंटेंट हमने इसको किया एम्प्टी, और यहाँ पे हम इसको फिर देंगे लेफ्ट इससे हम देंगे -80 पिक्सल, और साथ में हम इसको देंगे टॉप इसे हम देंगे -5 पिक्सल। और बॉर्डर में इसको दे दिया 8 पिक्सल सॉलिड और RGB है। और यहाँ पे हम इसको ग्रीन कलर लगाएंगे हल्का सा 250 और 250, और अल्फा जो इसका वो होगा हमारे पास 8। तो बॉर्डर में इसको लगा दिया, और यहाँ पे इसको हम जो बैकग्राउंड है वो लगा देंगे। बैकग्राउंड हम इसको लगा देंगे ग्रीन, जो हमारे पास कलर चल रहा है। बैकग्राउंड हम इसको लगा दिया, और यहाँ पे इसको हाइट देंगे, हाइट इसको हम देंगे 20 पिक्सल, और सेम इसको विड्थ जो है वो भी देंगे 20 पिक्सल। और साथ में इसको हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर रेडियस वो से हम देंगे 50%। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया, यानी इसके साथ लाइन के ऊपर सर्कल बन गया सूडो एलिमेंट को यूज़ करते हुए। और ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ऑल 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट। अब इसके ऊपर हल्की सी ट्रांजिशन होगी, वो अब इसके हम होवर पे अप्लाई करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे नीचे लगा लूँगा। लेकिन अब LI के हम होवर पे करें, तो यहाँ पे हम इसको डैश लगा के होवर, ये अब इसके ऊपर होवर करें तो ये वाले जो स्टाइलिंग है उसके साथ क्या हो। तो सिंपली जो उसका बॉर्डर है, बॉर्डर वो 8 पिक्सल सॉलिड, और उसका जो कलर है वो हमारे पास हो जाए ये ब्लैक वाला। अब इसका होवर करेंगे तो उसका जो कलर है वो 0.5 सेकेंड आज में वो हमारे पास चेंज हो रहा है। और इसके ऊपर हम अलग से ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। ट्रांजिशन हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, ट्रांजिशन इसको लगा सकते हैं ऑल 1000 मिली सेकेंड, और साथ में ईज इन आउट। अब इसको होवर करेंगे, बड़े खूबसूरत जिसको इसके ऊपर एक इफेक्ट हमारे पास लग जाएगा। और अब इसके बाद हमारे पास ये जो टाइम स्टैम्प है इसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प वाले जो क्लास है उसको कॉपी करता हूँ, ये आ रहे हैं मेरे पास टाइम स्टैम्प। इसको किया कॉपी, स्टाइल और CSS में आया, और यहाँ पे कमेंट करके टाइम स्टैम्प लिखा, और जहाँ पे हम लिखते हैं UL, और UL के अंदर जो LI का टैग है, और उसके अंदर जो क्लास लगी है टाइम स्टैम्प। यहाँ हम डायरेक्ट इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि UL वो वाला जिसको हमने राइट बॉक्स वाली क्लास दी हुई है उसके अंदर जो LI है उसके अंदर टाइम स्टैम्प डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, और वैसे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं एक कलर दूंगा, कलर में इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। ये हमारे पास ग्रीन चल रहा है, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। अगर आप इसको ख़त्म भी कर दो तब भी एग्जैक्ट काम करेगा, अगर इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दो तब भी एग्जैक्ट काम करेगा। लेकिन बेस्ट वे यही होती है कि आप उसे एग्जैक्ट सेलेक्ट करो। एग्जैक्ट हम इसको यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, और पोजीशन हम इसको देंगे, रिलेटिव, और विड्थ हम उसको देंगे 100 पिक्सल, और साथ में फ़ॉन्ट साइज इसको हम देंगे 12 पिक्सल। इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा होगा, और एग्जैक्ट हमारे पास जो है
ये डिस्प्ले हो रहा होगा। और अब इमेज का जो टाइटल है जिसमें हमारे पास ये वाले लिखे हुए हैं, इसकी क्लास का नाम मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, इमेज टाइटल को यहाँ से किया कॉपी, स्टाइल डॉट CSS में आया डॉट इमेज टाइटल, और उसका हम यहाँ पे कलर कर देंगे वाइट। उसका कलर हमारे पास वाइट हो गया। अब कंटेनर 3 जो हमारे पास, ये वाले हमारे पास क्लास होगी कंटेनर 3 की, ये वाली कंटेनर 3, इसको यहाँ से करूँगा मैं कॉपी और स्टाइल डॉट CSS में आया, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट कंटेनर 3 और यहाँ पे इसको विड्थ देंगे, विड्थ से हम देंगे 5 EM और साथ में इसको वर्टिकल अलाइन और राइट और साथ में हम इसको यहाँ पे वाइट स्पेस देंगे, वाइट स्पेस हम देंगे नो रैप, इसमें कोई रैप ना हो, और साथ में इसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। तो ये हमारे पास सही सी स्टाइल हो गया। कंटेनर 3 की जो क्लास है हमने यहाँ पे लगाई हुई है, यहाँ पे भी और बस यहीं पे यूज़ हो रही है कंटेनर 3 की क्लास। कंटेनर 3 की क्लास हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, इसमें हमारे पास आइकन लगे हुए हैं। उसके बाद हम जो सर्च बॉक्स है उसको स्टाइल करेंगे। ये जो ऊपर हमारे पास सर्च बॉक्स आ रहा है, तो सर्च बॉक्स के लिए हमारे पास जो क्लास है या नीचे ये ऊपर कंटेनर, और कंटेनर 3 के अंदर हमारे पास जो सर्च बॉक्स है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा कंटेनर 3 और ये सर्च, इसकी आईडी हमारे पास सर्च, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, स्टाइल डॉट CSS में आया, इसको लिखता हूँ सर्च, और यहाँ पे हम कंटेनर 3 के अंदर जो इनपुट का टैग है और वो इनपुट का टैग जिसको हमने आईडी लगाई हुई है सर्च, या डायरेक्टली आप इसे भी स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैं विड्थ दूँगा, विड्थ से दूँगा 150 पिक्सल और हाइट इसको देंगे 30 पिक्सल। अच्छा, डायरेक्टली स्टाइल करने का मतलब था कि अगर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे इनपुट लिख दोगे तब भी ये हमारे पास स्टाइल होगा, लेकिन मैं इसके साथ में आईडी भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि वो आईडी जिसके साथ इसको वो वाली इनपुट जिसको हमने आईडी लगाई हुई है सर्च, तो वो वाली जो इनपुट है इसको हमने आईडी जो है सर्च लगाई हुई, तो एग्जैक्ट इसको स्टाइल कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका हम डिफाइन कर देंगे FB और FB, ये भी लाइट सा हमारे पास एक वाइट कलर बन जाता है, हल्का सा, ये वाइट नहीं होता। बॉर्डर इसका हम करेंगे नन, और बॉर्डर इसका ख़त्म हो गया। अब इसमें क्लिक करते हैं, ये ऊपर शो हो रहा है कोई बॉर्डर सा, वो होता है आउटलाइन, तो आउटलाइन भी हम यहाँ पे इसको नन कर देंगे। अब इसमें एग्जैक्ट क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह से भी काम नहीं करेगा। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इसे हम लगा देंगे 5 पिक्सल, और साथ में इसको हम मार्जिन देंगे, और मार्जिन हम इसे देंगे 0.9 REM और 0 और साथ में 28.5 EM। तो आप पैडिंग और मार्जिन वाली जो वीडियो वो CSS वाली सीरीज़ में जाके आप देख सकते हो अगर जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है इसका। तो यहाँ पे नीचे है, और जहाँ इसको बॉक्स शेडो अप्लाई करेंगे, बॉक्स शेडो, और वो से हम देंगे 3 पिक्सल, और फिर 3 पिक्सल 15 पिक्सल RGBA, और RGBA में हमारे पास ये वाला जो है ये 199 999 और साथ आखिर लास्ट में 0.5 ये वाला, इसमें हमने एक शेडो लगा दिया। उसके अंदर हमारे पास जो लास्ट में आता है ये आइकन, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम कंटेनर 3 के अंदर जो आइकन वाली क्लास है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे डॉट आइकन, और सबसे पहले उसका हम मार्जिन देंगे। तो मार्जिन हमारा होगा 1.3 REM और फिर 3 REM, और साथ में हम इसको देंगे 0 और 31 EM 31.5 EM, और ये भी इसको EM कर दो, नॉट REM। अब ये हमारे पास यहाँ पे सर्च बॉक्स आ गया, और जो सर्च वाला थी इनपुट ये यहाँ पे चलेगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम इसको पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, तो ये वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे रहेगा, और ये इसके अंदर हमारे पास स्टाइल हो जाएगा। मज़ीद आप इसको हम स्टाइल कर सकते हैं, फिर इसको मज़ीद आप कलर ये पैडिंग कोई चीज़ देना चाहो तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम जो इनपुट है उसको स्टाइल करेंगे कि इनपुट का जो टैग है उसका प्लेस होल्डर ये हमारे पास ये आ रहा ना, ये कलर सर्च वाला जो प्लेस होल्डर में लिखा हुआ, तो उसका हम कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसका यहाँ पे कलर लुक लिखूँगा, और यहाँ पे ग्रीन, ये प्लेस होल्डर के अंदर जो है वो भी कलर उसका ग्रीन हो गया। और यहाँ पे इसको हम पैडिंग भी दे सकते हैं,
रेड से दूंगा 5 EM और साथ में 1 EM, और इस तरह से ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब इसको अगर बड़ी स्क्रीन पे करूँ तो एग्जैक्टली जो हमने डेमो में बनाया था वही सेम वाला हमने यहाँ पे बना लिया। ये हमारे पास डेमो है इसका, और ये हमारा अभी है जिसको हमने अभी इसी वक्त तैयार किया है। इस तरह से आप इसे एक बड़े खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है टाइमलाइन यूजिंग HTML CSS आप बना सकते हो। और थोड़ा सा बस आपने इसमें गौर करना है, तो कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, बस वही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको बस इस्तेमाल करने का तरीका है कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। In this video you are going to learn how to create this beautiful circular animation using pure CSS। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम ये खूबसूरत सी एनिमेशन लगा सकते हैं प्योर CSS की मदद से। और इसमें हम जो सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे और साथ में हम इसके बॉक्स शेडो जो है वो यूज़ करेंगे। तो आपको बॉक्स शेडो का भी पता होना चाहिए और साथ में CSS सूडो एलिमेंट्स उनका भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए इंटायर वीडियोज़ मौजूद हैं, तो वो आप CSS वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। CSS जो सूडो एलिमेंट्स है बिफोर और आफ्टर दैट्स इट, और उसके बाद बॉक्स शेडो। तो ये इसमें ये 2 ट्रिक्स यूज़ होंगी और बाकी हम अपनी जो है माइंड यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके लिए आऊँगा हम कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसके लिए जो HTML का कोड है वो मैंने पहले से लिखा हुआ है कि एक डिव, उसको क्लास दी कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक और डिव, उसको क्लास दी लोडर, और लोडर के अंदर स्पैन का टैग, और बाकी ये बेसिक हमारी HTML की कोडिंग है वो, और साथ में CSS की फाइल लिंक, वो जो आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। तो इतना सा हमारा HTML का कोड है। आप आते हैं इसके CSS में हमने इसमें जो कस्टम स्टाइलिंग जो मैंने आपको पहले वीडियो से बताई हुई कि ये आपने हर फाइल में रखनी है, तो वो हमने दी। अब उसके बाद हम अपनी एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बॉडी के टैग को सिलेक्ट करूँगा और इसमें डिस्प्ले से दूंगा फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम्स, सेंटर, और बैकग्राउंड इसे दूंगा मैं ब्लैक, और साथ में हम इसको देंगे हाइट इसे हम देंगे 100 VH, और साथ में इसको देंगे विड्थ 100%। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेनर। तो यहाँ मैं कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा, डॉट कंटेनर, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। और जो कंटेनर है उसको भी हम ये 3 लाइनें उसकी भी कॉमन होंगी, यानी डिस्प्ले, फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और लाइन आइटम्स, सेंटर। तो ये हमने दे दिया। और उसके बाद इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ये सेकंड, और इसको हम यहाँ पे हाइट वेट डिफाइन करते हैं, बल्कि इसकी हम हाइट जो है 100% कर देते हैं। और विड्थ के लिए मैं इसको अगर फिर आपको चेक करवा रहा हूँ, विड्थ 40 पिक्सल, ये हमारे पास यहाँ पे ला गया बिल्कुल सेंटर में हमारे पास कंटेंट शो रहा है। तो अब इसके सेंटर में हम अपनी लोडर वाली डिव को अलाइन करेंगे। तो अब इसकी यहाँ से जो विड्थ है वो ख़त्म कर देता हूँ, और इसमें एक वेरिएबल हम लगाएंगे डैश, और आपने लगाना मेन CLER। तो आपको CSS वेरिएबल का भी मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, वो आप CSS एडवांस जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हो। इसमें जो वेरिएबल है वो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम एक ही कलर लगाएंगे वो पूरे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और फिर जब हमने पूरी थीम ही चेंज करनी है, उसको सारे कलर चेंज करने होंगे, सिर्फ हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे और पूरे हमारे जो सर्कुलर रोटेशन होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊँगा एंड पर। और यहाँ पे 64, ये हल्का सा हमारे पास एक ग्रीन कलर बनता है। ये ग्रीन कलर हमने एक वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्लास लोडर को। तो यहाँ पे लोडर को सिलेक्ट किया, style.css में आया। लोडर को सबसे पहले पोजीशन देंगे, रिलेटिव हाइट 300 पिक्सल, हाइट 300, और सेम विड्थ भी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड अभी सिर्फ इसको रेड लगा के चेक करते हैं, ये हमारे बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है बॉक्स का वो हम ख़त्म कर देते हैं, और इसकी यहाँ पे हम जो विड्थ है वो भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं 100%। और इसका हम बॉर्डर रेडियस देंगे, इसको बॉर्डर रेडियस उसे हम देंगे 50%, ताकि हमारे पास एक सर्कल बन जाए। जब हाइट विड्थ इक्वल होगी और बॉर्डर रेडियस 50% होगा तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। सेम इस तरह से इसको भी हम देंगे, बल्कि इसको हम चाहे जस्टिफाई कंटेंट वगैरह दो ना दो, इसको इतना ज़्यादा मसला नहीं है। इसका ये जो बैकग्राउंड है क्या मैं कर देता हूँ ख़त्म,
अब लोडर के अंदर हमारे पास है स्पैन के टैग, तो स्पैन के टैग में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा लोडर डॉट स्पैन, और इसको यहाँ पे हम देंगे पोजीशन इसकी होगी एब्सोल्यूट, और साथ में कंटेंट इसका होगा हमारे पास एम्प्टी। हाइट हम इसकी करेंगे 310 और सेम इसको विड्थ भी देंगे, विड्थ इसे देंगे 310 पिक्सल। जो हमारे पास लोडर है उसकी विड्थ है 300 कंप्लीट, इसको हमने 10 पिक्सल एक्स्ट्रा दी है। और सेम इसका भी बॉर्डर रेडियस जो है वो हम करेंगे 50%। और यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर लगा कर चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास यानी ये स्पैम जो है वो भी हमारे पास एक सर्कल बन गया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा कि इसको मैं बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर इसमें दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, और इसमें हम वेरिएबल कलर यूज़ करेंगे जो हमने लगाई हुई है मेन वेरिएबल। इसके बॉर्डर के ऊपर जो ग्रीन कलर हमने वहाँ पे दिया था वो आ जाएगा। और यहाँ पे इसको मार्जिन देंगे, मार्जिन से देंगे ऑटो, ताकि ये हमारे पास एग्जैक्ट सेंटर में रहे। और इसके साथ इसको हम जी इंडेक्स देंगे, जी इंडेक्स में दूंगा -3। उसके बाद इसके हम जो स्पैन है, स्पैन के हम सूडो एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करूँगा स्पैन, और इसका हम करेंगे बिफोर सेलेक्ट। इसके ऊपर हम बिफोर और आफ्टर दोनों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर को यूज़ करके एक हम सर्कल लगा देते हैं। कंटेंट और पोजीशन एब्सोल्यूट हाइट 30 पिक्सल, विड्थ 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड वही हमारे पास जो मेन वेरिएबल में कलर है। तो ये हमारे पास सर्कल बन गया। इसको अब हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। इसको दूंगा मार्जिन टॉप, या मार्जिन टॉप की बजाय सिर्फ आप टॉप दे दो तभी ठीक है, टॉप। और टॉप में इसको दूंगा 40 पिक्सल, और साथ में इसको लेफ़्ट करेंगे 40 पिक्सल, और इसके टॉप थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं 20 पिक्सल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। बॉर्डर हम रेडियस जो है इसे हम देंगे 50% पे हमारे पास ये सर्कल बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम बॉक्स शेडो लगाएंगे। बॉक्स शेडो में इसको दूंगा 0 पिक्सल, और फिर 10 पिक्सल, और साथ में इसको हम कलर देंगे वेरिएबल कलर। इसमें हम मेन बीजी जो हमारा कलर है वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हल्का सा आपको शेडो नज़र आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, जब भी आपने कोई ग्लोविंग एनिमेशन बनानी है ना, तब आपने एक ही एलिमेंट को मल्टीपल शेडोज दे देनी है। इसे मैं सेलेक्ट करके इसको मल्टीपल शेडोज दे दूंगा, कॉमा लगा के फिर शेडो 4 5 6 7, और यहाँ पे 8 में लगा देता हूँ। जितना ज़्यादा आपने ग्लो करना उतने ज़्यादा इसको शेडो लगाते जाओ। और साथ में जो लास्ट होगा, लास्ट में हमारे पास सेमीकोलन होगा, लास्ट पे कॉमा नहीं होगा, जिस तरह से हम नॉर्मल टेक्स्ट बुक वगैरह में पढ़ते हैं। और यहाँ पे 20, और फिर 30, फिर 40, 10 इंक्रीज करते हैं 50। इसको सेव किया, हमारे पास शेडो आ गया। और 60 मज़ीद हो गया, अगर 70 और 80 पे जाएं और 90 पे, तो हमारे पास एक मज़ीद जितना हम ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास शेडो जो है इंक्रीज होता जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करेंगे और नीचे कर देंगे पेस्ट। अब पहले हमने यूज़ किया था बिफोर पे, अब यहाँ पे यूज़ करूँगा आफ्टर। और आफ्टर में क्या होगा कि टॉप की जगह मैं कर दूँगा इसको बॉटम। तो ये हमारे पास बॉटम पे आ गया। और लेफ़्ट की जगह हम चाहे अगर राइट कर दें तब भी इतना मसला नहीं होगा, तो राइट पे आ गया। तो इस तरह से एक हमारे पास और ज़्यादा अच्छी एनिमेशन आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है। तो यहाँ पे मैं स्पैन के टैग को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम दूंगा मैं रोटेट। उसके लिए ROT बस यूज़ कर रहा हूँ, और 2 सेकेंड ईज इन आउट, या हम इसको लीनियर दे देते हैं, और इन्फिनिट। ये चलती रही है एनिमेशन। और इस रोड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहीं पे नीचे मैं की फ्रेम लगाऊंगा @की फ्रेम, और आइडेंटिफायर में हम एनिमेशन का नाम लिखेंगे ROT एनिमेशन का नाम। अब 0% इसका हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0%, और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म से, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, और साथ में इसकी कॉपी करेंगे और पेस्ट
100% पे ये हमारा हो जाएगा -360 डिग्री। अब इसको सेव किया तो ये हमारे पास एनिमेशन लग गई। अब हमने क्या करना है कि अगर हम इसको दूसरी साइड पे रोटेट करवाना चाहते हैं तो 360 सिंपल देंगे तो इस साइड पे हमारे पास होगा, और अगर हम इसको यहाँ पे देंगे माइनस में तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्पैन के टैग हैं ये वाले, इसको मज़ीद इंक्रीज कर लेना है। तीन कर लो, 3 हमने इसको मज़ीद इंक्रीज कर लिए और ये मज़ीद ग्लो होने लग गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसके CSS के एडवांस सेलेक्टर को यूज़ करते हुए इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे पेस्ट किया, और इसमें नेक्स्ट चाइल्ड इसका सेकंड होगा, उसका मार्जिन देंगे, मार्जिन लेफ्ट, इसे हम देंगे 130 पिक्सल। तो एक उसकी बैक पे 130 पे एक और सर्कल बन जाएगा। सेम इसी को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 3 है और एक और कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 130 की बजाय मैं इसको 90 कर देता हूँ, और जो थर्ड है हमारा उसको हम कर देंगे 130, और इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको हम कर देंगे 230 किया। अब इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं, ये देखिए और बस एक सर्कुलर एनिमेशन लग गई। अब इसमें आप मज़ीद जो चेंजिंग वो करना चाहे कर सकते हो। तो ये मेरे पास 3 हो गया। अब जो सेकंड वन है ना उसको भी हम कर देते हैं। अब हमारे पास ये हो गया, और फर्स्ट हमारे पास ठीक है, ये डबल ग्लो हुई है ठीक है, और 3, और ये हमने 4 नहीं किया, यहाँ पे 3 लिखा होगा, आप 4 के यहाँ पे। और हमारे पास मज़ीद अच्छे से आ गया। इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं। इस तरह से एक सर्कुलर हमारे पास ग्लोविंग एनिमेशन आ गई, जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था। अब इसको मज़ीद आप अच्छे से अलाइन कर सकते हो, इसका मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो। अगर मार्जिन हम इसको इक्वली देंगे, यहाँ पे हम 90 दिया है तो यहाँ पे आप 100 करो, यहाँ पे आप 200 कर दो, और यहाँ पे आप 300 कर दो। अब इसको सेव करेंगे तो जितनी भी आइटम्स होंगी एक तरतीब के साथ अलाइन होंगी, मतलब सबको मार्जिन लेफ्ट जो हमने इक्वल दिया हुआ है। ये हमारे पास सर्कुलर बन गया। अब मैंने आपको जो पहले बताया था कि आप अपने सारा कलर किस तरह से करना है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे, जो हमने वेरिएबल में कलर लगाया था यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट डालेंगे तो वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मज़ीद अगर हम इसमें ग्रीन करना चाहे ग्रीन आ जाएगा, इसमें ब्लू करना चाहे ब्लू आ जाएगा, कोई और करना चाहे वो आ जाएगा। जितना भी इसमें आप मज़ीद क्रिएटिविटी करना चाहते हो वो आ सकती है इसमें। अगर सिर्फ आपने यहाँ पे मेन कलर इसका चेंज करना है, यहाँ पे यानी मेन कलर जो हमने वेरिएबल में कलर स्टोर किया, तो अब सब के ऊपर हमने एक ही कलर लगाया हुआ है तो सारे के ऊपर एक ही कलर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको वापस अपनी ही पोजीशन पे लाता हूँ जो हमने डेमो में देखा था। ये देखें इस तरह से। अब ये क्या कि इसकी हम जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम करते हैं, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड में किस तरह से कम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और रोटेशन में इसका करता हूँ 1 सेकेंड, और लीनियर की बजाय मैं करता हूँ ईज इन कर लेते हैं। अच्छा 1 सेकेंड इसका ज़्यादा हो गया, 1 सेकेंड से ज़्यादा हो गया, मैं इसको 4 सेकेंड करता हूँ। अब 4 सेकेंड में ठीक है। अच्छा दूसरे की कितनी थी मैं उसको देख लूँ, दूसरे की स्पीड कितनी थी, यहाँ पे मैंने उसको स्पीड दी होगी नीचे यहाँ मैंने 5 सेकेंड दी थी, लीनियर इन्फिनिट 5 सेकेंड, तो इसको मैं 5 सेकेंड करता हूँ और ईज इन की बजाय मैं इसको करूँगा लीनियर। अब सेव किया और अपने डेमो में आया, ये आ गई। अब ये इसके ऊपर ये लग गई। मज़ीद आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जितनी आपको स्पीड चाहिए आप यहाँ से स्पीड वगैरह इसकी कंट्रोल कर सकते हो। आप तो ये मेन चीज़ आपकी बन गई, आप तो कस्टमाइजेशन आप खुद भी कर लोगे। अब इसका जो मेन कलर है वो मैं डेमो वाला ही कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे ग्रीन वाला थोड़ा ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ये वाला। दैट्स इट जी दोस्तों, इस तरह से हमने एक बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन लगा ली यूजिंग प्योर HTML एंड CSS। आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मज़ीद इस तरह की वीडियो विद मी ऑन क्रिएटिव आवर चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create this beautiful preloader animation using HTML and CSS। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम ये खूबसूरत सी एनिमेशन लगा सकते हैं। इसे चाहे एज अ प्री लोडर इस्तेमाल कर लो, इससे चाहे एज एनिमेशन यूज़ कर लो,
यानी किस तरह से एक पेंसिल आ रही है, रोटेट होकर एक लाइन ड्रा कर रही है और फिर रोटेट होकर अपनी जो रेजर वाली साइड है उसके साथ लाइन को रिमूव कर रही है, प्योर HCSS। तो इसे हम किस तरह से बना सकते हैं, तो वो अभी हम इस वीडियो में कवर करते हैं। उसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ इसमें इसका साइट लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसके लिए जो मैंने पहले HTML का कोड लिखा वो आपको दिखा देता हूँ। सिंपली बॉडी के टैग के अंदर एक क्लास है, एक डिव, उसको हमने क्लास लगाई हुई है कंटेनर। कंटेनर के अंदर एक और डिव जिसमें हमारे पास उसे हमने क्लास लगाई हुई पेंसिल, और इस पेंसिल के अंदर जितने भी पेंसिल के हिस्से होते हैं उनको हमने रखा हुआ है। सबसे पहले पेंसिल बाल पॉइंट, जो वो छोटा सा कॉर्नर होता है जिसके जरिए वो लिखता है, और फिर पेंसिल कैप जो उसकी बैक पे लगी होती है, पेंसिल कैप बेस, उसकी बेस जो होती है, पेंसिल मिडल दरमियान से, पेंसिल रेजर जिससे वो पीछे आपके पास ना पेंसिल के पास रेजर लगा होता है, अमूमन जो कच्ची पेंसिल जो होती है उसमें होता है पेंसिल रेजर। और जब पेंसिल वाली जो डिव है वो खत्म हो जाएगी, पेंसिल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास एक और डिव है जिसको हमने क्लास लगाई हुई लाइन। दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड है। अब आते हैं हम इसके CSS की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें। तो कंटेनर को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और स्टाइल और CSS में आया। इसमें हमने बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया है 111। दैट्स इट, इतना इसमें CSS का कोड है। बाकी जो हमने हमारा जो ऑलमोस्ट हर वीडियो में होता है ये बेसिक कोडिंग, ये आपने पहले लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कंटेनर को मैं टारगेट करूँगा, कंटेनर, और कंटेनर को डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन, कॉलम और अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और मिनिमम हाइट 100 VH, विड्थ 100% और कलर वाइट, और फॉन्ट साइज इसका हम देंगे 1.5 REM। दैट्स इट। फॉन्ट साइज चाहे आप ना भी डिफाइन करो, लेकिन अगर आपको इसमें बाद में टेक्स्ट लिखना होगा तो वो आपके लिए स्टाइल रहेगा। अगर हम इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो हमारे पास डिस्प्ले होगा सही तरह से। अगर इसमें आप हेडिंग वगैरह ऐड करनी हो तो ये स्टाइलिंग आपके लिए काम दे जाएगी, लेकिन अभी मैं इसमें हेडिंग वगैरह जो किसी किस्म की अप्लाई नहीं कर रहा। उसके बाद पेंसिल वाले हम पार्ट्स में आएंगे, तो उसके लिए पेंसिल वाली डिव को मैं करूँगा यहाँ कॉपी, उसके क्लास नेम को यहाँ पे टारगेट किया, क्लास नेम डॉट पेंसिल, और इसको सबसे पहले पोजीशन देंगे। पोजीशन इसकी होगी रिलेटिव, और विड्थ हम इसे देंगे 300 पिक्सल, हाइट हम इसे देंगे 40 पिक्सल, और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, सेंटर, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म देंगे इसे, रोटेट 135 डिग्री, और बैकग्राउंड कलर रेड। ये हमारे पास जिस तरह से एक पेंसिल हमारे पास ड्रा थी उस तरह की एक हमारे पास लाइन जो ड्रा होगी, और इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, तो इसके बाद हमारे पास पेंसिल बॉल पॉइंट, ये वाली हमारे पास डिव है, तो इसको डिज़ाइन करेंगे। पेंसिल बॉल पॉइंट, इसको पोजीशन, एब्सोल्यूट, और लेफ्ट इसका होगा 0, टॉप 50%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई, नॉट एक्स, ट्रांसलेट वाई, -50%, और बैकग्राउंड इसका होगा ग्रीन, तो ग्रीन के लिए हमारे पास जो कोड है वो 09 और D560, ये हल्का सा हमारे पास कलर है। उसके बाद इसको हाइट देंगे, हाइट होगी इसकी हाइट 10 पिक्सल, विड्थ 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%। ये हमारे पास एक सर्कुलर बन जाएगा, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया छोटा सा। और उसके बाद नीचे आएंगे, उसको पेंसिल की जो कैप उसको स्टाइल करेंगे। उसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, पेंसिल कैप को स्टाइल और CSS में आया पेंसिल कैप, और इसको यहाँ पे पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट,
और साथ में इसको हम लेफ्ट देंगे 0, टॉप 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50%, और विड्थ इसे हम करेंगे 12%, हाइट इसकी होगी 100%, और साथ में इसको हम बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड में यहाँ दूंगा रेड। ये हमारे पास एक हल्की सी स्पेस बन गई। अब इस रेड की बजाय जो हमारे पास एक्चुअल कलर है वो हम लगाएंगे, तो उसका हमारे पास कोड है 23 और 23 21। ये हल्का सा उसके ऊपर लग गया। अब इसकी हमने शेप कन्वर्ट करनी है। तो शेप बनाने के लिए आपने आना है गूगल में और यहाँ पे लिखना है CSS क्लिप पाथ। CSS क्लिप पाथ में आ जाना। यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट होगी, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। CSS बेनिफिट को इस तरह से ये आ गया, बेंटिफिली। ये आपके पास एक वेबसाइट है क्लिपी, यहाँ पे bentifili.com/clippy। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी कोई भी शेप ड्रा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये लूँगा ट्रेप्यूजाइड और इसको मैं अब यहाँ से बना लूँगा। तो यहाँ पे किया, मैं कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ से इसकी शेप बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक्चुअल है, वही मैं बनाऊँगा। तो उसका हमारे पास 20 और फिर हमारे पास है 40 यहाँ पे, और फिर इसे हम स्टाइल करेंगे। तो इससे हम ये दोनों इसके फर्स्ट फॉर्म जो 20 होने चाहिए ताकि इक्वल हो। ये 20 हो गया, और उसके बाद हम इसको 60 छोटा और यहाँ तक, ये हमारे पास 60 हो गया। उसके बाद ये हमारे पास 100% और ये इस तरह की हमारे पास एक शेप बन गई। अब इसका ये हमारे पास कोड आ रहा है ये वाला, इसको आपने यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना और स्टाइल और CSS में आया, और यहाँ पे इसको कर लेना पेस्ट, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू। अब इसको पेस्ट किया और करेंगे सेव। ये हमारे पास एक शेप बन जाएगी जो हमने वहाँ पे ड्रॉ की थी। तो आप इस तरह की कोई भी शेप बना सकते हो अपनी मर्जी से, ट्राइंगल हो जितने मर्जी लो, इस तरह से आप कोई टेढ़ी बनाना चाहे, इस तरह के आप शेप बनाना चाहे उस तरह की आप यहाँ पे शेप बना सकते हो। चाहे आप उसको इमेज के लिए यूज़ करो, डिव के लिए यूज़ करो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इसकी बेस है वो कि इसकी बेस ये पेंसिल कैप बेस। तो पेंसिल कैप बेस को हम टारगेट करेंगे। उसको भी सेम पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ्ट उसका 12% और टॉप 0, हाइट उसकी होगी 100%, विड्थ 20% 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड से रेड, इसके बैक भी बन गई। अब यहाँ पे इसका कोई और कलर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कोई सा भी कलर एक लगा देता हूँ थोड़ा सा, और ये मैंने इसके ऊपर एक कलर लगा दिया। और उसके बाद इसका जो मिडल एरिया है उसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे पेंसिल मिडल उसको कॉपी किया, और यहाँ पे पेंसिल मिडल, और पेंसिल मिडल को भी सेम पोजीशन हम देंगे पहले, एब्सोल्यूट और साथ में हम लेफ्ट हम यहाँ पे इसका कैलकुलेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 12% और 12% में प्लस कर दो 20 पिक्सल, और साथ में टॉप हम इसका करेंगे 0, हाइट इसकी होगी हमारे पास 100% और साथ में इसकी विड्थ हम इसकी करेंगे 70%, और बैकग्राउंड इसका हम करेंगे वही ग्रीन जो हमने पहले यूज़ किया है। सेव किया, ये हमारे पास एक ग्रीन जो लाइन है वो बन गई। उसके बाद पेंसिल का जो रेजर वाली साइड है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए रेजर वाली ये डिव की क्लास को मैं करूँगा कॉपी, style.css में आया, यहाँ पेंसिल रेजर, और रेजर में हम इसको पोजीशन पहले देंगे एब्सोल्यूट और लेफ्ट इसका भी हम कैलकुलेट प्रॉपर्टी यूज़ करके
तो 12% में हम 70% को प्लस करवाएंगे और फिर उसमें हम 20 को प्लस करवाएंगे, 20 पिक्सल को। और उसके बाद टॉप इसे हम देंगे 0। विड्थ इसकी होगी 11% और हाइट इसकी होगी 100%। बॉर्डर राइट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट टॉप राइट, यहाँ पे टॉप राइट रेडियस 5 पिक्सल और फिर इसी को कॉपी पेस्ट और यहाँ पे बॉटम नॉट, यहाँ पे टॉप की बजाय यहाँ पे बॉटम यूज़ करेंगे, बॉटम। यहाँ पे डबल टी और सिंगल हो और इसको यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड से दूंगा वाइट। ये हमारे पास एक खूबसूरत सी जो पेंसिल है वो स्टाइल होगी है। अब इसको हम एनिमेट करेंगे, तो एनिमेट के लिए हम यहाँ पे हमारे पास पेंसिल वाली है, यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे एनिमेशन, और एनिमेशन में पेंसिल एनिमेशन और ये 10 सेकंड होगी और इन्फिनिट होगी, इन्फिनिट अनलिमिटेड ये चलेगी। अब इस एनिमेशन को यहाँ हम नाम जो है कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे @ की फ्रेम, आइडेंटिफायर में हम लगाएंगे एनिमेशन का नेम, तो ये पेंसिल एनिमेशन। तो 0% से हम स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म्स का करेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट 135 डिग्री, तो 0 से ये 135 डिग्री रोटेट होगी और 20% पे फिर इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे यहाँ पे इसका हो जाएगा 335, तो ये 335 जो है अब एनिमेट होती रहेगी 10 सेकंड में। और फिर उसके बाद हमारे पास 45% और 45 में हम इसको ट्रांसफॉर्म देंगे, ट्रांसलेट x 300 पिक्सल और साथ ये रोटेट रोटेट ये कितना हो 325 डिग्री। उसको सेव किया, अब ये रोटेट होगी और बैक पे ट्रांसलेट x जो है वो 300 बैक पे मूव करेगी। और सेम इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम 55 पे क्या करें कि इसका जो रोटेट है वो ज़्यादा कर दे, वो कर दो 495 डिग्री। अब ये देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज से ये रोटेट होगी, दोबारा रोटेट हो रही। और जो इसका 100% है वहाँ पे इसका जो ट्रांसफॉर्म है रोटेट वो कर दो 495 डिग्री, वहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। अब इसको अगर बड़ी स्क्रीन पे करूँ, ये देखिए बड़े खूबसूरत से अंदाज के साथ एनिमेट होगा, बैक पे मूव होगा और फिर इसकी जो टिप है मतलब जो इसका रेजर वाली साइड है वो फिर बैक पे मूव होगा। अब इसके नीचे हम एक लाइन लगाएंगे, तो इसको मैं फिर छोटी स्क्रीन पे कर लेता हूँ। तो लाइन के लिए हमारे पास एक व्यू मौजूद है लाइन ये वाली, इसकी क्लास का नाम यहाँ करता हूँ कॉपी और style.css में आया, यहाँ पे मैं कमेंट करूँगा, लाइन को हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे डॉट लाइन को हम पोजीशन देंगे रिलेटिव और टॉप उसे हम करेंगे 80 पिक्सल, राइट हम इसे करेंगे 103 पिक्सल, हाइट उसमें हम करेंगे 10 पिक्सल, विड्थ हम उसकी करेंगे 1000 पिक्सल और जी इंडेक्स उसको देंगे 1, बल्कि इसका -1 करेंगे ताकि उससे बैक में शो हो, उसका यही 1 होगा, इसका -1 हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म इसका पहले बैकग्राउंड कलर आपको लगा के दिखाता हूँ, बैकग्राउंड इसका रेड है, ये एक नीचे लाइन ड्रा हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूँगा कि इसका जो ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स इसका कर दो 0, तो ये बिल्कुल शो नहीं होगा। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से कर देंगे खत्म।
और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड जो भी ग्रीन वाला लगाया देंगे। ग्रीन वाला हमने इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा दिया। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इसका भी सेंटर, और एनिमेशन इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे लाइन डैश एनिमेशन, आप नाम कोई भी दे सकते हो, 10 सेकेंड और इन्फिनिट। अब ये जो लाइन एनिमेशन है ये नाम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे @ की फ्रेम आइडेंटिफायर में नाम इसका, और यहाँ पे 20%। जब ये 20% पे जाए तो इसका ट्रांसफॉर्म जो है स्केल हो जाए 0 पे। फिर जब ये 45 पे जाए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जब ये 45 पे जाए तो इसका जो स्केल है यहाँ पे वो कर दो 0.6। अब इसको सेव किया और फिर अगर जब जाए 55 पे जाए तो अब इसका जो स्केल है 0.6 रखो, 0.6 रख दिया। और जब ये 100% पे जाए 100% पे तो इसका स्केल जो है वो 0 रहने था। अब इसको सेव किया, ये हमारे पास एक लाइन भी ड्रा हो गई। अब ये लाइन को ये पेंसिल ड्रा नहीं कर रही, ये इसी एनिमेशन के साथ ऑटोमेटिकली ड्रा हो रही है, यानी वो साथ में ड्रा हो रही है। इनका जो टाइम फ्रेम है वो मैच कर रहा है। तो अब इनकी जो अलाइनमेंट है वो भी इस तरह से है कि वो अगर इस तरह से मूव हो रहा है तो साथ में लग रहा है कि वो लाइन भी नीचे ड्रा हो रही है। तो इस तरह से आप इसे बड़ी आसानी के साथ ये एनिमेशन लगा सकते हो यूजिंग HTML CSS, और बहुत ही खूबसूरत सी है। मैंने यानी कोड पिन से आइडिया लिया था और फिर इसमें कोई चेंजिंग करके फिर आपको मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर दिया ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी वीडियोस शेयर किया करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम ये खूबसूरत सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप इसमें ये सीखोगे कि आप इसमें ये जो बैकग्राउंड में मतलब ग्रेडियंट कलर यूज़ हो रहा है, इस तरह के खूबसूरत ग्रेडियंट आप किस तरह से लगा सकते हो। ये बहुत आसान चीज़, मैं आसान वे में आपको बताऊँगा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। उसके बाद हमारे पास ये जो टेक्स्ट है लेट्स गेट इन टच, इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई हुआ है। तो इसमें आप ये सीखोगे किस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास आइकन्स हैं, तो आइकन के ऊपर किस तरह से ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप सीखोगे। इसमें ये हमारे पास इन आइकन्स के बैकग्राउंड पे है और इन आइकन के ऊपर हमने ग्रेडियंट कलर अप्लाई किया है, तो ये आप सीखोगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड किया हुआ है जिसमें हमारे पास ये फंक्शनैलिटी है। बिल्कुल आसान कोड है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। जिनको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है वो वहाँ डिस्क्रिप्शन कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। और जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए इंटायर जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज मौजूद है। 60 डे चैलेंज भी है, बेसिक भी है और एडवांस भी है। जावास्क्रिप्ट के ऑल वर्जन्स भी हैं और भी जावास्क्रिप्ट कोर्सेज जो है मैं लेकर आ रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट जिसने सीखना वो भी सीख सकता है। और अभी जिन्हें जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है वो जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कोड है उसको आप कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट अस में ये हमारे पास यूज़र नेम, इसको हम क्लिक करते हैं, जो यूज़र नेम ऊपर टॉप पे चला जाता है, टॉप ऊपर लाइन पे, और उसकी जो बैकग्राउंड में लाइन है वो भी ख़त्म हो रही है और साथ में इसके लाइन जो नीचे थोड़ी सी क्रॉस हो रही है। उसके बाद ईमेल पे भी सेम इफेक्ट और फ़ोन पे भी सेम इफेक्ट और मैसेज पे भी सेम इफेक्ट। ये जावास्क्रिप्ट की मदद से है। ज़्यादा इसमें भी CSS यूज़ हुई है और जावास्क्रिप्ट 3-4 लाइनें, इससे ज़्यादा नहीं है। आप देख के भी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन से भी कॉपी कर सकते हो। अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको कोड नज़र आ रहा है ना वो आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है, जिस तरह से आपको मैं डेमो में शो करूँगा। क्योंकि जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना यूट्यूब की, तो उसमें जो एंगल ब्रैकेट है वो अलाउ नहीं होती। तो स्क्रिप्ट का जो टैग है वो उसके लिए हमें एंगल ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ती है। जहाँ पे एंगल ब्रैकेट होगी वहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट जो है वो नहीं लिखूँगा, वो आपने इधर कोड को कंपैरिजन कर लेना है वीडियो के साथ और डिस्क्रिप्शन वाले को। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इससे हमने रिस्पॉन्सिव भी करना है मोबाइल व्यू के लिए। अगर इसे मैं स्मॉल स्क्रीन पे करता हूँ तो ये स्मॉल स्क्रीन पे आ गया और कंप्लीट जिस तरह से एक मोबाइल व्यू होता है उस तरह से 2 रोज है और एक सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। पहले वाला कॉन्टेंट ऊपर आ जा रहा है और नीचे वाला जो है नीचे आ रहा है। उसके बाद सूडो एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए ये हमारे पास सर्कल लग रहा है, इस सर्कल को हम ड्रा करेंगे। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो कि एज अ वेब डेवलपर आपको पता होना चाहिए।
तो हम अपने जो वेबसाइट है उसे जो कोड है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मांगूंगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। अच्छा, इसके जो HTML का कोड है वो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपको फिर लाइन बाय लाइन लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप आपको कोड को देखते समझ जाओगे। और ये उन जो है स्टूडेंट्स उनको ज़हन में मैं रख के कर रहा हूँ कि जिन्होंने HTML का कोर्स किया हुआ है, अगर नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल रहा होगा। एक वीडियो में आप HTML जो सीख सकते हो और आप इस कोड को ये देख सकते हो। आप अपने पास लिख के भी इसके ऊपर ये सारे फैक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अभी आपको कोड बताता हूँ। सबसे मतलब हमारे पास जो नॉर्मल HTML की बेसिक टैग, उसके बाद हमने फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड की हुई है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में उसको बता दिया है। और जो हमारे पास स्टाइल और CSS है, ये फाइल भी लिंक है। उसके बाद बॉडी का टैग, बॉडी टैग के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने एक और डिव ली हुई है जिसको हमने क्लास दी है फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमने दो डिव्स लिए हैं, एक को हमने क्लास दिया कॉन्टैक्ट इन्फो और एक को हमने दिया हुआ है फॉर्म। आप हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फो और कॉन्टैक्ट फॉर्म। जो कॉन्टैक्ट इन्फो है उसके अंदर हमारे पास ये समझ लें एक हेडिंग है, लेट्स गेट इन टच। उसके बाद पी के टैग है, पी के टैग में एक पैराग्राफ है। फिर उसके बाद नीचे एक डिव है जिसमें हमने इन्फो लिखा हुआ है। इन्फो में हमारे पास ये आइकन और ये जो हमारे पास एड्रेस नज़र आ रहा है, ये एड्रेस है और ये ईमेल एड्रेस और यहाँ पे फ़ोन नंबर, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया लिंक्स, तो सोशल मीडिया लिंक्स हमारे पास ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम का, ट्विटर का और लिंक्डइन का आ रहा है। ये सारे फोटोस हम लगाए हुए हैं। ये मैंने आपको सारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए और बेसिक चीज़ें कि आपने इन्हें किस तरह से लगाना है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हमने डिव लिया कॉन्टैक्ट फॉर्म और उसके बाद फॉर्म का टैग लिया और ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया। ऑटो कंप्लीट ऑफ इसलिए जब समटाइम्स आप फॉर्म इनपुट का टैग लगाते हो ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे सजेशंस आ रही होंगी कि आपने ये यूज़र नेम पुट करना है, ये पुट करना है। अगर उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए आपने फॉर्म के अंदर लगा देना ऑटो कंप्लीट ऑफ, या इंटायर हर इनपुट पे भी लगा सकते हो जिस इनपुट पे आप करना चाहो। उसके बाद एक और हमने डिव ली, उसको हमने क्लास दी इनपुट कंटेनर, फिर इनपुट का टैग। फर्स्ट वन को हमने जो टाइप है टेक्स्ट दी और नेम जिसका नेम होगा और क्लास उसकी इनपुट। लेबल के टैग उसमें हमने यूज़र नेम और स्पैन के टैग में हमने यूज़र नेम लिखा। इसमें हम प्लेस होल्डर यूज़ नहीं कर रहा है, इसमें हम लेबल का टैग और स्पैन का टैग दो टैग यूज़ करते हुए हम इसका जो है प्लेस होल्डर भी बनाएंगे और जो उसका टॉप पे इफेक्ट आ रहा है वो भी बनाएंगे। और सेम इसी कंटेनर को कॉपी करके फिर पेस्ट किया, टाइप चेंज कर दी, दूसरे की ईमेल और टेक्स्ट भी चेंज कर दिया। सेम फिर उसी पूरी डिव को कॉपी करके पेस्ट किया और फ़ोन लिख दिया और नेम भी उसका फ़ोन, उसकी टाइप थी वो हमने टेल कर दिया। आप यहाँ पे नंबर लिखना चाहो नंबर लिख दो, जो मर्जी आप नंबर लिखोगे तो सिर्फ नंबर होंगे, टेल लिखोगे तो टेलीफोन के जो नंबर होते हैं वो इंक्लूड होंगे। उसके बाद सेम जो इनपुट कंटेनर उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब उसमें हमने एक और क्लास लगा दी टेक्स्ट एरिया और उसके नीचे हमने टेक्स्ट एरिया का टैग लिया, उसको नाम दिया मैसेज और क्लास उसकी भी इनपुट। लेबल का टैग उसमें हमने लगाया मैसेज और स्पैन का टैग हमने लगाया मैसेज। स्पैन के टैग में हमने लिखा मैसेज। उसके बाद इनपुट का टैग और उसको हमने टाइप दी सबमिट, वैल्यू उसमें लिखी सेंड और क्लास उसको हमने दी BTN। दैट्स इट। इतना इसमें HTML का कोड है। आई होप दोस्तों आपको देख के समझ आ गई होगी, आप इसे साथ साथ में लिख सकते हो। उसके बाद ये हम कंटेनर इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और style.css में आएंगे। style.css में हमने फॉन्ट ऑसम जो है वो इंक्लूड किया है और उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है फोबियन। आप ये भी आपको मैंने बताया किस तरह से आप गूगल फॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्टार मार्क लगा के ये बेसिक कोडिंग हमने लिख लेनी है। पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन। और उसके बाद ये जो हमारे पास रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट के अंदर हमने एक वेरिएबल ली है और वेरिएबल के हमने ग्रेडियंट के अंदर हमने ग्रेडियंट कलर जो है वो इंक्लूड कराया है। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ग्रेडियंट कलर जो लगा सकते हो। उससे पहले हम कंटेनर की जो है कोडिंग लिख लेते हैं। और डॉट कंटेनर को हमने सेलेक्ट किया। सबसे पहले इसकी हम पोजीशन जो है वो रिलेटिव करेंगे, पोजीशन रिलेटिव। विड्थ इसकी हम करेंगे 100% और उसके बाद मिनिमम जो इसकी हाइट है वो हम करेंगे 100 VH पूरी स्क्रीन की। और पैडिंग हम इसको करेंगे 2 REM और बैकग्राउंड
बैकग्राउंड हम इसको देंगे लाइट सा वाइट, एफ ए और एफ ए, ये एक लाइट से वाइट का कोड है। ओवरफ्लो इसका हम करेंगे हिडन, ओवरफ्लो हम इसका करेंगे हिडन, ओवरफ्लो हिडन। और उसके बाद मैं इसमें जो डिस्प्लेस को दूंगा, डिस्प्लेस का होगा फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स सेंटर। ये सारा कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ गया। इसके बैकग्राउंड पे कलर भी अप्लाई हो गया। अब इसके बैकग्राउंड पे हमने ग्रेडियंट कलर किस तरह से अप्लाई करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ग्रेडियंट कलर लेना कहाँ से, यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने लिखना है CSS ग्रेडियंट, या हमारे पास मैजिक, ये हमारे पास आ रही वेबसाइट मैजिक ग्रेडियंट magic.com, ये लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेडियंट magic.com। इसके ऊपर ये ग्रेडियंट लगे हुए हैं। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपने करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। अगर आपने इसकी जो पोजीशन है वगैरह वो चेंज करनी है, कलर इसमें चेंज करने हैं, तो यहाँ पे आओ और अपनी मर्जी के जो कलर हैं वो सेलेक्ट कर लो। जो आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप इसमें अपनी मर्जी के कलर फिल कर लो और यहाँ पे उसको ट्रांसपेरेंसी देनी है, कलर चेंज करना है, जो भी आपने करना चाहते हो उसके साथ आसानी के साथ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपने इसकी जो एक हमारे पास कलर आ गया, उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, तो इसको ट्रांसपेरेंट कर दो थोड़ा सा, इसमें ग्रीन ऐड कर दो और सारे जो है थोड़े थोड़े ग्रीन ऐड कर दो, ताकि इसमें कोई इशू नहीं है। वीडियो CSS पे करोगे, यहाँ पे आप CSS की कॉपी कर सकते हो, या फिर आप कॉपी CSS डायरेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कॉपी हो जाएगी। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो आपके पास है, आप इसमें किस स्क्रीन साइज में करना चाहते हो डाउनलोड, उस स्क्रीन साइज में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कस्टम सेलेक्ट भी कर सकते हो, जिस तरह से आप करना चाहो। ये इसके प्रीमियम आई थिंक यूज़र के लिए आप सिंपली इसकी कॉपी CSS कर सकते हो यहाँ से। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, मैं एज इट इज़ इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा खूबसूरत मुझे लग रहा था। मैं इसमें मजीद चेंजिंग करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा। आप इसके अलावा और ग्रेडियंट कलर वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप करना कॉपी CSS पे आपने करना क्लिक, कॉपी CSS पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने रूट एलिमेंट लगाया हुआ है। अब रूट एलिमेंट के अंदर हमने सेम यही वाला ग्रेडियंट यूज़ किया, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे लगा के सबसे पहले आपने ये डबल कॉलम लगा के रूट लिखना है, फिर करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आपने ये जो आपने जो भी कोड लिखा है उसको पेस्ट कर लें। पेस्ट कर लिया और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये ऊपर स्पेस छोड़ दी। अब ये जो बैकग्राउंड इमेज है, इसका मतलब है जब बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे उसके आगे ही हमारे पास कोड आएगा। तो इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड इमेज मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। वेरिएबल में स्टोर करने के लिए डैश डैश और BG डैश GR में लगा दो। आप कोई भी आप लगा सकते, पूरा ग्रेडियंट लिख सकते हो, जिस तरह से मैंने ऊपर BG ग्रेडियंट लिखा है, इसको आप सेव किया। अब जब आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना है, साथ में इसको मैं लाइव प्रीव्यू ओपन करता हूँ। जब आपने इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है ना, तब आपने इसमें लिखना बैकग्राउंड इमेज। क्योंकि हमने जो टैग कॉपी किया था उसमें हमने क्या लिखा हुआ देखा था बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज के बाद हमने यहाँ पे लिखना है वॉर के वेरिएबल, ऑटोमेटिकली जो रूट से वहाँ से पिक कर लेगा डैश डैश, और ये हमारे पास नीचे आ रहा है। आप BG डैश GR आपने ग्रेडियंट लगाना या BG डैश ग्रेडियंट आपने लगाना, जो भी आप लगाना उस पर क्लिक करो, सेव किया और ये हमारे पास इसके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लग गया। अब मजीद आप इसमें ग्रेडियंट वगैरह चेंज करना चाहते हो वो आपकी मर्जी, लेकिन चूंकि मेरे पास पहले से ये मौजूद है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो ये मैं BG ग्रेडियंट जो यहाँ से ख़त्म करता हूँ और ये वाला मैं वेरिएबल इसमें लगाता हूँ। ये दोनों ग्रेडियंट सेम ही है, लेकिन मैं जो फर्स्ट वन यूज़ कर रहा हूँ वही वाला लगा दूँगा। ये हमारे पास ग्रेडियंट कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। आपको पता चल गया किस तरह से आपने खूबसूरत सा ग्रेडियंट लेना है और उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेना है। उसके बाद हमारे पास कंटेनर के अंदर जो डिव है उसका नाम है हमारे पास फॉर्म, और फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे डॉट फॉर्म, और फॉर्म के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा विड्थ हम इसकी करेंगे 100%। विड्थ इसकी होगी हमारे पास 100%। मैक्सिमम जो इसकी विड्थ होगी वो हमारे पास होगी 820 पिक्सल, 820 पिक्सल। और उसके बाद इसको हम बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड इसको हम देंगे वाइट, और बॉर्डर रेडियस
बॉर्डर रेडियस हम देंगे 10 पिक्सल। और बॉक्स शेडो, बैक शेडो इसमें दूंगा 0 0 20 पिक्सल 1 और 1 पिक्सल। और इसके ऊपर जो हम कलर अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे RGBA और रेड इसको हम देंगे 0, ग्रीन भी होगा हमारे पास 0, ब्लू भी इसका होगा 0, जो एल्फ है वो हमारे पास होगा 0.1। इसको सेव किया, इसके ऊपर हल्का सा इस बैक बॉक्स शेडो इसके ऊपर ला गया। अब इसमें इसको हम जी इंडेक्स देंगे। जी इंडेक्स आप इसको जितना मर्जी दे दो, मैं इसको 1000 कर देता हूँ, सबसे ऊपर रहे। आप इसको 10 भी कर दो तो उसमें सबसे ऊपर ही आएगा, क्योंकि किसी और को नहीं लगा हुआ। ओवरफ्लो इसका हम कर देंगे हिडन, ओवरफ्लो इसका कर देंगे हिडन। और इसमें जो डिस्प्ले है, पहले हम यूज़ करते थे डिस्प्ले ग्रिड, इसमें हम डिस्प्ले जो है वो यूज़ करेंगे सॉरी अभी पहले हम यूज़ करते थे डिस्प्ले फ्लैक्स, इसमें हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले हमने ग्रिड किया और फिर हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब हमें क्या चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, रिपीटेड हमें कॉलम चाहिए जो रिपीट भी हो, और इस साइड पे हमारे पास 2 हो, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली हो वो हमारे पास 2 हो, और वर्टिकली हमारे पास 1 बने अखबार। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि किस तरह से आप डिस्प्ले ग्रिड यूज़ कर सकते हो। वो आप CSS की जो एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं उनमें जाके आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। तो हमने डिस्प्ले का ग्रिड किया और एक समय रॉ में 2 कॉलम लगा लिए। और अब इसके नीचे आते हैं, इसको हम ओवरफ्लो इसका डन होगा, बस ठीक है इतना। इसको सेव किया। मजीद आप इसमें अगर पैडिंग वगैरह देना चाहो तो आप दे सकते हो, तो मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ। और इसके नीचे आते हैं, और हमारे पास जब कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म वाली डिव, उसमें यहाँ पे देता हूँ, ये हमारे पास है जो कॉन्टैक्ट इन्फो वाली है, इसको मैं छोड़ के जो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाली है इसके ऊपर पहले मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे इसको लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म BG, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म। पोजीशन उसकी हमारे पास होगी रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, और बैकग्राउंड इसका होगा हमारे पास बैकग्राउंड इमेज, सेम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ये वाला। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके लिख सकता हूँ और वो। अब इसके ऊपर भी ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गया, लेकिन जो कॉन्टैक्ट इन्फो वाली साइड है उसके ऊपर हमने जो कोई किसी किस्म का जो कलर है वो अप्लाई नहीं किया। उसके बाद हम जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसकी जो इनपुट्स हैं उनको हम स्टाइल कर लेते हैं। जो फॉर्म वाला पार्ट है वो हम पहले कर लेते हैं, और जो लेट्स गेट इन टच वाला इन्फो वाला वो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला थोड़ा सा क्रिटिकल है, दूसरा बिल्कुल आसान सा है। इतना भी क्रिटिकल नहीं, वो भी आसान है लेकिन उससे थोड़ा सा टेक्निकल है। और इनपुट फॉर्म लिखता हूँ, बल्कि हम यहाँ पे फॉर्म लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्म को स्टाइल कर लेते हैं फॉर्म, और यहाँ पे हम फॉर्म का टैग लिखेंगे। इसको सबसे पहले हम पैडिंग देंगे। पैडिंग इसकी टॉप बॉटम से हमारे पास होगी 2.3 REM, 2.3 REM, और उसके बाद जो लेफ्ट राइट से हम इसको 2.2 REM, और जी इंडेक्स हम इसको करेंगे 10, ओवरफ्लो हिडन, और पोजीशन इसकी हम करेंगे रिलेटिव। सेव किया इसको, और ये थोड़ा सा हमारे पास स्टाइल हो गया। उसके बाद फॉर्म के अंदर जो हमारे पास टाइटल लगा हुआ फॉर्म, और फॉर्म का टैग, उसके अंदर जो हमारे पास टाइटल टैग है, टाइटल टैग नहीं डॉट टाइटल, एक डिव को हमने क्लास लगाई हुई टाइटल, ये सॉरी डिव को नहीं H3 को हमने लगाई हुई क्लास टाइटल। और इसको सबसे पहले हम कलर करेंगे। कलर इसका हम करेंगे वाइट, और फॉन्ट वेट इसका होगा 500, और फॉन्ट साइज का हम करेंगे 1.5 REM, और लाइन हाइट हम इसकी करेंगे 1 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम वो हम करेंगे 0.7 REM। ये थोड़ा सा उससे यानी कुछ अच्छे स्टाइल हो गया। अब इसके नीचे हमारे पास जितने भी टैग्स हैं वो हमारे किस में आ रहे हैं, इनपुट कंटेनर के अंदर आ रहे हैं। इनपुट कंटेनर को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, इस क्लास को, और style.css में आया, यहाँ पे लिखूँगा डॉट इनपुट कंटेनर। सबसे पहले इसको मैं पोजीशन दूंगा, पोजीशन इसकी होगी हमारे पास रिलेटिव, और मार्जिन इसका हमारे पास होगा टॉप बॉटम से 1 REM, लेफ्ट राइट से हमारे पास होगा 0। और उसके बाद जो इनपुट कंटेनर है इसके अंदर जो हमारे पास डॉट इनपुट
यानी वो वाले इनपुट के टैग या कोई भी टीवी जिसको क्लास लगी इनपुट, तो ये इनपुट की जो क्लास है वो हमारे पास हर इनपुट को भी लगी हुई है, और आखिर में हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है उसमें भी इनपुट की जो क्लास है वो लगी हुई है। तो हमने इसमें इनपुट को हम सबसे पहले विड्थ देंगे, विड्थ इसे मैं दूंगा 100%, और आउटलाइन इसके हम करेंगे नन, और बॉर्डर हम इसका करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर इसका होगा FA। ये हमारे पास यहाँ लाइट सा जो वाइट कलर है वो बन गया, और उसके बाद हम इसको पैडिंग देंगे। पैडिंग इसे मैं दे देता हूँ 0.6 REM, और लेफ्ट राइट से 1.2 REM। उसके बाद फॉन्ट साइज से मैं दूंगा 0.95 REM, और उसके बाद लेटर स्पेसिंग दूंगा 0.5 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस में दूंगा 25 पिक्सल, और ट्रांजिशन इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा 0.3 सेकेंड। तो ये थोड़ा सा कुछ यानी बेटर स्टाइल हो गया पहले से, और लेटर स्पेसिंग बॉक्स ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया और वो टेक्स्ट एरिया जिसके साथ हम क्लास लगी इनपुट, उसकी जो पैडिंग है वो थोड़ी सी हम इंक्रीज कर देंगे। उसकी पैडिंग हम करेंगे 0.8 REM, 1.2 REM, और मिनिमम हाइट एटलीस्ट उसकी हाइट होगी वो हमारे पास होगी 150 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस उसका होगा 22 पिक्सल, और ओवरफ्लो उसका वाई वो हमारे पास होगा हिडन। सेव किया, और अब ये हमारे पास स्टाइल होगा। अब इसको हम पकड़ के ये रीसाइज कर रहे हैं, तो मैं इसके जो रीसाइज है वो नन कर देता हूँ, तो अब जितनी इसको हाइट दी उतनी रहेगी। अब इसको यहाँ से पकड़ के हम रीसाइज वगैरह नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें हमारे पास बैकग्राउंड हम इसका करते हैं अब आउटलाइन नन, बॉर्डर हमारे पास 2 पिक्सल सॉलिड ठीक है, और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड जो है वो करते हैं नन, बैकग्राउंड इनपुट का नन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनपुट के अंदर जो हमारे पास लेबल के टैग है, इनपुट कंटेनर के अंदर जितने भी हमारे पास लेबल के टैग हैं उन्हें मैं सेलेक्ट करूँगा। इनपुट कंटेनर, अच्छा सॉरी, ये इस पर इसलिए अप्लाई नहीं होगा, हमने डॉट नहीं लगाया इसमें, डॉट हम लगाएंगे तो ये अब ये इनपुट बैकग्राउंड इसके ऊपर नन तब अप्लाई होगा। तो मैं देख रहा था कि इतना कोड लिखा इसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। कोड में ये छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं। हमने डॉट कंटेनर और इनपुट यहाँ पे हमने डॉट में लगाया, तो डॉट की वजह से ये हमारे ऊपर जो हमने जो स्टाइलिंग अप्लाई थी वो नहीं हुई थी, क्योंकि जब बैकग्राउंड इसका मैंने ऐसे रखा था तब तो वाइट ठीक है, जब इसका बैकग्राउंड मैंने किया नन तब इसके ऊपर जो अप्लाई होना चाहिए था। तो इसलिए आप छोटी मोटी मिस्टेक आती रहती है सबको, तो आपको भी आएगी, तो आपने इस चीज़ से ये नहीं परेशान नहीं होना। इनपुट कंटेनर को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी डिव को, और इनपुट कंटेनर के अंदर जो हमारे पास लेबल के टैग है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और पोजीशन उसको दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से हम इसे देंगे 50%, टॉप 50%, लेफ्ट हम उसको देंगे 15 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म जो उसका है ट्रांसलेट वाई हम करेंगे -50%, ताकि एग्जैक्ट हमारे पास वर्टिकली सेंटर में आए। और उसके बाद पैडिंग इसे हम देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से हम इसे देंगे 0.4 REM, और उसके बाद इसे हम कलर देंगे, कलर इसको दूंगा FA, ये हम यूज़ कर रहे हैं FA, और उसके बाद जी इंडेक्स इसमें दूंगा 100, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो लेबल का टैग उसको हमने स्टाइल कर दिया। उसके बाद हमारे पास BTN जो हमारे पास नीचे आ रहा है ना, ये हमारे पास स्पैन का टैग, इसको भी हम स्टाइल करेंगे। अभी इसको स्टाइल करेंगे, जो फ़ोन जो लिखा है ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी। और उसके बाद BTN जो हमारे पास BTN उसको हम स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पैडिंग,
पैडिंग, और पैडिंग को मैं यहाँ पे देता हूँ इसको 0.6 REM और 1.3 REM लेफ्ट राइट से। और बैकग्राउंड इसका हम देंगे वाइट के लिए ट्रिपल F कलर यूज़ करेंगे। बॉर्डर इसका हम करेंगे 2 पिक्सल। सॉलिड और वाइट कलर इसके ऊपर, उसका फाउंड कलर होगा वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 1 और ABC और 9C, ये इसका कोड है। हल्का सा ग्रीन आ जाता है। कर्सर इसका होगा हमारे पास पॉइंटर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस से हम देंगे 25 नॉट 25 पिक्सल। और आउटलाइन इसके हम करेंगे नन। बूम, ये हमारे पास बड़े अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इसका जो होवर है, इसके होवर पे हम जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो क्या हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट, और फाउंड कलर जो इसका वो जो हो जाए हमारे पास वाइट। अब इसके ऊपर होवर करते हैं तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और फाउंड कलर जो इसका वाइट हो रहा है। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास मैसेज वाला है ना, जिसमें हमने मैसेज लिखा हुआ है, मतलब जो टेक्स्ट एरिया का टैग है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो बड़ा ख़राब सा आ रहा है, लेबल का टैग जो है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया के अंदर जो हमारे पास लेबल का टैग है, या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं .input container.textArea। वो इनपुट जिसके साथ टेक्स्ट एरिया की क्लास भी लगी हुई है, ये एक इनपुट है, एक डिव है, उसके साथ इनपुट कंटेनर की क्लास भी लगी हुई है और टेक्स्ट एरिया की क्लास भी लगी हुई है। इसको हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? इनपुट कंटेनर और वो इनपुट कंटेनर जिसके साथ टेक्स्ट एरिया की क्लास भी लगी हुई है, इस तरह से उसको सिलेक्ट करेंगे। और इसके अंदर जो लेबल का टैग है उसको हम जो टॉप है वो हम देंगे 1 REM, तो ये इसका थोड़ा सा ऊपर आ गया। और ट्रांसफॉर्म इसे हम देंगे ट्रांसलेट वाई से हम देंगे 0 और जी इंडेक्स इसका हम कर देंगे 100। इसको सेव किया, इस तरह से ये अब हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमारे पास स्पैन का टैग है। एक हमारे पास ये जो इनको लेबल का टैग था, ये देखें एक लेबल का टैग था जिसको मैं स्टाइल कर लिया, उसके बाद हमारे पास स्पैन का टैग है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा कि इनपुट कंटेनर और वो इनपुट कंटेनर जिसके साथ हमारे पास स्पैन का टैग जिसके अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा स्पैन और उसमें पोजीशन उसको हम देंगे एब्सोल्यूट और टॉप से उसे हम देंगे 0, लेफ़्ट उसका होगा हमारे पास 25 पिक्सल। ट्रांसफॉर्म उसको होंगे ट्रांसलेट वाई -50%। फाउंड साइज से हम देंगे 0.8 REM। इसको सेव किया, तो ये जो हमारे पास था लेबल का टैग वो इसके बिल्कुल स्पैन का टैग बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है। और फॉन्ट साइज का हमने दिया 0.8 REM और पॉइंटर कर्सर हम इसको देंगे पॉइंटर, कर्सर हम इसको करेंगे पॉइंटर, कर्सर हमने इसको कर दिया पॉइंटर। और उसके बाद हम इसे करेंगे कि कलर जो इसका है वो हो जाए ट्रांसपेरेंट, ये हमारे पास गैब हो जाएगा। ये हमारे पास गैब हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके क्लिक के ऊपर हम फंक्शनैलिटी जो है वो अप्लाई करवाएंगे। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, बल्कि अभी मैं इसको कलर इसका वैसे रहने देता हूँ और इसके बिफोर और आफ्टर भी मैं लगा लेता हूँ कि .input और वो कंटेनर उसके अंदर जो स्पैन का टैग लगा हुआ है उसके बिफोर पर और आफ्टर पर दोनों को मैंने इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। कंटेंट जो है इसका कंटेंट वो हमारे पास हो एम्प्टी, पोजीशन होगी इसकी एब्सोल्यूट। और उसके बाद इसका हम विड्थ लेंगे, विड्थ इसका हमने दी 10 पिक्सल या 10% कर लें, 10 पिक्सल कर देते हैं। और ओपेसिटी
ओपेसिटी से मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1, हाइट इसको हम देंगे 5 पिक्सल, और टॉप इसे हम देंगे 50%, बैकग्राउंड इसका भी हम कर देते हैं वाइट। तो उसके बाद इसके हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50 ताकि एग्जैक्ट हमारे पास 50% हो, और ट्रांजिशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 0.5 सेकेंड, और जी इंडेक्स इसका हमारे पास हो 4। उसका अब सेव किया। अब इसके ये देखें आगे और पीछे ये हमारे पास डॉट्स से बांध रहे हैं, मतलब छोटा सा वाइट कलर इसके ऊपर अप्लाई का हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ वाइट कलर मैं इसके ऊपर सेम ग्रेडियंट कलर ही यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा, जब आपने ग्रेडियंट यूज़ करना है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज में हमारे पास वेरिएबल, और वो वेरिएबल जिसको हमने बीजी कंटेनर लिखा है, तो इसके आजू बाजू जो है हमारे पास बीजी लग गया कंटेनर, सॉरी इसके बीजी ग्रेडियंट लग गया, बैकग्राउंड ग्रेडियंट। और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर देता हूँ 0, क्योंकि इसे हम बाद में जब क्लिक के ऊपर इसकी ओपेसिटी जो है वो हम ज़्यादा करेंगे। और इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंसी वो भी ठीक कर लेते हैं। और अब जो इसके बिफोर और आफ्टर हैं उनको थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं कि जो इनपुट कंटेनर के अंदर स्पैन का टैग है उसका जो बिफोर है, और जो उसका है आफ्टर, एक को कर दो राइट में और एक को कर दो लेफ्ट में, आफ्टर, और यहाँ पे कर देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, इसका बिफोर, और यहाँ पे इसको करता हूँ लेफ्ट इसका हमारे पास 50%, और जो हमारे पास बिफोर आफ्टर है उसका लेफ्ट 50% हो जाए, और आफ्टर बिफोर है उसका हमारे पास हो जाए राइट 50%। एक जो उसका आफ्टर है उसको लेफ्ट में 50% कर दिया, जो बिफोर उसका सोडो एलिमेंट है उसको राइट में 50% कर दिया, एक इस साइड पे हो गया, एक इस साइड पे हो गया। उसके बाद इसमें हम जो लेबल का टैग है इसमें हम करते हैं इनपुट कंटेनर, और इनपुट कंटेनर में अगर क्लास लगी हो फोकस, तो क्या करो कि जो लेबल का टैग है मैं इसमें फोकस की क्लास जो ऐड करता हूँ एक में, बाद में हम दूसरे तरीके से ऐड करेंगे। फोकस की अगर क्लास ऐड हो तो तब क्या हो, तब इसमें हम थोड़ी सी करेंगे चेंजिंग कि इसका जो टॉप है वो हो जाए 0, जो लेबल का टैग है उसका टॉप उसका हो जाए 0, ट्रांसफॉर्म उसका हो जाए ट्रांसलेट वाई -50%। अब जिसके अंदर हमने लगाया हुआ है समझ लें, जिसके अंदर क्लास लगी हुई फोकस की उसके अंदर, और ट्रांसफॉर्म उसका ट्रांसलेट हो जाएगा -50%, और लेफ्ट उसका हम करेंगे 25 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज उसका हम देंगे, फ़ॉन्ट साइज उसका हम करेंगे 0.08 कर लेते हैं, 0.08 REM। हमने उसको हल्का सा बिल्कुल इन कर दिया। उसके बाद इनपुट जो आफ्टर और बिफोर है उसको हम यहाँ पे करेंगे कि जिसके अंदर क्लास इनपुट फोकस की क्लास हो यहाँ पे, तो उसके अंदर जो स्पैन का टैग है, स्पैन के टैग का बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर और इसको कॉपी पेस्ट किया और इसका आफ्टर, वहाँ पे उसकी ओपेसिटी जो है वो हमने लगाई थी 0, और यहाँ पे इसकी हम ओपेसिटी जो है वो कर देंगे 1, इसके बैकग्राउंड में लग गया, और साथ में इसका जो विड्थ है वो हम कर देंगे 50 पिक्सल। इसके बैकग्राउंड में ये हमारे पास जो यूज़र नेम है इसके साथ लगा है, इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूँ इस तरह से ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, जिसके साथ क्लास लगी होगी फोकस उसके साथ, और उसके बाद फोकस। और अब जो फोकस क्लास है इसको हम ऐड करवाते हैं क्लिक के ऊपर, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तब फोकस क्लास ऐड हो। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लिखूँगा। लिखने की बजाय मैं ना यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, आपको समझा दूँगा, आप भी डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लीजिएगा। और इसका ये जावास्क्रिप्ट कोड मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। अभी अब एक्सप्लेन इतना कर दूँगा कि आपको सारी समझ आ जाएगी। इसमें पेस्ट किया और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू, अब इसको किया सेव। इसको थोड़ा सा मैं
आगे कर लेते हैं ऐसे। अब इस कोड को आपने गौर से पढ़ना, अगर आप जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट नहीं हो तो। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, तो जिस पे क्लिक करता हूँ उसके ऊपर ये जो क्लास है वो ऐड हो रही है। अब ये किस तरह से, अब जिसमें क्लास फोकस ऐड होगी, जिस इनपुट कंटेनर के अंदर क्लास फोकस ऐड होगी, उसके ऊपर ये वाला जो इफेक्ट है वो काम करेगा। अब इसमें ऐड हो रही है तो इस पर क्लिक किया तो ये ऐड होगी, इस पर क्लिक किया इसमें ऐड होगी। अब फर्स्ट वन में हमने खुद से ऐड की हुई थी, इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ खत्म। अब इस कोड को हमने समझना है। सबसे पहले हमने कांस्टेंट लिया, एक वेरिएबल लिया, एक हमने डब्बा लिया, उसमें उसको हमने नाम दिया इनपुट्स का, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड ऑल डॉट इनपुट। जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो टेक्स्ट एरिया हो, चाहे वो H3 हो, H4, जितने भी हमारे पास टैग्स हैं जिनको क्लास लगी हुई है डॉट इनपुट, उसको इस इनपुट्स वाले जो डब्बा है, इस इनपुट्स वाला जो वेरिएबल, इसके अंदर स्टोर कर लो। तो इसने इसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने फंक्शन लगाया फोकस फंक्शन, कि ये फंक्शन तब काम करेगा जब इसमें हम फोकस करेंगे। अभी ये सिर्फ आप समझ लें किस तरह हमने फंक्शन जो है वो किया, लेट पेरेंट दिस पेरेंट नोड। तो ये जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन है जिसमें हम पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि जावास्क्रिप्ट की क्लास नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की जो सीरीज़ है उसमें मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपको नीचे लिंक मिल रहे होंगे सारे जावास्क्रिप्ट के, बेसिक के, एडवांस के और 60 डेज चैलेंज के, वो सारे आपको लिंक्स मिल रहे होंगे। तो उसमें पेरेंट क्लास लिस्ट डॉट ऐड फोकस, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर क्लास कर दो ऐड फोकस। अब इसके अंदर हमने क्लिक किया तो इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन सा, इनपुट कंटेनर, उसके अंदर क्लास कर रहा है ऐड फोकस। मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी दिखाता हूँ। इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आया और यहाँ पे इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आपको पहले इसके HTML का कोड भी दिखाते हैं, और इसको किया ओपन और ओपन किया। यहाँ पे हमने इसके ये फॉर्म वाला इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और फिर फॉर्म वाला को ओपन किया और ये। अब देखो, अब जिसके अंदर मैं क्लिक करूंगा ना, आपने यहाँ पे गौर से देखना है, इनपुट कंटेनर में अब नेम वाले में करूंगा क्लिक कर, इसमें ये क्लास ऐड कर रहा है फोकस। जब इसके बाहर मैं क्लिक करूंगा तो इसमें क्लास ऐड जो फोकस को खत्म कर रहा है, इसमें क्लिक किया इसमें क्लास कर दिया ऐड फोकस। तो इसका मतलब यह है कि जब इसमें जो पेरेंट क्लास लिस्ट, मतलब उसका जो पेरेंट नोड है, पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर क्लास ऐड कर दो, ये फोकस। और उसके बाद हमने इसमें फंक्शन लगाया ब्लर, कि जब जो ब्लर फंक्शन है कि जब फोकस इनपुट ब्लर हो, मतलब जब उसके अंदर क्लिक ना हो तो वो होती है ब्लर, उसके ऊपर ब्लर फन, मतलब ब्लर वाला फंक्शन है वो हमने लगा दिया। और उसमें हमने क्या किया, लेट पेरेंट दिस पेरेंट नोड दिस वैल्यू, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसमें हमने क्लिक नहीं किया, तो पेरेंट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव फोकस, तो उसके अंदर जो क्लास लिस्ट लगी हुई है, जो उसमें क्लास लगी हुई फोकस उसको कर दो रिमूव। अब इसका मतलब ये है कि इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्लास होगी जाएगी फोकस ऐड, अगर मैं इसमें क्लिक नहीं करूंगा, कहीं और क्लिक करूंगा तो इनपुट कंटेनर रहेगा, फोकस क्लास खत्म हो जाएगी। ये जावास्क्रिप्ट की लाइन्स का मतलब था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। नीचे आप कॉपी करके इसे पेस्ट कर सकते हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट नहीं हो तो आपको इतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लो और ब्लर वाली और फोकस वाला ये फंक्शन आप कॉपी कर लो। सिर्फ आपने यहाँ पे जो क्लास डिफाइन की है, मैंने यहाँ पे फोकस यूज़ की है, तो आपने यहाँ पे फोकस लगा लेना है, यहाँ इन दोनों जगहों पर आपने फोकस लगा लेना है। अगर आपने फोकस क्लास यूज़ नहीं की, कोई और क्लास यूज़ की है, तो उस क्लास का आपने नाम दे लेना है और फंक्शनैलिटी ये सेम होनी चाहिए उस क्लास में। ये हो गया। अब इस हमारे पास जो लेट्स गेट इन टच ये वाली साइड है, इसको हम स्टाइल करते हैं। अब इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉन्टैक्ट इन्फो स्टाइल। अब हम कॉन्टैक्ट जो इन्फो है उसकी तरफ आएंगे, तो इसकी जो पेरेंट डिव है उसका जो हमारे पास है नाम है, हम उसको देखेंगे। तो ऊपर गया और जी तो हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फो, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, स्टाइल डॉट CSS में आया और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट इन्फो। पैडिंग इस हम करेंगे 2.3 REM और 2.2 REM। ये हमने लेफ्ट राइट से इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद पोजीशन इसकी हमारे पास होगी रिलेटिव, इसको सेव किया। अब जो इसके अंदर टाइटल आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर छोटा कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फो, इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है टाइटल टैग डॉट टाइटल, उसको क्या करो, उसको फॉन्ट साइज दो, फॉन्ट साइज को दो 45 पिक्सल।
अब जब अपने टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है ना, तो आपने सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना है। इस तरह से हम पहले यूज कर रहे थे, बैकग्राउंड इमेज यूज करूंगा, सेम ग्रेडियंट यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ वेरिएबल और डैश डैश मेन और बीजी, आई थिंक बीजी ग्रेडियंट। इसके बैकग्राउंड पे हमने ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपने CSS वाली जो ट्रिक्स है वो यूज करनी है। आपने सबसे पहले इसमें यूज करना है डैश वेब किट, वेब किट आपने लाजमी लगाना है, और इसमें हमने लगाना है बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड, और ये आपका पास आ रहा है क्लिप। तो इसको आपने कर देना है टेक्स्ट, कि आपका जो बैकग्राउंड क्लिप है वो आपका हो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हो गया। अब आपने फिर एक लाइन लगानी है वेब किट, और वेब किट डैश टेक्स्ट फिल कलर, तो वो आपने कर देना है ट्रांसपेरेंट। सिंपली आपने इतनी लाइन यूज करनी है, तो आपके टेक्स्ट के ऊपर जो आपने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाया था वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया, सिर्फ हमने 2 लाइनें ऐड करनी है और हमारा जो टेक्स्ट है वो ग्रेडियंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट वाली डिव है जिसके अंदर ये लगा हुआ है पी का टैग, उसको मैं करूँगा डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट, और कलर इसको मैं दूंगा 333 कलर हैश 333, और मार्जिन से मैं करूँगा 1.5 REM और 0.2 REM 0, हल्का सा हमने इसको मार्जिन दे दिया और कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, डॉट इन्फॉर्मेशन वाली डिव, इन्फॉर्मेशन यहाँ से करूँगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आया। सबसे इसको डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले से मैं दूंगा फ्लैक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर, कलर मैं इनको दूंगा यहाँ पे 555, फॉन्ट साइज इनका थोड़ा सा कम कर दूंगा 0.95 REM, इनके ऊपर मैंने कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर एक और ये आइकन, ये जितने भी आई के टैग हैं इनके साथ हमने आइकन की क्लास लाजमी लगाई, आइकन आइकन आइकन। इस आइकन को यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा आइकन, इसको फॉन्ट साइज जो है, जो आइकन होते हैं उनको हम एज अ फॉन्ट की तरह स्टाइल करते हैं। जिस तरह से हमने फॉन्ट को स्टाइल करना होता है ना, सेम उसी तरह से हम स्टाइल करते हैं। फॉन्ट ऑसम को 38 पिक्सल, मार्जिन राइट इसका 0.7 REM, और उसके बाद इसको बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने जो ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, आप सिंपली क्या करना है कि ये जो ऊपर हमने टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई किया है ना, तो सेम इसी को मैं यहाँ से तीनों लाइनें करूँगा कॉपी और नीचे आके इसके ऊपर कर दूंगा पेस्ट। तो सेम जो ग्रेडियंट है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर इसको बड़ी स्क्रीन पर करोगे ये आपको एक लाइन में सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट अस, ये आइकन्स रहेगा, इनको हमने किस तरह से स्टाइल करना है, उसके लिए हमने क्लास लगाई है इसको सोशल मीडिया, यार सोशल मीडिया, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, स्टाइल और CSS में आया, और सोशल मीडिया पैडिंग से मैं दूंगा टॉप से 2 REM और बाकी सारे से 0 दूंगा। और उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर जो पी का टैग लगा हुआ, और उसको मैं करूँगा कलर उसका कर दो 333, थोड़ा सा हमारे पास स्टाइल हो गया। और उसके बाद सोशल मीडिया आइकन्स, सोशल मीडिया आइकन्स, इसको किया कॉपी, नीचे आया और यहाँ इसको सबसे पहले विड्थ हम देंगे, डिस्प्ले इसको देंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट, जब किसी मार्जिन टॉप देखते हैं, मार्जिन टॉप वो हम देंगे 0.5 REM। और उसके बाद जो इसके अंदर जितने भी आइकन्स लगे हुए हैं उनको स्टाइल करेंगे, डॉट सोशल आइकन्स, और इसके अंदर ए का टैग, विड्थ उसको कर दो 35 पिक्सल और हाइट उसकी कर दो 35 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बैकग्राउंड सेम हम बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे वेरिएबल, और जो हमने ग्रेडियंट कलर लगाया हुआ है VG ग्रेडियंट, तो इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गया। और फॉन्ट कलर जो है इसको करेंगे वाइट, ताकि जो इसके अंदर आइकन है वो हमारे पास वाइट हो।
और टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और लाइन हाइट जितनी इसकी वैसे हाइट उतनी इसको हम देंगे लाइन हाइट 35 पिक्सल। तो एग्जैक्टली हमारे पास वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। वर्टिकली हमारे पास सेंटर में आ गया। उसमें हम थोड़ी सी हम इसमें स्पेस ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मार्जिन राइट 0.5 REM। इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस बन गई और ऑलमोस्ट अब ये ठीक है। मतलब इसमें इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ठीक है। अगर इंक्रीज़ करना है, अगर इसको सर्कुलर बनाना है तो आप यहाँ पे 50% कर दो, वो भी एक अच्छा सा स्टाइल रहेगा। 50% ट्राई आप कर लो। हाँ, ये सर्कुलर भी बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं। तो मैं इसे ना जो हमारा डेमो था उसी तरह से रहने देता हूँ। अब इसे मज़ीद अच्छे से आप जितनी स्टाइलिंग करना चाहे वो कर सकते हो। अब इसके ऊपर होवर पे हम इसका थोड़ा सा स्केल चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर करें होवर, तो इसका जो स्केल है मतलब थोड़ा सा ये हमारे पास ऊपर है, कितना वो हम करेंगे 1.05 स्केल इसका। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। वैसे स्केल नहीं, ट्रांसफॉर्म स्केल, ट्रांसफॉर्म स्केल इसका इतना। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो थोड़ा सा इसे इंक्रीज होना चाहिए। अभी भी ये हमने गलत लगाया हुआ, ऐसा वैसे ट्रांसफॉर्म, और यहाँ वेव करते हैं ट्रांसफॉर्म इसका हम करेंगे स्केल 1.05। सेव किया। आप इसके ऊपर होवर करते हैं, ये थोड़ा सा अपना साइज जो इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद हम इसके ऊपर ये सर्कल है वो डिज़ाइन करेंगे जो इसके नीचे आ रहा है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा CSS के सूडो एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट इन्फो। इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेलेक्ट डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो, और कॉन्टैक्ट इन्फो का जो बिफोर है, चाहे बिफोर यूज़ कर लो चाहे आप आफ्टर यूज़ कर लो, दोनों सेम तरह से काम करेंगे। इसका जो कंटेंट है वो हमारे पास होगा एम्प्टी, और पोजीशन होगी इसकी एब्सोल्यूट हाइट इसकी होगी 120 पिक्सल, और सेम इसकी विड्थ भी होगी 120 पिक्सल। बॉटम इसका हम देंगे -77 पिक्सल। राइट हम इसे देंगे 55 पिक्सल, और बैकग्राउंड पे हम इसके सेम कलर ही लगा देंगे। बूम, अब ये हमारे पास ये बन गया। अब इसको हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस वो उसके बाद 50%। तो ये हमारे पास जो सर्कल है वो स्टाइल हो गया। और इसको मज़ीद अगर हम बड़ी स्क्रीन पे करें, हाँ ठीक है, इफेक्ट इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, अब एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो मोबाइल व्यू है उस पर हम इसे किस तरह से स्टाइल करेंगे। अब इसका जो डिस्कटॉप वर्जन था वो ऑलमोस्ट सेम हो गया। ये देखें, ये इसका डेमो था और ये इसका अब जो हमने बाद में रेडी किया वो हो गया। अब इसका मोबाइल व्यू, तो उसके लिए मैं इसको छोटी स्क्रीन पे करूँगा और कोडिंग में आऊँगा, और यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मीडिया क्वेरी। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और ये प्रीव्यू का। तो @मीडिया स्क्रीन, और स्क्रीन में इसको मैं साइज दूंगा मैक्सिमम। इसकी जो विड्थ है, मैक्स विड्थ वो इसकी कर दो 746 पिक्सल, और डॉट फॉर्म उसका जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है पहले हमने किया था 2x1 का, अब हम सिर्फ इसमें करेंगे 1FR। तो एक ही हमारे पास वर्टिकली ये बन जाएगा। अब ये हमारे पास बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। अब इतने भी हम कर दें तो ठीक है, लेकिन मैं इसका ये जो सर्कुलर हमने बाद में बनाया बिफोर लगा के कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर हमने सूडो एलिमेंट यूज़ किया है। अब इसको मैं किस तरह से चेंज करूँगा, इसको मैं अब टॉप पे ले जाता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये हमने लगाया। इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको लगाया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका जो बॉटम है
वो कर दूंगा इनिशियल और टॉप इसे हम कर देंगे -75 पिक्सल। तो ये अब टॉप पे चला गया। अब मज़ीद इसको हम जो राइट में थोड़ा सा कर लेते हैं, राइट इसको मैं दे देता हूँ 70 पिक्सल। थोड़ा सा ये राइट में हो गया। अब लेफ्ट जो इसका वो कर देते हैं इनिशियल। तो अब ये हमारे पास बड़े अच्छे से स्टाइल हो रहा है। और उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट है और ये पैराग्राफ है, उसका हम मार्जिन जो हम कम कर लेंगे, मार्जिन 1 और 1.5 REM, और ये हमारे पास 1 भी REM होगा, और लास्ट में भी इसका 0। ये भी थोड़ा सा अच्छा स्टाइल हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया जो हमारे पास आइकन्स हैं, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया वाली पूरी डे को हम करेंगे पैडिंग 1.5 REM 000। अब इसको सेव किया, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट यानी जो मोबाइल व्यू है उसमें भी ठीक आ गया। और जैसे हम इसको डिस्कटॉप वर्जन पे लेके जाएंगे, मतलब 746 विड्थ क्रॉस करेंगे, तब ये हमारे पास डिस्कटॉप वर्जन आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद अच्छे से जितना स्टाइल करना चाहो कर लो। यहाँ पे आओ, इसके मोबाइल पे आते हैं, ये देखो ये बड़ा अच्छा यानी व्यू दे रहा है, क्लिकेबल, इजी क्लिकेबल है मोबाइल व्यू पे। ये गैलेक्सी S5 में यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ आईफोन ये 5 सीरीज़ वाला, तो अभी हमारे पास तो रीलोड करते हैं, हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। ये अब Pixel 2 XL, ये इसमें भी एग्जैक्ट इसका साइज़ आ रहा है, मतलब ठीक है, परफेक्टली इजी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये तो आप इसे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो मोबाइल पे भी। अगर मोबाइल पे आप इसे व्यू करोगे तब ये हमारे पास अच्छा सा डिस्प्ले देगा। अब इसमें मज़ीद आप इसका फॉन्ट साइज काम कर लो, इसमें मज़ीद आप चेंजिंग करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में काफ़ी जो है वो तेज़ बोलते हुए मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, तो उसके लिए सॉरी। और 40 मिनट से बोल के ना जो गाल्स हैं वो भी थोड़ी सी पेन कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। तो आई होप दोस्तों आप जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो भी देखोगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।